हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। मैं रजत गुप्ता, एलएन मैथमेटिक्स फैकल्टी, मेरे साथ में है आदित्य सर। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए मैराथन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर, जो कि होने वाला है कॉम्बिनेटरिक्स के ऊपर। तो बेसिकली बच्चों, IOQM का एग्जाम आने ही वाला है, 6 तारीख को एग्जाम है, और लास्ट के 7 दिनों में हम लोग क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग इस सीरीज को लेके आए हैं। तो बेसिकली विल डू ऑल द 4 टॉपिक्स। डेट्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। फ्लो ऑफ इवेंट कैसा रहेगा वो हम लोग एक बार आपको बता देते हैं। उसके बाद विल स्टार्ट द क्लासेस, प्रॉपर क्वेश्चन चालू करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी PDF मिल चुकी है, जो प्रॉब्लम्स आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मिली है। तो जिसको नहीं मिली है, सबसे पहला काम तो वो ये करेगा कि वीडियो के कैप्शन में आपको मिल जाएगा वो लिंक, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, एलन IOQM मैराथन 2026। उस पेज पे जाइए, वहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए, और आपको ये जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं इन 4 सीरीज में, 4 लेक्चर्स में, उसकी PDF आपको मिल जाएगी। और वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके हाथों में आपके क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग खुद से भी उनको ट्राई करके रखोगे तो बढ़िया रहेगा, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे ना क्वेश्चन के साथ। तो पहला पॉइंट तो ये, आज हम लोग करने क्या वाले, एक बार मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। वी विल बी डिस्कसिंग टोटल 60 क्वेश्चंस इन दिस 6 आवर्स। तो बेसिकली कॉम्बिनेटोरिक्स का कंप्लीट रिवीजन पैकेज होने वाला है ये, राइट। फ्लो ऑफ इवेंट ऐसा रहेगा, इन द स्टार्टिंग विल बी डूइंग 2 मार्कर्स, 2 मार्कर के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 20 सवाल, फिर एक 15 मिनट्स का ब्रेक आपको देंगे, फिर हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे ऑफ 3 मार्कर, एंड देन अगेन 15 मिनट्स ब्रेक, एंड देन विल डू 5 मार्कर 20 क्वेश्चन सेट। ओके, तो बेसिकली देखो, अब इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो हम लोग इजी क्वेश्चन भी कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन इजी। तो इजी मतलब IOQM का इजी भी कभी कभी ना अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ले जाता है तो वो इतना इजी भी नहीं होता है। तो हर एक क्वेश्चन क्लासिक क्वेश्चन है, हम लोग जो भी यहाँ पे करने वाले हैं, बेसिकली उस पूरे कॉम्बिनेटरिक्स का एक रिविजन सॉर्ट ऑफ होने वाला है। हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर याद कराने नहीं आए, हम लोग हर 60 सवाल से 60 आइडियाज आपको देने आए हैं। ये ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो भी 60 सवाल यहाँ पे करने वाले हैं, ऐसा एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ना दिखे या उस टाइप का कोई ना दिखे, बट हम जो 60 आइडियाज आपको देंगे वो आपको जरूर एग्जाम हॉल में काम आने वाले हैं। तो बेसिकली आप लोगों को बैठना है अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। पूरे इन 60 क्वेश्चन तक आप लोगों को हमारे साथ बैठना है और एक अच्छी सी प्रैक्टिस हमारे साथ करनी है। यस सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, अब जस्ट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग, जितना जल्दी हो सके। तो बेसिकली ऐसा होगा कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन आदित्य हियर सर विल स्टार्ट, then next 10 question I will take, then next 10 question sir will take, then next 10 question I will take. तो likewise this we will keep on. Okay, so basically सब sorted है। आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है, वीडियो ठीक से दिख रहा है, एक बार थम्स अप करके आप बता दीजिए, हम लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ ऑडिबल और विजिबल है। ओके 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 गाइस, सो लेट्स बिगिन द क्लास। सर विल स्टार्ट विद द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस। सर प्लीज। ठीक है, तो फ्लो ऐसा रहेगा इन क्वेश्चंस में कि जस्ट अ मोमेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो, इट्स रियली सिंपल। 30 सेकेंड्स में हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो। हर क्वेश्चन में अराउंड 30 सेकेंड्स फॉर द 2 मार्कर क्वेश्चन सबको मिलेगा, क्वेश्चन पढ़ के देख लेने को। तो इफ़ यू आर डन विथ क्वेश्चन 1, यू कैन मूव ऑन टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 ऑनवर्ड्स इन द PDF जो तुम लोग को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ रियली सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे वी हैव अ ग्रिड फ्रॉम 0,0 से 3,3 तक। You need to find the paths that exist. So instead of actually counting all the paths manually, इसका फाइनल आंसर PDF में भी अवेलेबल है, एंड ऑल्सो ऑल ऑफ यू कैन
calculate it easily, it's 20. तो 20 paths को manually हाथ से trace out करना would be very tough. Actually ये question generally is asked for larger number of like these coordinates. So how can we generalize this problem? सारे के सारे ऐसे problems के अंदर you will notice कि you start at a vertex that is in the bottom left corner and you end up in a vertex that is in the top right corner. While reaching this vertex, you are making 6 moves. 3 rightward moves होंगे and 3 upward moves होंगे. Particularly this question में 3 right moves and 3 up moves. So effectively this question boils down to figuring out number of arrangements of such kind of a word. Of course this word does not require to have meaning in English, but 3 identical R's and 3 identical U's के साथ बना हुआ अगर एक word बनाना है, तो directly we can say that the number of such words are 6 factorial by 3 factorial, 3 factorial, which is 720 upon 6 times 6. So this evaluates down to 120 and further 20. ठीक है? Hopefully this was clear. इस formula का knowledge is something that we'll keep skipping in the questions that we are doing. थोड़ा सा pre-knowledge will be required for each and every question, and that pre-knowledge will be a very simple idea. So in case you don't know how to find this or you don't know how to prove how this is possible, please go over the all other questions. उनके अंदर you will find some ideas that will link to this. Okay, this is the next question. You have 30 seconds to go through this. You need to make 7-digit palindromes. Palindromes are words like R, A, D, A, R. Okay, this is the most famous example for a palindrome. Word or number that can be read the same forwards and backwards. Okay, so try this out. Very good. Some of you have already given the answer in the chat. Perfect. Those who are solving on your own, chat को मत देखो because you will find the answer over there already available. ठीक है, तो try solving it on your own first. ठीक है. So how exactly can we solve this particular question? यहाँ पे notice that the number of occurrences of phi are 3 in count. 3 appears twice, 2 appears twice. So if we want to form a 7-digit palindrome, it must be of this form: A, B, C, D, and then it will repeat itself in a opposite manner. C, B, A. So it starts and ends both with A, has the second digit and second last digit the same B, C and C यहाँ पे D. So one thing to keep in note over here is that A, B, C, D all are not necessarily distinct, not distinct. Okay, they are not distinct because we have 3 phi's over here. Some number apart from D will also be a phi, right? So we need to first of all realize that because phi appears an odd number of times, D will be phi. So if we were supposed to figure out the number of ways each of A, B, C could be chosen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, D is equal to phi, right? तो इसको choose करने का एक single way ही होगा. This is the way I like to present my notation. नीचे में I'll write the condition, ऊपर में I'll write the number of ways, and then I'll multiply each of these ways to get the final answer. Now we are left to figure out what will be the value of A, B and C. So since we have 3 options available with us, 2, 3 and 5, A could have 3 possibilities. It has option of being 2, 3 or 5. But as soon as A को हमने fix कर दिया, as soon as A has been fixed, B cannot become that same value because A takes away both the possibilities of that particular number in the list. So B is now left with 3 minus 1 possibilities. And similarly, C is left with 3 minus 2 possibilities. And all the possibilities of A, B, C that are possible over here are 2, 3, 5, 2, 5, 3, 3, 2, 5
3 5 2 5 2 3 and 5 3 2. So you can count, these are total 6 in number, and that's the result we get from 3 times 2 times 1. Rest of these will have only a single option, because once A has been fixed यहाँ पे, that same A will be fixed over here. Once B has been fixed, the same B will be fixed over here, and similarly for C. So 3 times 2 times 1 by multiplication gives us the result 6, and that's the answer for this question. Fine. Hopefully this is clear. I know it's easy in the beginning, slowly questions will get tougher. The complexity will get built up by having to account for many things simultaneously in the question. Okay. Try out this question, or at least read through it. X is the number of different natural numbers which are smaller than 200 million. So 200 million is this. Okay. So ones, tens, hundreds, thousands, and then millions. Okay, so the number must be made from ones and twos only, and such a number का requirement ये है कि it is a natural number. Okay, no one says that this number has to be a 9-digit number. It can be a 7-digit number, 6-digit number, and so on. All of these are possible. So find the sum of digits of x. Hopefully question is clear. I'll erase the board and then we'll start with this question. See, instead of solving this question by making cases, let's try to solve a general scenario first. The general scenario is number of numbers with n significant digits made with 1, 2. So if we are only using 1 and 2 as digits, अगर एक n digit number है 1 2 3 4 5 ... n, each of the digit has two options. The two options are 1 and 2. So यहाँ पे we are not considering the possibility of 0 being one of the digits. That will be later accounted for. See, the leading digits could be 0. That makes the natural number have less than 9 significant digits. Okay. So first we'll solve a general scenario for a different type of question where we have n significant digits to worry about. Each of the digit has 2 possibilities. Hence, the number of such numbers will be 2 to the power n. Okay. Now the question starts with the number 200 million. So we want numbers that are less than 200 million. So obviously the leading digit, the 9th digit from the right, we can't put a 2. We can only put a 1 over here. So the special scenario for this n significant digit number is when there are 9 digits, when there are 8 digits, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, these many digit number, एक 9 digit number के लिए we'll have 2 to the power 8 possibilities only. Why 2 to the power 8? क्योंकि एक 9 digit number में we cannot have the leading digit to be a 1. So only the rest of the digits have an option realistically. This leading digit has to be a 1. ठीक है? So for a 9 digit number the number of ways will be 2 to the power 8. For an 8 digit number again 2 to the power 8. For a 7 digit number 2 to the power 7, 2 to the power 6, 2 to the power 5, 2 to the power 4, 2 to the power 3, 2 to the power 2 and 2 to the power 1. So effectively these terms form a geometric progression. Even if you don't understand geometric progression, बस एक idea दिमाग में रखो कि I can add over here a 2 to the power 1 and subtract a 2 to the power 1. Just a minute. ठीक है, the result of adding and subtracting 2 to the power 1 is के 2 to the power 1, 2 to the power 1 combines to become 2 to the power 2, because 2 to the power 1 plus 2 to the power 1 is 2 to the power 1 times 2, which is 2 to the power 2. So I have a 4 and a 4 here. 4 and 4 add up to become 8.
8 and 8 add up to become 16. 16 and 16 add up to become 32. 32, 32, 64. 64, 64, 128. 128, 128, 256. And we have 3 copies of 256 now available. तो इनको add कर देंगे तो we get 768. From 768, if I subtract 2, I get 766. So this is the value of x that we had to find. And the sum of digits of x becomes simply 19. Okay. I'll recap this question once. We need, what we did was we generalized the question to figure out the number of n digit numbers made from 1 and 2, and then added up all the possibilities, because there are only 9 cases that are available with us. Okay. This is the next question. Total number of words which can be found by taking all the letters of the word Roorkee, such that alike letters, among the alike letters only R are always together, which means you need to separate O's and E's. Okay, attempt this. Oh, time is up. Fine, we'll start with the discussion. Effectively in this word, we have 2 R's that need to always be together. Okay, 2 R's are always together. Among the other letters, O's must be separated, E's must be separated, and K is a lone letter that does not require any analysis. So what I'm going to do is I'm going to keep both the R's together only. I'm going to bunch them up in a packet and then leave it as it is. Later I'm going to use the concept of inclusion exclusion. Here I will try to briefly demonstrate what I mean by inclusion exclusion, although I would suggest that you try reading about this on your own later on. So this is called principle of inclusion exclusion, where I'll take account of all the possibilities where I'm not really restricting the O's to be separate or E's to be separate. I'll take all the possibilities, total ways where only R are together. So only might be a little bit incorrect. यहाँ पे see, I'm only thinking about R's being together, and I'm not caring about whether O and E are together or not. Okay. So basically, for all intents and purposes, the R's are one unit. We have 1, 2, 3, 4, 5 other letters to arrange over here. So the number of such ways I can form is 6 factorial. Number of words that I can form is 6 factorial by 2 factorial, 2 factorial. Why is this the case? Because both O's are identical, both E's are identical. उनके लिए I am dividing by 2 factorial, 2 factorial. So this is 720 by 4, which is 180. So I am starting with 180 total possibilities, but inside these possibilities, there is a possibility that both O's are together, and there is a possibility that both E's are together. So O together, and then E together. So how many ways are there where both R's are also together and both O's are also together? So the same treatment that we did to the 2 R's, we'll replicate for the O's. So effectively both R become 1 unit, both O's become 1 unit, E's are dealt with as separate units but identical units, and then we have a K over here. So the total number of words that I can form over here will be 1, 2, 3, 4, 5. 5 factorial by 2 factorial, because both R and O become a single unit, E's become separate unit but identical, so divided by 2 factorial. And this becomes 60 ways. Similar treatment for only considering both E's together will become again 5 factorial by 2 factorial, which is 60. Keep in mind, I have not
considered any other type of possibility. This 60 factorial, this 60 value is that all the ways that appear inside this circle. I hope that is clear. But when I shade all the values that appear in this second circle, you can find that in this intersection region, in this region where both circles are overlapping, we get cases where both E and O are together. The number of ways that can happen is that I consider the R's to be 1 unit, O's to be 1 unit, E's to be 1 unit, and then K separately. All these are separate marbles and we can arrange them in 4 factorial ways, which is 24. Here, what effectively happens is that out of all the 180, I can make an attempt to remove 60 ways where O's are together, 60 ways where E's are together. But I'll end up removing this overlap region twice. So I'll have to add that much back. I'll add back 24 so that each and every possibility that are available inside the entire region, entire union of these two sets, must be completely removed, and that becomes 180 minus 60 is 120 minus 60, 60 plus 24, 84. Hopefully this was clear. यहाँ पे I have done or demonstrated two concepts simultaneously, two new concepts. One is principle of inclusion exclusion, and the other is grouping letters to keep them together. So if I group R and R together and consider them as a single entity, then I solve for the scenario where R is always together. I don't need to consider both R's as separate entities, have an extra factorial, extra number factorial always when I'm calculating. Alright, let's move on to the next question. X is the sum of all the numbers greater than 1000 where the digits are permutations of 0, 1, 2 and 2. Okay, so here in this question, usually such a question is asked where all the digits are distinct. If all digits are distinct, it's slightly easier to reason what's happening in this question, but it's still the same level of difficulty if all the digits are not distinct, which means some digits might repeat. So I'll not solve this question as it is. I'll convert this question into two cases. Case 1 is that instead of solving for numbers greater than 1000, I'll simply solve for all such numbers that are possible. 0 is allowed to be the leading digit. Okay, you must read the condition properly. It's 0 is allowed to be the leading digit. I am not counting the ways where 0 is the leading digit or 0 has to be the leading digit. Okay, so if I allow 0 to be the leading digit, then of course that number is less than 1000. Such a number will be 1, 2, 2 or 2, 1, 2 and 2, 2, 1. These are the three numbers that has 0 as the leading digit. I'll deal with these numbers later, but what I want to do is I want to demonstrate a general formula for solving such kind of questions. What you need to actually just take care of over here is that contribution of 1, 2 and 0 in the units place. So I'll ask 3 different questions and get 3 different answers over here. What is the number of times 1, 2 or 0 occur in the units place? Occurrences and contribution. So this is a general scenario, okay, 0 is allowed to be in the leading digit. If 1 is in the units place, then what I can do is, I can make 3 blanks, put 1 in the units place and see how many ways I can fill these first 3 blanks. The answer to this will be 3.
See, you need to do a permutation of 0, 2 and 2. So that can be done similar to how I have done this, 0, 2, 2, 2, 0, 2 and 2, 2, 0. Okay, so there are 3 occurrences of 1 in the units place, and the contribution of these 3 ones in the unit place to the final sum, is going to be just 3 times 1. Further, over here, the number of times 2 occurs in the units place. If 2 occurs in the units place, for the remaining digits, I have 0, 1 and 2 as possibilities. There are 3 possibilities, 3 factorial ways. So 3 factorial equal to 6 ways. There are 6 ways in which I can get a 2 in the units place. It's different from 1 because there is an asymmetry. 2 appears twice and 1 appears only once. Okay. That doesn't mean that always this will be the case. Number of times, if a letter appears twice as many times, then it will appear twice as many times in the units place also. It's just so that it happens over here. And the contribution of 2 to the sum will be actually dependent on the value of 2. So the contribution will be 6 times 2, which is 12, and this is 3. Okay, 0, it doesn't matter how many times 0 appears. So the answer is still 3. 0 appears 3 times in the units place. But its contribution is 0 because it has a value 0. So the net contribution from the units place to the sum will be just the sum of 3 and 12. Okay, so which is 15. But realize this is units place contribution. Similarly, we have tens place contribution and hundreds place contribution and thousands place. For each of these, because of symmetry, we can argue that since 1 appears 3 times in the tens place also, 2 appears 6 times in the tens place also, the contribution of ones and twos in the tens place is going to be 150, and for hundreds place is going to be 1500, and for thousands it's going to be 15000, because one second. Because simply there is the place value of thousands is 1000 times that of the ones place. So I'll just add up 15, 150, 1500 and 15,000 to get 16665. So this is the number that we start with. Now remember, the number of numbers that has 0 in its starting, this is case 2. Case 2, number of numbers with 0 as its leading digit has to be rejected because we want numbers that are greater than 1000. So the sum of all these 3 numbers directly is going to be 555. You can just add them up. If I subtract 555 from this number, we get 16110, and sum of squares of digits. Okay. Sum of squares of digits is going to be 39. Hopefully this was legible. See, I promised a general formula, so I'll mention it. The general formula goes as follows. 2 appears 6 times, 1 appears 3 times. Hence their entire contribution has been considered in a particular position. We need to add a positional multiplier 1111 to this count, because the same contribution happens in the ones place, tens place, hundreds place and thousands place also. So we multiply with 1111 instead of doing multiplication with 1 and adding, multiplication with 10 and adding, and so on. We can just use distributive property, and then from this we'll remove 2 appears how many times? It still appears 3 times. Sorry, 2 appears twice. My bad. The scenario when 0 appears in the leading digit, in the thousands digit, 2 appears twice, 1 appears once in the unit digit, and for this the positional multiplier will be 111. If you have understood how to write such an expression, you can cut down the time to solve this question by a factor of 4 or 5. See, you don't need to do all of this analysis. Okay. Directly you can use this formula and get 15 times 1111 minus 5 times 111, and solving this gives 16110. Okay. Question 6.
take take half a minute to read through the question. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देर आर 20 पीपल इन अ गैदरिंग, 15 of whom know each other and 5 of these people know nobody. So there are actually two sets of people. One is 15 who know each other only. ठीक है. So this is a group that is in the language of group theory a complete set. Okay. But that doesn't matter. All that jargon is not really necessary towards solving this question. These are the other 5 people who don't know each other and who also don't know any of these 15 people. So there are actually 2 ways to solve this question. One, realize that number of handshakes is the same as ways to select 2 people. So here this is a very simple concept in combinatorics. In fact, it's one of the foundational concepts. So I'm not going to go into detail explaining why it is so. But if you have n people and you want to select 2 out of them, the notation for that is nc2, and the value of this is n factorial upon n minus 2 factorial, or simply n into n minus 1 upon 2. These are the number of ways you can make pairs between 2 people. I'll give a small example. Suppose you have 3 people. First person can pair with the second person, first person can pair with third person, third and second can pair up. So for n equal to 3, I have 3 times 2, n into n minus 1 divided by 2, which gives me value 3. So there are 3 handshakes that happen between 3 people. Between 20 people, I expect 20 C2 handshakes to have happened. But only people who know each other, only people who do not know each other, shake hands. So it is obvious that out of the 20 C2 potential handshakes that could have happened, these 15 people will cause no handshakes to happen among them. So there was a potential for 15 C2 handshakes to have happened, but that will not happen. So the final answer simply becomes 20 C2 minus 15 C2. If you calculate this out, 20 C2 is 20 times 19 divided by 2 minus 15 times 14 divided by 2. This becomes 190 minus 105 or 85. There is another way to solve this also. We are focusing in the first method taking care of the people who know each other. What if we do the exact opposite? The 5 people who do not know each other will shake hands among themselves. They will shake hands in 5C2 ways. They will also shake hand with every other person in this group. So the total solution could also be written as 5C2 plus 5 times 15. If you try evaluating this, 5C2 becomes 5 times 4 divided by 2, which is 10 plus 75. See, in IOQM it's not really necessary to have multiple ways to solve the same question, but later on when you are doing other competitive exams like JEE, multiple choice questions can have answer being expressed in the different ways to solve the question itself. And in general, if you know multiple ways to solve a question, you can brag to your friends that I know more than you. So there is short-term incentives and long-term incentives to knowing multiple methods to solve the same question. 85 will be the answer either way you solve it. Okay? Hopefully this was understood. The next question, X is the number of ways where you are arranging 5 boys and 4 girls in a straight line. But there is a restriction that you need to pair up 2 girls
but they must be separated from the first two. Okay, so effectively what is happening is there are two girls that are being paired up. There are another pair of girls that are being paired up, but these two pairs are being separated from each other. So yeah, think about it. You need to find the sum of squares of digits of x. Okay, many of you have already sent the answer, very good. It means you might have seen the question earlier and solved it, so good job. I'll start with the solution over here. See, the idea over here is not to start with the knowledge that boys and girls are distinct entities. Whenever you are mentioning people in a question, they are always to be assumed to be distinct entities. Combinatorics deals with distribution of distinct and identical entities also. It's often useful to distribute identical objects and then later on put some label on those identical objects to make them distinct later. So that's what I'll do in this question. So the idea that you can take away from here is that instead of starting solving this question by arranging boys in a row and then possibly inserting the girls between the gaps of the boys, that is also a way to solve this. I'll show a different method to solve this question. That goes as follows. Let's assign 5 chairs to be chairs where boys are going to sit. So reinforcing gender stereotypes, let's keep the 5 boys to be seated on blue chairs. Okay, and then let's have 4 red chairs. Okay, so 5 blue and 4 red chairs, if they need to be arranged in a row, all of these are identical. Okay. I would prefer that these red chairs appear in pairs, and the 2 red chairs actually don't appear, the 2 pairs of red chairs don't appear together. So what's going to happen is I'm going to have 2 red chairs being bundled up into a single pair, and then another 2 red chairs which is identical to the first pair of red chairs. Okay, so effectively these are 2 identical entities, and along with this I have blue chairs, separate blue chairs. I mean, they don't need to be separated, but they are separately available over here. The ways to arrange these 7 entities, so I'll count them out: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. The ways to arrange these 7 entities in a row is going to be 7 factorial by 2 factorial, 5 factorial. Okay. Once I have arranged these 7 entities, you will realize very quickly that both these red chair pairs might be together in certain cases. So the ways to remove them out is to consider this entire red chair to be a single unit. That reduces the number of entities over here to 6, and then that becomes 6 factorial over 5 factorial, simply because the red chairs become a single group, so you don't have multiple entities within them existing. So I'll divide by simply 5 factorial. These are the ways, one second. These are the ways in which the identical chairs were arranged. On top of this, if I multiply by the ways to arrange the boys into the boy chairs, 5 factorial, and the ways the girls can be arranged into their respective chairs, 4 factorial, I'll get my final answer. Okay. Another way to reason what has happened over here is that I could simply place all the blue chairs in a row and then realize that there are 6 gaps over here. Instead of having such a complicated expression to simplify, you can realize that all these blue chairs, when kept in a row, have 6 gaps between them. And if I select 2 out of these 6 gaps, I can simply insert the 2 red chair pairs in that gap. If you insert the 2 red chair pairs into the gaps between the boy chairs, this becomes simply 15 ways to arrange the identical chairs among themselves. Into this you can multiply 120 and 24.
Once you resolve this, you will find that the answer becomes 43200, and then sum of squares of digits of x is simply 16 plus 9 plus 4, which is 29. 16 plus 9 becomes 25 plus 4, 29. Alright. Fine. Eighth question in the marathon. Hopefully you are all not exhausted. X is the number of subsets. Number of subsets of a set that contains 8 elements. Okay, the set starts with the number 2 and ends with 9. Number of numbers in this list is simply either you can say 9 minus 1, or if you want to be a bit fancy, then you can say that this is an arithmetic progression with last term as 9 and first term as 2. You divide it by the common difference and then add a 1 to it. 9 minus 2 upon 1 plus 1 is 8 elements. Okay, so we expect that the maximum count of subsets over here is going to be 2 to the power 8. But we have an added constraint that the subset must contain at least one prime number. So in this set, we have certain prime numbers available. Those prime numbers are 2, 3, 5 and 7. There are 4 prime numbers available, and the remaining numbers are composite numbers. Because 1 is not available here, the remaining integers are all composite. 4, 6, 8 and 9. See, a subset is going to be made by combining subsets of these two subsets. Okay, these two are disjoint subsets. Okay, that means that none of them share element. This is a subset made of primes, and these are made from composites. How many subset of these prime numbers can I actually have such that there is at least one prime number? The answer is that there are 2 to the power 4 total subsets, because again you can go and ask each element that whether you want to be part of the subset or not. If you ask 2 if you want to be part of the subset, it will have 2 ways to reply. Either it will say yes or no. Same for 3, same for 5, same for 7. So we have 4 yes no responses, so I will multiply all of them and I will get 2 times 2 times 2 times 2, which is 16. But out of these there is a null set also. Null set that is not allowed, because among 2, 3, 5 and 7 the null set will imply that there is no prime number in that set, but we want at least one prime number available. So out of the 16 I will have to subtract one scenario where none of these prime numbers exist, and for the remaining composite numbers I can just allow them to appear in whatever manner they want. Either they'll all appear, or they'll all not appear, or some of them will appear. All of that is counted in 2 to the power 4. So the final answer by multiplication principle will be 15 times 16, which is the value of x. We are asked to find the value of x upon 10. So the answer is x upon 10, which is 15 times 16 upon 10. So 15 gets divided by 5, 3 is left, 6 is divided by 2, 8 is left, 24. Okay. The idea over here is that you are complementary counting the ways a subset can be made that is non-empty. Okay. So you remove the only possibility that you don't like, which is the empty possibility or an empty set. Okay, try this question. This is the second last question in the 3 marker territory. You want to find the number of divisors of this form. So the numbers of this form are 2, 6, 10, 14 and so on. वो numbers जो 4 से divisible नहीं है but even है. Numbers that are divisible by 2 but not divisible by 4. How many such divisors of this huge number will be of this form? Okay, I'll start with the discussion. See, the general formula for a number n that is written of this form: p1 to the power alpha 1, p2 to the power alpha 2, p3 to the power alpha 3 and so on. These are products of
distinct prime powers, the number of divisors is simply alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1. But this is for the general scenario. The general scenario is not applicable over here because we want to restrict the number of divisors to be specifically of this form, which means it must be definitely an even number. Second thing, it must not be a multiple of 4. So there is a huge restriction on what multiple of 2 can appear in the factor. So in case you know this formula, it's not applicable over here if you actually don't know how to derive it. So let's like partially derive it first. What we want is a factor f of the number n. Okay, let's just consider this as n for now. The factor is going to look like 2 to the power x, 5 to the power y, 7 to the power z, just assume this is a 7, 13 to the power w, where x, y, z, w have to be whole numbers. Over here x specifically has to be only 1 because we want the number to be an even number and we don't want it to be a multiple of 4. So x has to be 1. Y has a huge range of possibilities. See, the y value could be 0, 1, 2, 3, dot 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 all the way up till 10. Since in the powers of 5 we have not actually put any restriction, you can now see why there was a plus 1 in all of these factors, all of these terms. Exponent mein if there is a 10, then the power of 5, value of y, could be all the numbers 1 to 10 including 0. So it's 1 more than 10. Similarly, z could be any among 0 or 1 because there are only 2 choices for z, and w could be any number among 0, 1 or 2. So there are 3 choices. There are 3 choices for w, 2 choices for z, and 11 choices for y. If we multiply all of these together, we will get 66, and that's the answer to this question. Okay, hopefully this was clear. The only confusing aspect of this question was how to deal with 4k plus 2, and 4k plus 2 ko you have to factorize into a number that is 2 times an odd number. So once you realize this, that the restriction is only on the powers of 2, you can complete this question. Okay, final question in the 2 marker territory. What you will need to do over here is actually do a little bit of visualization on your own. First of all, the question asks you to, okay, I'll give you the timer. You can read through the question. There are 2 different types of lines, but in reality there are total 10 lines that are available in this figure, apart from the axes. So I'll draw these lines for you, and then later on we'll rotate them for our convenience. Okay. So these are the x and y axis. X axis is the one that's lying down, y axis is the one that's standing up. Y equal to x plus I are lines that intersect the y axis in points 1, 2, 3 and 4 as mentioned over here, and they have a positive slope. So a little bit of coordinate geometry ka knowledge if you have, then this question will be very easy to visualize and solve equivalently. Now the line y equal to minus x plus z will still pass through these same points. It's just that I have 6 points that are available over here. So these lines are going to be lines that go downward from top left to bottom right. This is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, effectively we don't need to worry about where these lines intersect the y-axis. Now the question actually goes into talking about intersection of these lines among themselves. What we need to do is count 3 distinct shapes. One is squares, because we need to remove squares out of the rectangles that are there. Non-square rectangles need to be counted. Further, we need to count the number of triangles formed by the lines and x-axis.
ठीक है, तो I'll demonstrate what a non-square rectangle can look like. This is a non-square rectangle. ठीक है, this is a 2/3 rectangle. This is a non-square rectangle. ठीक है, तो अगर मैनुअली काउंट करने जाओगे, if you count all of these rectangles manually, then there is a very good possibility that you will make a mistake. You will skip a few rectangles, you will skip a few, or you will count a few squares as rectangles and then not know that you have done it, and then you will get a wrong answer, because this is very very sensitive in the values of m and n. First of all, m and n need to be converted into the lowest form and then they need to be squared. तो अगर ऊपर नीचे 13/7 करके कुछ आ गया, तो then you are you can't do anything over here, right? 13 का square is 169 plus 49, it becomes a number that's not a 2-digit number, and then all effort is wasted. So what can be done over here is that I'll just take away a few elements of this figure and take it to the next page. Okay, the few elements will be that there was a rectangle, there was a big rectangle over here, there was this big rectangle. Okay, the one that I am drawing in light blue, there was this big rectangle in the figure that contains all the other rectangles in the figure. So I'll use red color from now on. 1, 2, 3, 4, 5. 1 second. I'll need to erase all of this. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So these are the 6 vertical lines and 4 horizontal lines that are there in this figure. The number of rectangles that can be counted over here, rectangles, can be counted as follows. A rectangle can be made using vertical and horizontal lines. So straight away I am just going to count the pairs of vertical lines that are available. 6C2. These are the pairs of vertical lines that are available. This becomes a pair. This becomes a pair. So pair can be found by 6C2 and pairs of horizontal lines will be found by 4C2. Instead of manually going and counting each rectangle, the same way we had not manually counted each path in the grid, we are not going to count all the rectangles manually. We are going to count all the rectangles in a single shot, which is 6C2 times 4C2, or 15 times 6, or this can be expressed as 90. Out of the 90 possibilities, there are many squares that are there. The number of squares can be counted by looking at what types of squares are available. There is a 1/1 square, there is a 2/2 square available, and there are 3/3 squares available in this figure. There are no 4/4 squares are available, because यहाँ पे you can see the number of horizontal lines are only 4 in count. The total number of squares can be counted by noticing the 1/1 squares are only 3 times 5 in count in all. The number of 2/2 squares are going to be 1, 2, 3 and 4. There are 4 squares available in this horizontal direction. There are 2 squares available in a vertical direction. So the number of 2/2 squares are going to be total 2 times 4 in count. And the number of 3/3 squares are total 3 in count, but sticking with the formula that we have started out with, I'll add 1 times 3 to this. This is the total number of squares in the figure. 15 plus 8 plus 3, 15 plus 8 is 23 plus 3, 26. So the total number of non-square rectangles, the number m that we wanted, from here we get m is equal to 64. Going back to the previous figure, जहाँ पे we have triangles to count, the triangles need to be counted between the x-axis and each and every one of these given lines. So the right sloping lines and left sloping lines each contribute one line segment towards the triangle, and the triangle can be formed by simply multiplying 4 times 6, because every right sloping line and every left sloping line contribute to a single triangle. This becomes in total 24. The result m equal to 64 along with the result n is equal to 24 gives
m by n is equal to 64 by 24 equal to 8 by 3. This is p, this is q, and answer becomes p square plus q square. 64 plus 3 is 73. ठीक है? So these were simple questions. Moving on, the questions difficulty will increase slightly, of course, in my turn, in the 3 marker questions. I'll hand over the slide to Rajat sir, who will continue with the next set of 10 questions. Alright, in case anyone has any problems with these questions, please go through this in the recording, so that you can be devoid of all the doubts. Fine, I'll hand over the ओके सो गाइस, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बच्चों? ओके, सो बच्चों नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स शुरू करते हैं, राइट? सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस. यू हैव 30 seconds टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, so we have 7 distinct pieces of candy to be distributed among 3 bags. The red bag and the blue bag must contain at least 1 piece of candy. तो एक रेड बैग है, एक ब्लू बैग है और एक वाइट बैग है. तो बच्चों 7 पीसेस ऑफ कैंडी है. ओके, इन्हीं बैग्स में जाना है. कंडीशन क्या बताई उसने कि रेड और ब्लू में एटलीस्ट एक कैंडी होनी चाहिए, राइट? व्हाइट खाली रह सकती है. तो टोटल कोई भी कैंडी है उसके पास कितने ऑप्शन है? हर एक कैंडी के पास कितने ऑप्शन है? या तो वो रेड बैग में जाएगी, तो ब्लू बैग में जाएगी, तो व्हाइट बैग में जाएगी. सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल सॉल्यूशन है, ध्यान से समझिए. तो हर एक कैंडी के पास 3 ऑप्शन है. तो हर एक कैंडी के पास 3 ऑप्शन है, तो 3 की पावर 7 तो टोटल हो गया. इतने तरीकों से वो कैंडीज इन 3 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, राइट? क्योंकि तीनों आइडेंटिकल कैंडीज नहीं है, डिस्टिंक्ट कैंडीज हैं. तो अपन यहाँ पे बेकर्स एंड कोइन जैसा तो नहीं लगाने वाले कुछ भी. तो हमारे पास 3 टोटल बैग्स हैं, 7 कैंडीज हैं. तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हो जाएगा. अब इसमें से अपन वाले केसेस हटा देते हैं जिसमें रेड बैग में और ब्लू बैग में एक भी कैंडी नहीं गई. ठीक है, तो मान लेते हैं कि वाला केस होगा कि रेड बैग में एक भी कैंडी नहीं गई. नो कैंडी इन रेड बैग. तो इसका मतलब है कि जो भी 7 कैंडीज जानी है वो या तो ब्लू बैग में जानी है, तो व्हाइट बैग में जानी है. तो हर एक कैंडी के पास 2 ही चॉइसेस है, अब या तो ब्लू या तो व्हाइट. तो हर एक कैंडी के पास 2 चॉइसेस है, टोटल हो जाएंगे 2 to the power 7. सिमिलरली नो कैंडी इन ब्लू बैग. अब हर एक कैंडी के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रेड में जाएगी या तो व्हाइट में जाएगी. तो उसके पास भी फिर से 2 की पावर 7 तरीके हो जाएंगे. हर एक कैंडी के पास 2 ऑप्शन होंगे. बट आप देखो कि जब आप ये काम कर ले रहे हो तो इसमें एक कंडीशन ये भी काउंट होगी. मान लो ये वाला केस देखते हैं कि एक भी कैंडी रेड में नहीं जा रही, तो ब्लू और व्हाइट में जा रही है. तो ये जो 2 की पावर 7 तरीके आए, इसमें वो वाला तरीका भी काउंट हो गया कि ब्लू में एक भी नहीं गई, सारी की सारी व्हाइट में चली गई. और फिर जो ये वाला केस उसमें वाला भी काउंट हो गया. तो व्हाइट वाला 2 बार काउंट हो गया कि सारी कैंडी व्हाइट में चली गई. तो अपन को वो वाला केस हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक एक कैंडी तो दोनों बैग्स में डालनी है. तो वाला केस हटाना पड़ेगा. तो अपन क्या करेंगे बच्चों, अपना जो आंसर आएगा वो टोटल 3 की पावर 7 में से अपन माइनस कर देंगे 2 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 इसको. गॉट इट एवरीवन? आंसर सब लोगों का आ रहा है क्या? चेक करके बताओ एक बार, आंसर मैच हो रहा है क्या? इसको कैलकुलेट करो, 161 से डिवाइड करो, चेक करो आंसर मैच हो रहा है आप लोगों का. ओके, यस.
सिंपल प्रॉब्लम में ज्यादा समय नहीं देना बच्चों, समय बचा के रखना है अपन को 3 मार्कर 5 मार्कर के लिए। तो ये सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन, ज्यादा इसमें कुछ था नहीं। अच्छे प्रॉब्लम पे अपन जरूर समय देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चले। ओके, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है। लेट द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स व्हिच हैव 3 डिजिट्स इवन 3 डिजिट्स ऑड इफ ईच डिजिट इज टू बी यूज्ड एट मोस्ट वंस इज के, फाइंड फर्स्ट 2 डिजिट्स ऑफ के। तो हर एक डिजिट एटमोस्ट एक बार यूज करनी है और आपको टोटल 3 डिजिट्स इवन लेने, टोटल 3 डिजिट्स ऑड लेने। तो इस तरीके से आप समझिए कि आपको 6 बॉक्सेस फिल करने हैं। इन 6 बॉक्सेस में आपको 3 डिजिट्स इवन लेने हैं, 3 डिजिट्स इवन ऑड लेने हैं। तो टोटल 5 इवन डिजिट्स हैं। 0 को मिला करके एक बार काउंट कर लेते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8, 5 में से कोई भी 3 ले लेते हैं, 5C3। फिर 5 ऑड में से कोई से भी 3 ले लेते हैं, 5C3। और ये जो टोटल 6 डिजिट्स आ गए हैं, इन 6 डिजिट्स को अपन अरेंज कर लेते हैं 6 फैक्टोरियल तरीके से। 5C3 इंटू 5C3 इंटू 6 फैक्टोरियल तरीके से टोटल अरेंजमेंट आ गया है, राइट। बट आप देखो इसमें वो वाले केसेस भी काउंट हो गए होंगे जब 0 आ गया है फर्स्ट लीडिंग डिजिट में। तो हमें वो वाला केस हटाना पड़ेगा कि 0 यहां पे आ गया है, तो उस वाले केस को हमें रिमूव करना होगा, क्योंकि 0 अगर आ गया तो फिर वो 6 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा। हमको बनाना है क्या, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर, तो 5 डिजिट नंबर रह जाएगा। तो मान लो 0 आ गया है यहाँ पे, तो अब आपके पास भाई आपको 3 इवन डिजिट्स तो मेंटेन करने ही थे। 0 आ चुका है तो 2 इवन डिजिट लेने अब 4 में से, राइट। तो 4 में से 2 इवन डिजिट लेने के तरीके 4C2। ऑड डिजिट्स तो अभी भी लेने हैं 5 में से 3 ही, तो 5 में से 3 ऑड डिजिट्स लेने के तरीके 5C3। और अब इन्हीं 5 डिजिट्स को अरेंज करना है। 0 तो क्योंकि वहीं सेट रखना है, उसको थोड़ा ना हिलाना है अपन को। तो इन्हीं 5 डिजिट्स को अरेंज करने के 5 फैक्टोरियल तरीके। इसको कैलकुलेट कर ले, इसको कैलकुलेट कर ले और इन दोनों का डिफरेंस ले लें, माइनस कर दें इसको। मान लीजिए ये x आ रहा है, ये y आ रहा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो x माइनस वाई करके आ जाएगा। आंसर मैच हो रहा है क्या, चेक करो बच्चों सब लोग। यस, सिंपल प्रॉब्लम है, सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, फैंटास्टिक। आंसर मैच हो रहा है सबका, चलें आगे। फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आंसर्स मैंने आप लोगों को पीडीएफ में दे रखा है और अब मैं लास्ट में एक बार आपको सारे आंसर्स भी मैच करवा दूंगा, तो यू कैन वेरीफाई योर आंसर्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, वी आर लेफ्ट एट 20 सेकेंड। इसके बारे में आप सोचिए, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल सा, साधारण सा सवाल है। साधारण सवाल को तो अपन को फटाफट पकड़ के 2 मार्क्स उसमें से निकाल लेने चाहिए, राइट। क्वेश्चन पढ़ा आप लोगों ने। हाउ मेनी नॉन सिमिलर ट्रायंगल्स हैव एंगल्स हुज डिग्री मेजर्स आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपल आप क्या करिए कि भाई ट्रायंगल है, तीनों एंगल्स मान लीजिए, एक एंगल ए है, एक a प्लस डी है और एक a प्लस 2d है। इन सब का सम 180 होगा, एंगल्स का सम। इन सारे एंगल्स का सम 180 करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ a प्लस डी इज 180, सो a प्लस डी इज 60। ऑब्वियसली जो a है वो नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि एंगल है, 0 हो गया तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। कोई भी ट्रायंगल का एंगल 0 नहीं हो सकता है। तो a भी नॉन जीरो है, d भी नॉन जीरो है, क्योंकि डिस्टिंक्ट बोला है। तो अगर ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो बेसिकली आपको ऐसे समझना है कि देयर आर 60 आइडेंटिकल कॉइन्स व्हिच नीड्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स 2 बेगर्स सच दैट एवरी बेगर शुड गेट एटलीस्ट 1 कॉइन, राइट। ये वो वाला केस हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन वाला। याद है आपको वो वाला कॉन्सेप्ट। भाई n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 तो कब लगाते हैं, जब 0 अलाउड होता है। बट अगर 0 अलाउड नहीं है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, उसका क्या फॉर्मूला होता है, याद है, n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए 60 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 दैट इज 59 सी 1 दैट इज 59। तो सिंपल सॉल्यूशन के लिए सिंपल सॉल्यूशन फटाफट निकाल देना चाहिए, उसमें ज्यादा समय नहीं देना चाहिए। नोटेड बच्चों, यहां तक सबको क्लियर है। अच्छा, एक अपनी टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं हमारी क्लासेस में, मेरे बहुत सारे बच्चे बैठे भी होंगे यहाँ पे। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लिखेंगे उड़ान। उड़ान का मतलब होता है अंडरस्टूड एंड नोटेड।
तो मुझे चैट में क्या लिख के दिखाओगे, देखो कुछ बच्चों ने लिख के दिखाना शुरू भी कर दिया। तो उड़ान। और अगर समझ नहीं आया तो क्या लिखना होता है वो पता है किसी को? लिख के बताओ। अगर समझ में नहीं आया लेकिन नोट तो तब भी करना ही है, तब क्या लिखना होता है? लेट मी सी, किसी को पता है क्या? समझ नहीं आया मगर नोट तो करना ही है। यस, देखो एक नाम आ चुका है, बैन। बैन का मतलब होता है कुछ बच्चों का आ गया है, तो बैन का मतलब होता है बाउंसर एंड नोटेड, कि बाउंसर चला गया मगर नोट तो करना ही है ना क्यों, रिवीजन भी करना है तो नोट तो करना ही है। तो नोट करने के लिए तो नोट तो दोनों ही सिचुएशन में करना है। अंडरस्टूड एंड नोटेड तो उड़ान लिखिए बताइएगा, बाउंसर एंड नोटेड तो बैन लिख के बताइएगा, बट लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगेन आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स टाइम, सोचिए इसके बारे में, देन विल स्टार्ट डिस्कशन। Those who are asking where can I find the PDF, again I'll say कि Google Ellen IOQM Marathon 2026, there you will find one link, just go and register there, you will find the PDF there. Okay, so time's up. Question कहता है कि find the number of all integer sided isosceles of obtuse angled triangle with perimeter 2026। बच्चों देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आइसोसेलेस ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है। एक रैंडम सा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं, मान लीजिए ऐसा कुछ, तो मान लीजिए इस तरीके से ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस। मान लीजिए ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी है। अगर मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो कोसाइन लॉ ये कहता है कि कॉस थीटा किसके बराबर हो जाता है, पता है क्या आपको? सो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए 2 ए स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पे जो थीटा है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है तो ऑब्वियसली 90 से बड़े एंगल पे कॉस नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नेगेटिव होगा। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन जो हम लोग यूज करेंगे वो ये है। बाकी तो सब सिंपल सी बात है, जो मेन बात की काम की बात है वो ये वाली है। सो हम यहां से बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2a स्क्वायर और b इज ग्रेटर देन √2a। उसके अलावा पैरामीटर दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, तो 2a प्लस बी ये 2026 भी दे रखा है। तो काफी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि ट्रायंगल दे रखा है तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो होगी, तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा भी होगा। तो 2a प्लस ए शुड बी ग्रेटर देन बी, सो 2a शुड बी ग्रेटर देन बी भी होना चाहिए। अब इन सारी कंडीशंस को अप्लाई कर देते हैं बच्चों, अपन सारी कंडीशंस को लगा देते हैं कि भाई b की जगह रख देते हैं 2026 माइनस 2a, तो 2a इज ग्रेटर देन 2026 माइनस 2a, 4a ग्रेटर देन 2026। सो यहाँ से यू विल गेट a ग्रेटर देन 4 5 जा 20, 4 0 4 7 जा 28 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ तो आएगा, शायद 5 आ जाएगा। तो 507.5 से बड़ा होना चाहिए ए का वैल्यू। एक तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, ओके। और ए ऑब्वियसली इंटीजर लेना है तो ए की शुरुआती जो पहला इंटीजर होगा वो होगा 508, 507.5 से बड़ा 508, 509। लेकिन अपर लिमिट भी पता करते हैं। अपर लिमिट के लिए अपन ने ऑलरेडी निकाल ही रखा है, तो देखिए यहाँ पे भी अपन क्या डाल देते हैं, बी की जगह पे 2026 माइनस 2a डाल देते हैं। 2026 माइनस 2a इज ग्रेटर देन √2a। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यू विल गेट a कॉमन 2 प्लस √2 इज लेस देन 2026। तो ये आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइएगा बच्चों, a की वैल्यू लेस देन 2026 अपॉन 2 प्लस √2। 2 प्लस √2 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट, 3.414 हो जाएगा। 2 प्लस 1.414 इज 3.414, तो a विल बी लेस देन 2026
अपॉन 3.414, इसकी वैल्यू बताइए मुझे कितनी आएगी लगभग? 506.5 आ रहा है क्या? 5, हाँ 506.5, ओके। और ये वाला भी निकाल के बताइए बच्चों, ये कितना आ रहा है? कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए बच्चों। कितना आ रहा है बच्चों? Okay, so 2026 upon 3.414 is approximately coming like 593 point something. Are you sure? पक्का भरोसा कर लूं आप पे? So हमारी फाइनली a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 507 से चालू होगी, 507, 508 और 593 पॉइंट समथिंग से छोटा है तो 593 भी अपन काउंट करेंगे। ये टोटल काउंट कर लो कितना आ रहा है, सिंपल है। अब ये जोड़ लो कितना आ रहा है, 567, 507, 508 से लेकर के 593, इसको भी कैलकुलेट करा जा सकता है। 593 में से 507 माइनस कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 686, और उसमें +1 भी कर देंगे, +1 87। सो फाइनल आंसर विल बी बच्चों 87। कितने बच्चों का बन गया था? देख पा रहा हूं मैं कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ गए थे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। कोई है जिसको नहीं समझ में आया, वापस समझाना है? एक बैन आया है वैसे तो, उड़ान है या बैन है बता दो बच्चों फटाफट। उड़ान है, ओके। कुछ कुछ बैन भी हैं वापिस से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो ऑब्ट्यूस, देखिए बहुत सारी बात छोटी सी स्टेटमेंट में दे रखी है। ऑब्ट्यूस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो देखो वो तो अपन को चमक गया कि दो साइड ए ले लो, एक साइड बी ले ली, दो साइड ए एक साइड बी। और चूंकि ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वापिस समझा देता हूं कि ए है बी है, यहां पे थीटा मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली कॉस थीटा जब आप निकालोगे कोसाइन फॉर्मूला लगा करके, यू विल गेट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब ये कॉस थीटा तो नेगेटिव आएगा ना, ऑब्ट्यूस एंगल है तो यानी कि ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से यू विल गेट वन बाउंड कि b हैज टू बी ग्रेटर देन √2 है। दूसरा बाउंड तो बहुत सिंपल सा है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा दी, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो वहां पे भी फिर b की जगह 2026 माइनस 2a रख दिया, सॉल्व करा। तो दोनों इनइक्वालिटी से हमको लोअर बाउंड भी मिले, अपर बाउंड भी मिले, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग ट्राई। आज डिजिटल की टी शर्ट में यस जैसा देश वैसा बेस। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन पढ़ा आपने। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है ना, ये तो है बहुत ही साधारण सा सवाल, बट इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी इंटरेस्टिंग है जो पूछी जा सकती है। ये क्वेश्चन तो भले 2 मार्कर है, बट मैं इसी क्वेश्चन का एक वेरिएशन आपको बताऊंगा बच्चों। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएशन होगा वो, और वो जरूर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। अब आप समझना, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सॉल्यूशन रहेगा इसका भी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 24 एप्पल्स है, 24 एप्पल्स हैं। उसने बोला कि लेट द नंबर ऑफ वेज शी शेयर देम विद बेकी एंड क्राइस सो दैट ईच ऑफ द 3 पीपल हैज एटलीस्ट 2 एप्पल्स बीके। तो मान लेते हैं कि भाई लेट एलिस हैज A apples and similarly Becky has B apples and similarly the third person Chris has C apple. So we have this data with us. A plus B plus C should be 24, right? A plus B plus C equals to 24। ये तो बहुत सिंपल सी बात है अभी, क्योंकि उसने बोला कि each of them should have at least 2 apples, हर किसी को at least 2 apples मिलना चाहिए। तो वो अपन को पता है, बेकर्स एंड कोइन में अपन बहुत बार करते हैं ऐसा। तो अपन मान लेंगे कि लेट A is A dash plus 2, B is B dash plus 2, C is C dash plus 2।
देखो बच्चों, अभी तो क्या है कि ए बी सी ये सारे के सारे हम चाहते हैं कि 2 ए 2 से बड़े हों, है ना। अभी तो ए भी 2 से बड़ा होना चाहिए, बी भी 2 से बड़ा होना चाहिए, सी भी 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो हमने ए को ए डैश प्लस 2 ले लिया, बी को बी डैश प्लस 2 ले लिया, सी को सी डैश प्लस 2 ले लिया। यहां पे ए डैश, बी डैश और सी डैश ये तीनों के तीनों 0 से बड़े होंगे। तो उससे क्या हो जाएगा ना कि आपने ए डैश को 0 भी दे दिया तो भी ए की मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये इक्वेशन इजीली कन्वर्ट हो जाएगी इसमें, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इक्वल्स टू 24 माइनस 6 18। अब आप ए डैश बी डैश सी डैश को 0 भी दे सकते हैं। अब ये वो वाला हो गया नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के लिए वी हैव ए बेगर्स एंड कॉइन फॉर्मूला कि 18 कॉइन्स हैं, देयर आर 18 कॉइन्स 3 बेगर्स एंड एनी वन ऑफ कैन गेट 0 और मोर कॉइन्स। तो उसके तरीके कितने हो जाएंगे, 18 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 20 सी 2। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट दी आंसर, है ना, सिंपल है। देखो बच्चों आंसर मैच हो रहा है क्या, पहले तो ये देख लो आप लोग। वन ऑफ द स्टूडेंट हैज गॉट इट कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं। यस, सो 20C2 कर दिया और उसको करोगे कितना आ रहा है 20 इंटू 19/2 10 190 का आधा कर दो 95 आंसर है। ठीक है, तो मेरा इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं है बच्चों, मैं इसके वेरिएशन पे आता हूं। अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो अब ये तो आप लोग नोट कर लो, है ना। इसके वेरिएशन की बात करता हूं मैं। मान लो ये क्वेश्चन है, लेकिन अब वो कंडीशंस लगा दे इसमें खतरनाक वाली। वो बोले कि एलिस के पास मान ली 24 एप्पल्स हैं और कंडीशन ये है कि वो बेकी और ये क्या नाम है क्राइस और भी 2 नाम वो जोड़ देता हूं मैं मेरी मर्जी से। मान लेते हैं क्वेश्चन का वेरिएशन ये है कि एलिस को जो एप्पल्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि जो बेकी है उसको एटलीस्ट 2 एप्पल्स तो मिले ही सही, लेकिन एटमोस्ट कुछ नंबर दे दे वो, मान लो 7 एप्पल मिले तो वो कंडीशन ये दे दे कि भाई बेकी को एटलीस्ट 2 एप्पल मिले मगर एटमोस्ट 7 एप्पल मिले। वन ऑफ द स्टूडेंट इज गोट कि मैं क्या करने वाला हूं, उसने बताया भी सही कि क्या जनरेटिंग फंक्शन यूज करने वाले हो। तो बेसिकली हाँ, ये जनरेटिंग फंक्शन का ही वेरिएशन में बताने जा रहा हूं आप लोगों को, और इसको कुछ मल्टीनोमियल थ्योरम भी कहते हैं, जनरेटिंग फंक्शन भी कहते हैं, वो एक ही बात हो रही है। मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए कि बेकी को 2 एप्पल मिनिमम और एटमोस्ट 7 एप्पल मिले। मान लीजिए वो कह दे कि नहीं क्रिस को भी आप एटलीस्ट 1 एप्पल दे दो और मैक्सिमम मान लीजिए आप उसको दे दोगे 6 एप्पल। मान लीजिए और भी लोग आ गए वहां पे एलिस के पास, और मान लीजिए एक डेविड है, डेविड को आपने दे दिए मिनिमम 3 एप्पल और मैक्सिमम 9 एप्पल। मान लो एक और बंदा आ गया, मान लो इवान भी आ गया, तो इवान की भी कंडीशन लगा दी, मान ली इवान को मिलने चाहिए एटलीस्ट 2 एप्पल और एटमोस्ट 10 एप्पल। तो देखिए कितनी सारी कंडीशन आ गई। अब है ना, एलिस को कुछ भी नहीं रखना है अपने पास, एलिस को अपने पास कुछ भी नहीं रखना है, एलिस तो बांटने वाली है अभी। तो एलिस के पास 24 एप्पल्स है, वो इन 4 लोगों में बांट रही है चीजों को। किस तरीके से बांट रही है कि बेकी को 2 मिनिमम और 7 मैक्सिमम एप्पल मिल जाए, और उसी तरीके से क्राइस को 1 6, डेविड को 3 9, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दे दी उसने। भाई साहब जैसे मैक्सिमम रेंज आ जाती है, अपर लिमिट आ जाती है, तो बेगर्स एंड कॉइन वहां पे काम करना बंद कर देता है। वहां हमको लगाना होता है फिर मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट, जो कि भयंकर इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी काफी उसकी प्रैक्टिस कराता हूं और बहुत सवाल बनते हैं उसके ऊपर। उसी को जनरेटिंग फंक्शंस भी कहा जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए बच्चों, तो बेसिकली क्या है कि अब मैं जनरेटिंग फंक्शन की बेसिक पे तो नहीं जा पाऊंगा ऑब्वियसली, उसके लिए तो पूरा 1-2 घंटा चाहिए कि वो क्या कहानी कैसे है, बट इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, और अगर कोई सॉल्व कर दे इस वेरिएशन को तो मुझे उसका आंसर भी जरूर बता दे। तो वेरिएशन के अकॉर्डिंग अब क्या कहानी है, वी हैव टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 24 इन x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू x की पावर 7। चमक गया बच्चों आप लोगों को मैं क्या करने वाला हूं। मुझे लग रहा है जिस इसने पढ़ रखी है वाली कॉन्सेप्ट उसको चमक गई होगी वाली बात। उसी तरीके से ये बेकी के लिए हो गया कि बेकी को मिनिमम 2 एप्पल मैक्सिमम 7 एप्पल। अब इसी तरह क्राइस की बात करते हैं तो क्राइस को मिनिमम 1 एप्पल मैक्सिमम 6 एप्पल। फिर डेविड की बात करते हैं, डेविड को मिनिमम 3 एप्पल मैक्सिमम
नो एप्पल, और लास्ट में इवान की बात करते हैं, इवान को मिनिमम 2 एप्पल, मैक्सिमम 10 एप्पल। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना क्लासिक तरीके से कन्वर्ट हो गया जनरेटिंग फंक्शन में, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने के तरीके आपको पता ही है। अच्छा, एक वो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन में अगर एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट निकालना है, वो फॉर्मूला याद है सबको? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 माइनस एक्स टू दी होल पावर माइनस एन, याद है? यस। सो दिस इज व्हाट, एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लें, यहां यू विल गेट 1 प्लस एक्स, थोड़ा सा 1-2 स्टेप और बता रहा हूं बच्चों में ना, एक्स की पावर 5, यहां से आप एक्स को कॉमन ले लेंगे, यू विल गेट एक्स की पावर 0 टू एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 5, ठीक है। फिर यहां से एक्स क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे, यू विल गेट 1 अप टू एक्स की पावर 6, यहां से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लेंगे, यू विल गेट 1 अप टू एक्स की पावर 8। तो यहां से स्क्वायर और यहां से क्यूब, यानी कि एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8। तो एक्स की पावर 8 तो बाहर आ चुका है, अंदर बच गया है 1 अप टू एक्स की पावर 5, 1 अप टू एक्स की पावर 5, देन 1 अप टू एक्स की पावर 6 और 1 अप टू एक्स की पावर 8। सो बेसिकली ये तो एक्स की पावर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 24 निकालना था हमें इस फंक्शन में, बट अब अपन क्या निकाल रहे होंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर, ये 8 24 में से घटा दो तो 16 इन दिस फंक्शन, दिस इज व्हाट 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 1 माइनस एक्स, एंड दिस इज 1 माइनस एक्स की पावर 9 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसके आगे कैसे सॉल्व करना है बच्चों, वो आप लोगों को आता होगा, जिस इसने पढ़ रखा है। नहीं पढ़ रखा है तो मेरे कहने पे आज जरूर थोड़ा सा रिसर्च करना अबाउट दी जनरेटिंग फंक्शंस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ओलंपियाड के पर्सपेक्टिव से। मल्टीनोमियल थ्योरम, कोई बुक्स आपको पीएनसी की, कोई आईटी की भी बुक हो, उसमें भी मिल सकता है टॉपिक। बहुत फेमस प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो डाइस वाले, कि मान लीजिए कोई डाइस थ्रो किए गए 6 बार, तो उन डाइस में जो भी आ रहा है ऊपर, जो पॉइंट, जो नंबर लिखा हुआ है, उन सब का सम एटमोस्ट 14 हो, उसके कितने तरीके होंगे, या उनका सम एग्जैक्टली 16 आ जाए, उसके कितने तरीके होंगे। तो ये काफ़ी पूछा जाता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस कैटेगरी में बन जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। ये चलें आगे। 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला एक बार बता दो सर। देखो 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन, अगर आपको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन, 1 माइनस एक्स की होल पावर माइनस एन में एक्स की पावर आर का कोएफिशिएंट, तो पता है क्या होता है वो, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। याद आ गया सबको? याद आ गया? एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। तो ये जो डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स दिख रहे हैं ना 4 बार, ये बेसिकली ऊपर आ जाएंगे। अब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 4 बनेंगे, और फिर अपन वो केसेस बना बना करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दैट्स इट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। अगेन आई एम गिविंग यू सम 30 सेकेंड्स टाइम, थिंक अबाउट इट एंड देन विल स्टार्ट। टॉपिक का नाम है जनरेटिंग फंक्शंस। जिसको भी रिसर्च करनी है थोड़ी इसके बारे में जरूर करे, काफी काम की इंटरेस्टिंग सी चीज है, और ओलंपियाड में विशेष बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। So time's up. For some particular value of n, when a plus b plus c plus d plus 1 की whole power n is expanded and like terms are combined, the resulting expression contains exactly 1001 terms.
that include all four variables a, b, c and d each to some positive power। देखिए क्वेश्चन में काफी इंफॉर्मेशन दे रखी है, अपन इसको शुरू करते हैं। जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो वो क्या कह रहा है कि हर जो भी ऐसे टर्म्स हैं, द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन कंटेन्स एग्जैक्टली 1001 टर्म्स दैट इंक्लूड ऑल फोर वेरिएबल्स ए, बी, सी, डी टू सम पावर। तो जो पावर्स, जो टर्म होंगे ना, वो टर्म्स विल बी ऑफ द फॉर्म, मान लें ए की पावर कुछ आएगी एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, डी की पावर मान लेते हैं कुछ डब्ल्यू, और साथ में बच्चों, साथ में 1 को मत भूल जाना, 1 की पावर की कुछ रख लेते हैं टी, 1 की भी कोई पावर रख लेते हैं अपन टी। बच्चे इसमें ना जनरली ये क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल सा इसलिए 2 मार्कर में, लेकिन इसमें क्लासिक सा एक बीच में एक ट्विस्ट है जो हर बच्चा जनरली मिस करता है, वो 1 को तो कंसिडर ही नहीं कर रहा होता है। तो ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, डी की पावर डब्ल्यू और 1 की पावर टी। अब आप एक ऑब्जर्वेशन देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बताता हूं। मान लो जब आप x प्लस वाई का होल कोई भी एक पावर ले लेते हैं, मान लेते हैं क्यूब करते हो ना, तो टर्म्स कैसे आते हैं पता है? एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर वाई, 3x वाई स्क्वायर और वाई क्यूब, ऐसे टर्म्स आपने देखे होंगे। अगर आप खास बात इसमें ऑब्जर्व करो तो क्या दिख रही है कि हर एक टर्म की डिग्री सेम है, हर एक टर्म की डिग्री सेम है, सभी की वेरिएबल्स की पावर्स का सम 3 ही आ रहा है। यहां पे देखो 2 + 1 3, 2 + 1 3, ये तो 3 है ही और ये भी 3 है। तो हर एक टर्म की जो डिग्री होगी वो सेम रहेगी। जो जब ये एक्सपेंशन होगा ना a + b + c + d + 1 की होल पावर n का, इसमें भी क्या हो रहा होगा कि हर एक टर्म की डिग्री सेम हो रही होगी, मतलब वेरिएबल्स की पावर्स का सम सेम हो रहा होगा। लेकिन अब इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि जब ये x + y का होल क्यूब कर रहे हो तो ये आ रहा है, लेकिन मैं मान लो अगर आपको x + 1 का होल क्यूब करके दिखाऊं तो क्या आ रहे होंगे टर्म्स? x क्यूब, 3x स्क्वायर, 3x और 1। अब आप बोलोगे सर यहां तो ऐसा हो ही नहीं रहा, यहां तो हर एक टर्म की डिग्री सेम तो नहीं हो रही, पावर्स का सम 3 तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है, वो 1 की वजह से छुप गया है, लेकिन हो जरूर रहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 की पावर 2 है, यहाँ पे 1 की पावर 3 है, तो पावर्स का सम 3 ही हो रहा है। अब वही तो ट्विस्ट है जो इस क्वेश्चन में अपने को फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक 1 एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। अगर अपन इस 1 को कंसिडर नहीं करेंगे तो गड़बड़ है, इस 1 को कंसिडर करना पड़ेगा अपन को, तभी उसकी पावर्स का, अगर अपन यहाँ पे मान लीजिए कि अपन को क्वेश्चन बोलता है कि ए बी सी डी की कोई ना कोई मिनिमम पॉजिटिव पावर होनी ही चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं थी, अपन ऐसा लिख देते, लेकिन वही गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अपन फिर ये कर देते कि भाई x + y + z + w, x + y + z + w, इसका सम अपन n के बराबर कर देते, इसके सम को अपन n के बराबर कर देते, बट ऐसा नहीं है। यहां पे एक 1 के पावर में जो t है इन पांचों का सम n के बराबर होगा, क्योंकि इसका जब एक्सपेंशन होगा तो ऐसे जो टर्म्स क्रिएट होंगे, इन टर्म्स में इन सारी पावर्स का सम n के बराबर होगा। तो अब सुनिएगा, x + y + z + w + t, इन सब का सम n के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन में एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपन को सबसे पहली बात तो दिखी, इन सब का सम n होगा। अब दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी a b c d हैं, इन सबकी कोई ना कोई पॉजिटिव पावर होनी पड़ेगी, पॉजिटिव पावर होनी पड़ेगी बच्चों। इसका मतलब ये है कि x y z और w, इन चारों को तो मिनिमम 1 होना ही पड़ेगा। 1 या 1 से बड़े कुछ भी चल सकते हैं, मगर ये जो t है, t ये 0 भी हो सकता है, t पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, मान लेते हैं कि लेट x is some x dash plus 1, y is some y dash plus 1, z is some z dash plus 1, t w is some w dash plus 1 and t is some t dash not plus 1, t को t dash लिख दिया, हालांकि t dash नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, बट सिमेट्री के लिए लिख देते हैं। तो हमने इन सबका चेंज कर दिया। अब ये कंडीशन क्या हो गई है कि x dash, y dash, z dash, w dash and t dash all are greater than or equal to 0. x dash, y dash, z dash, w dash, t dash all greater than or equal to 0. अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। कैसे खत्म हो गया पता है ना? कौन सा मेथड लगाएंगे इसमें बताओ?
विच मेथड वी विल यूज इट नाउ? कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों, बताओ? ओके, सो विल यूज बेगर-शेनक्विन ऑब्वियसली। तो अब हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। हमारी इक्वेशन क्या थी देखो, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस टी एन के बराबर था। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स डैश प्लस 1 वाई डैश प्लस 1 जेड डैश प्लस 1 डब्ल्यू डैश प्लस 1 प्लस टी डैश, इट शुड बी इक्वल्स टू एन। तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स डैश वाई डैश जेड डैश डब्ल्यू डैश टी डैश इक्वल्स टू n माइनस 4। बेगर-शेनक्विन लगा देते हैं बच्चों। बेगर-शेनक्विन लगाते ही फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 4, n माइनस आर प्लस 1 सी आर, n माइनस आर। तो ये बेसिकली n ही रह जाएगा ना, क्योंकि वो 4 और इससे कट जाएगा। तो अपन इसको क्या लिख देते हैं, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 लगाएंगे, n माइनस 4 प्लस 5 माइनस 1 तो वो कट जाएगा, तो n सी 4 हो जाएगा। ये चमक गया सबको? n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1 सिंपल फॉर्मूला है। तो n माइनस 4, इस n माइनस 4 में ये आप ऐड कर दोगे, आपका r जो है वो 5 है, तो आपका ये वैल्यू आएगा। और NC4 उस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 1001, 1001 होता है लगभग कितना, 7 से जा रहा है, 11 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, तो 7, 11, 13। तो इससे थोड़ा ये आइडिया लग सकता है कि जो n होगा वो इन्हीं के कुछ तो आसपास हो सकता है। तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करोगे इसमें, आई थिंक 14C4 में बैठ जाएगा ना, 14 पे बैठ जाएगा बच्चों। n की वैल्यू 14 सेटिस्फाई कर रही है ना, एक बार चेक करके बताइए मुझे। या 7, 11, 13, सो n इक्वल्स टू 14 सेटिस्फाई कर रहा है। चेक इट आउट एवरीवन। बच्चा ये क्लियर हो गया सब लोगों को? उड़ान है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। अगेन आई एम गिविंग 30 सेकेंड्स टाइम। क्वेश्चन पढ़िएगा मेरे साथ साथ। इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन ऑल ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 is a upon b, where a and b are relatively prime, then a minus b is. अब a माइनस बी का वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये बोला गया है कि ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट, ट्रिपलेट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो अपने को यानी कि एक तो ट्रिपलेट बनाना है, यानी कि 3 एलिमेंट्स का सेट बनाना है। हाउ एल्जेब्रिकली? अगर NC4 को कैलकुलेट करेंगे, n इंटू n माइनस 4 बाय फैक्टोरियल, मतलब NC4 कैसे निकालते हैं, n फैक्टोरियल अपन n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, वो उसको 1001 के इक्वेट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं। देखिए अपन मान लेते हैं कि जो भी ट्रिपलेट बनेगा तो उसका एक केस ले लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर 1 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर 1 है, ट्रिपलेट बनाना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लीजिए उस ट्रिपलेट में 1 है, तो ऐसे कितने ट्रिपलेट्स बनाए जा सकते हैं? तो कितना सिंपल है, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है तो अब आपके पास 5 ऑप्शन है, उन 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट चुन लो। 5C2 यानी कि 10 ऐसे सबसेट्स बनेंगे इसके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 10 ऐसे सबसेट्स बनेंगे जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 होंगे और उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 होगा। उसी तरीके से अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है, अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 2 है तो आपको अब 3, 4, 5, 6 में से ही 2 एलिमेंट्स को चुनना होगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट आप फिक्स कर चुके हैं 2। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उनमें से 2 चूज करने के तरीके 4C2। फिर आप आ जाइए कि अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट 3 है, देन यू विल हैव हाउ मेनी वेज,
कि अगर 3 फिक्स हो चुका है तो 4 5 6 तीन एलिमेंट्स में से कोई भी दो एलिमेंट्स चूज करने के तरीके 3C2 कितना होगा 3। फिर आप आ जाइए स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर 4 होगा, 4 अगर स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो उसका ट्रिपलेट एक ही बन सकता है बच्चों 4 5 6, और तो कुछ हो नहीं सकता। बाकी आप फिर भी देख लें कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट 4 है तो दो ही ऑप्शन है, दो में से दो एलिमेंट्स को चूज करने का एक तरीका। 5 कभी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो नहीं सकता, 6 कभी भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट हो नहीं सकता ट्रिपलेट में, अगर वो ट्रिपलेट का एक सेट है, मतलब तीन एलिमेंट्स रखना ही है उस सेट में। तो यानी कि वी हैव ऑल दिस टोटल हाउ मेनी केसेस आर देयर 10 and 6 16 + 3 + 1 20 टोटल तो ये केसेस है, बट अपना आंसर ये नहीं है। उसने बोला है कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन ऑल द ट्रिपलेट्स। तो 10 टोटल 20 सबसेट्स बन रहे हैं ऐसे, राइट, जिसमें से 1 जो है 10 बार आ रहा है, 1 जो है वो 10 बार आ रहा है, फिर 2 जो है वो 6 बार आ रहा है, फिर 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, 4 जो है वो 1 बार आ रहा है। और टोटल आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो करोगे। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। कितना आ जाएगा बच्चों 10 और 12 22 और 9 21 कितना 22 और 9 31 और 4 35 35/20 5 7 जा 5 4 जा, तो A/B आपका 7/4 आ गया। 7 - 4 करोगे 3 आना चाहिए, चेक कर लो बच्चों, आप लोगों का आंसर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उड़ान है, क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं फटाफट से। इसको भी आप फटाफट से ट्राई करिए एक बार, 30 सेकंड का टाइम है। ट्राई तो नहीं कर सकते हैं, सोच ही सकते हैं मैक्सिमम इसके बारे में, तो सोचिए एक बार कि करना कैसे। अगर आपका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस के साथ मैच हो गया तो ऑलरेडी यू आर ए विनर, क्योंकि आप लोग सही दिशा में तो सोच पा रहे हो ना कि कैसे करना है। कैलकुलेशन देखिए, IOQM जो है इट्स मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, इट्स नॉट अबाउट कैलकुलेशन। IOQM इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन। जिसका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा है उसका कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है, वो तो फिर फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। चमक जाए एक बार की आइडिया क्या है, शुरू कैसे करना है, खत्म कहां पे करना है। सर नहीं बन रहा ये, ओके कोई बात नहीं। सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स सिंपली जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ जाता है। सो यू विल गेट an + 1 plus n times of an - 1 an plus 1, and in the right hand side we have an - 1, ऐसा कुछ तो है। ओके, तो इसको उधर भेज देते हैं एक बार के लिए। तो n टाइम्स ऑफ an - 1 an plus 1 is an - 1 minus an plus 1, ठीक है। पूरी इक्वेशन को an - 1 an और n plus 1 से डिवाइड कर देते हैं। an - 1 an plus 1, इसको भी कर दो an - 1 an plus 1, इसको भी कर दो n - 1 an plus 1। जैसे आप ये डिवीजन करते हैं बच्चों तो एक सिमेट्री आपको दिखने लगेगी। n की वैल्यू आ गई आपकी क्या 1/an plus 1 into an minus 1/, ये an plus 1 कट जाएगा, बचेगा क्या an minus 1 an minus 1, ऐसा कुछ तो रहेगा। सो यहां आ जाने के बाद बच्चों फिर अब ये रिकरेंस इजीली सॉल्व होने लायक स्थिति में आ चुका है, क्योंकि अब अपन n को रिड्यूस करना शुरू करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, हम n को रिड्यूस करना शुरू करते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं एक बार यहाँ पे कि 1/an plus 1 an minus 1/an
ए एन माइनस वन, ये हमारा एन आया था, राइट। देखो यही था हमारा एन, ए एन माइनस वन, और यहाँ पे एन है। अगर अपन एन को रिड्यूस करेंगे, यहाँ पे एन को वन से रिड्यूस करेंगे, तो अब क्या आ जाएगा इक्वेशन, ए एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन एन माइनस टू, और एन को चूंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं एन माइनस वन हो जाएगा, एन को अगर अपन वन से रिड्यूस कर रहे हैं तो ये सिलसिला आगे तक बढ़ा देते हैं, और लास्ट में वो स्टेज आ जाएगी कि हम यहाँ पे डाल देंगे, जैसे अपने को ए नोट और ए वन दे रखा है ना, क्योंकि ए नोट तक अपन जा सकते हैं, तो अपन यहाँ पे ले लेंगे ए वन ए टू ए वन माइनस वन अपॉन ए वन ए नोट इज इक्वल्स टू, और ये देखो ये यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n आया, यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस वन आया, यहाँ वन है तो यहाँ पे वन आएगा। चमक गया आप लोगों को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन की बात जो मैं कर रहा था आपसे, इधर n है तो इधर n है, n माइनस वन है तो n माइनस वन है, वन है तो वन है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, टेलीस्कोपिक सम, तो इन सबको जोड़ दो बच्चों। जब आप इन सबको ऐड करना शुरू करोगे तो ये सब गायब हो जाएंगे, ये सब कट गए, यहां तक सब कुछ कट जाएगा, तो यहां पे यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, वन अपॉन ए एन प्लस वन ए एन माइनस वन अपॉन ए वन ए नोट इक्वल्स टू, यहां पे क्या रह जाएगा राइट साइड में, बताओ। राइट साइड में देखोगे तो वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन, यही हो रहा है, वन से एन तक का सम, सो यू विल गेट एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, वन से एन तक का सम। नाउ व्हेन यू सब्स्टिट्यूट ए नोट एंड ए वन टू बी वन हियर, तो आप इसको यहाँ पे वन जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये माइनस का वन उधर जाकर के प्लस का वन हो जाएगा, तो यू विल बी लेफ्ट विथ वन अपॉन ए एन प्लस वन ए एन इक्वल्स एन इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन। अब क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, अब कुछ भी ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। आपसे पूछा जा रहा है कि ए 199 ए 200 का वैल्यू, ये सब तो चीजें निकल जाएगी, बेसिकली ये वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपन एन की जगह 199 डाल दें एक बार, तो 1 अपॉन ए 200 ए 199, इसकी वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो यहाँ पे एन की जगह 199 डाल रहे अपन, तो 199 इंटू 200 बाई 2 प्लस 1, यही आएगा। ये 2 इसको काट देगा 100 टाइम्स, ये हो जाएगा 19900 प्लस 1, यानी कि 19901 आ गया। वो कह रहा है कि 20,000 में से इसको घटा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 20,000 माइनस 19901, यू विल बी लेफ्ट विथ 99। आया बच्चों समझ में, इजी है। उड़ान है कि बैन है, फटाफट बताइए, उड़ान या बैन, फटाफट, कम ऑन। यस यशराज, वेरी गुड। Okay. So many udans, but some bans also, as usual. Shivom udan. Shivom is in the class. Very good. क्या हो गया पांडे जी, बैन कैसे हो गया, क्या बात समझ में नहीं आ रही बताइए। सार्थक पांडे भाई को नहीं समझ में आया, वापिस समझा देते हैं, कोई बात नहीं। सो बेसिकली हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। रिकरेंस में मैं मेरी क्लासेस में भी कई बार बताता हूँ ना, इस टाइप की क्वेश्चन अपन क्लास में भी कई बार, मतलब हम लोग क्लासेस में भी कई बार करते हैं। हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे ना कैसे टेलीस्कोपिक सम में कन्वर्ट कर दें क्वेश्चन को। तो हमने ये जैसे ही हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा,
तो इस वाले टर्म को एक तरफ रख करके an+1 को मैंने राइट साइड में भेज दिया और मैंने पूरे एक्सप्रेशन को an-1 an और n+1 से डिवाइड कर दिया बच्चों। सो बेसिकली हमको n को अकेला छोड़ना था, हम चाह रहे थे कि n के साथ कुछ भी ना आए, तो मैंने n को अकेला छोड़ दिया। और जैसे मैंने डिवाइड करा तो कुछ सिमेट्री मिली। अल्टीमेटली टेलीस्कोपिक सम कैसे काम कर जाता है, मतलब क्या फायदा है टेलीस्कोपिक सम का, क्योंकि सिमेट्री क्रिएट करता है। और मैथ्स में सिमेट्री ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्रूशल थिंग, वो मिल जाए तो बहुत सारी कहानी आसान हो जाती है, राइट। तो आप लोग देखिए कि यहाँ सिमेट्री देखिए कि यहाँ n+1 और यहाँ पे n-1 n है, तो हम लोगों को फिर टेलीस्कोपिक सम का आइडिया आ गया और फिर हमने कर दिया उसको। ठीक है, कॉम्बी का सवाल है क्योंकि रिकरेंस रिलेशन, रिकरेंस है तो कॉम्बी है, कॉम्बी है तो रिकरेंस है, दोनों एक साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पढ़िए इसको भी आप लोग आराम से, इसको समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमें 3 मार्कर 5 मार्कर में ज्यादा समय देना है, तो अब अपन फटाफट से 2 क्वेश्चन और कंप्लीट करते हैं, देन विल टेक ए 15 मिनट स्मॉल ब्रेक, उसके बाद विल स्टार्ट विद 3 मार्कर प्रॉब्लम्स। ओके, या ब्रेक आफ्टर 20th क्वेश्चन, श्योर। ओके फाइन। सो बच्चों इस वाले क्वेश्चन का सम ऑफ यू हैव गॉट द आंसर ऑल्सो, देख पा रहा हूं मैं चैट में कुछ कुछ बच्चों के आंसर आए हैं, बट लेट सी कि कैसे होगा। सो अ बीटल सिट्स ऑन ईच स्क्वायर ऑफ ए 9x9 चेसबोर्ड, एट ए सिग्नल ईच बीटल crawls diagonally onto a neighboring square, okay, then it may happen that several beetles will sit on same squares and none on others. So find the minimal number possible number of free squares. तो 9x9 के चेस बोर्ड पे बीटल्स बैठे हुए हैं और एक सिग्नल मिलते ही वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, और मूव कैसे करेंगे, ना ऊपर जाएंगे, ना राइट जाएंगे, ना नीचे जाएंगे, ना लेफ्ट जाएंगे, वो जाएंगे डायगोनली। डायगोनली किधर भी जा सकते हैं, दैट्स फाइन, बट टॉप बॉटम लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे। सो इसको हम लोग करेंगे बच्चों, थोड़ा सा बाइजेक्शन का प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं, बट इजी प्रॉब्लम है इसलिए 2 मार्कर में डाला है। क्योंकि बाइजेक्शन प्रिंसिपल एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और आरएमओ इनमो में तो काफी पूछते हैं, इनवेरिएंस के ऊपर सवाल काफी आते हैं, बट अभी कलरिंग और टाइलिंग ये सब बहुत पूछते हैं ना आरएमओ में इनमो में, बट IOQM में उसका छोटा वर्जन पूछा जा सकता है ना, लेकिन वो दिमाग बहुत लगाना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है, सोचना पड़ता है कि क्या कलरिंग करी जाए या क्या ऐसा कुछ करा जाए। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को मैं कलरिंग से खत्म करूंगा। देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक ग्रिड ले लिया, एक ग्रिड ले लिया मैंने, और मैंने क्या करा कि ऑल्टरनेट कॉलम्स को मैंने कलर कर दिया। मैंने फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम, 7th कॉलम, 9th कॉलम को कलर कर दिया ब्लैक कलर से। जैसे ही कलरिंग करी मैंने, ऑब्वियसली हर एक स्क्वायर पे एक बीटल बैठा हुआ है। अब आप ये ऑब्जर्व कर लो कि जब भी बीटल मूव करेगा डायगोनली ही करेगा, और जब भी वो बीटल मूव करेगा उस बीटल का कलर जरूर चेंज होगा। अगर बीटल यहां बैठा है तो वो ब्लैक पे बैठा है तो वो व्हाइट पे चला जाएगा, अगर वो व्हाइट पे है तो ब्लैक पे चला जाएगा, बट एट एवरी मूव द कलर ऑफ द बीटल विल चेंज। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया एक बार में, एक लाइन में। मगर ये सोच पाना भाई साहब, ये कलाकारी है, इतनी जल्दी नहीं चमकता है कि कलरिंग भी करें तो क्या कलरिंग करें। ऐसा थोड़ा है कि हर क्वेश्चन में ही हम सेम टाइप की कलरिंग कर देंगे और हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ना, वही अपन को सीखना है, प्रैक्टिस करनी है। और ये इस सेशन का आइडिया भी है कि भाई अल्टीमेटली इन 60 सवालों से 60 आइडियाज लेकर के जाओ आज आप अपने घर पे, और वो इंप्लीमेंट करो अपने एग्जाम हॉल में, कि कुछ तो चमकेगा, क्वेश्चन देख के कुछ तो आइडिया लगेगा कि करना क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने ये आइडिया लगाया कि मैंने ऑल्टरनेट कॉलम्स को कलर कर दिया। नाउ देयर आर 45 ब्लैक स्क्वायर्स। कितने ब्लैक स्क्वायर्स हो रहे हैं देखो, 9 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं ब्लैक वाले, तो ब्लैक स्क्वायर्स 45, 9 5 जा, और व्हाइट स्क्वायर कितने हो रहे हैं देखो 36, 9 4 जा 36। तो आपको चमक गया होगा कि इन सभी में जैसे ही आप सिग्नल दोगे बीटल मूव करना शुरू करेगा, तो ये जो 36 बीटल्स बैठे हैं व्हाइट स्क्वायर पे, ये 36 ब्लैक स्क्वायर्स में जाएंगे,
जो 36 बीटल्स ब्लैक स्क्वायर्स पे बैठे हैं वो व्हाइट स्क्वायर्स में जाएंगे, लेकिन 9 बीटल्स जो ब्लैक स्क्वायर्स में हैं उनके पास कोई जगह नहीं है। आपको चमकी बात? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था ना, आप लोगों ने क्वेश्चन रीड करा, देन इट मे हैपन दैट सेवरल बीटल्स विल सीट ऑन द सेम स्क्वायर, सेवरल बीटल विल सीट ऑन द सेम स्क्वायर, सो एंड नन ऑन द अदर्स, और बाकी कहीं पे भी नहीं बैठे होंगे और कुछ सेम स्क्वायर्स में बैठेंगे। फाइंड द मिनिमल नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ फ्री स्क्वायर। तो वो जो 9 ब्लैक स्क्वायर फ्री रह जाएंगे वो आप मिनिमम नंबर ऑफ फ्री स्क्वायर्स बता सकते हो कि वो 9 होंगे। सो क्लासिक सा क्वेश्चन है। बोलो बच्चों, ये वाला चमका के किसी को? इज दिस अंडरस्टूड? काम की बातें करोगे चैट में तो बच्चों इस सेशन का प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी बच्चे लाइव होंगे वो बहुत सिंसियर होंगे आईक्यूएम को लेकर के, बहुत पागलपन और जुनून सवार होगा उनके अंदर, और वो जुनून और पागलपन ही चाहिए, वो पागलपन और जुनून हमारे अंदर भी सवार है, इसलिए सेशन लेके आए हैं, और वो पागलपन जुनून आपके अंदर भी सवार होना चाहिए। समय ज्यादा है नहीं, कंपटीशन आपको खतरनाक पता ही है कि कैसा है, और आईक्यूएम एग्जाम को आप कहीं पे भी पता करेंगे या पूछेंगे या देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जेई से भी टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है इसको। मतलब इट्स नॉट वेरी इजी यार। मतलब जेई में, जेई मेंस में आप देखोगे तो 3 घंटे में 75 सवाल करने हैं, यहाँ पे 3 घंटे में 30 सवाल करने हैं। इसके बाद की बात तो बात करना भी बेकार है। अगर हम आरएमओ और इनमो की बात करें, आरएमओ में 3 घंटे में 6 सवाल करने हैं, इनमो में 4 घंटे में 6 सवाल करने हैं, तो अपन लेवल ऑफ टफनेस समझ सकते हैं। बट अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इन 7-8 दिनों में लास्ट के कि अपन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें और प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, काम की बातें ज्यादा हो। सो बेसिकली हाँ, समवन इज सेइंग कि पीएचपी, हाँ तो कह सकते हैं ना, पीएचपी इज बेसिकली व्हाट, इट इज कॉमन सेंस। पीएचपी इज नथिंग, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज ए कॉमन सेंस। तो हाँ, ये जो 9 आंसर आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है पीएचपी से भी बोल सकते हैं, बट बहुत सिंपल प्रॉब्लम था इसलिए 2 मार्कर में रखा गया। हालांकि इसका सोचना जो है वो तो 5 मार्कर कैटेगरी का है कि कौन सी कॉलम या रो या कौन से स्क्वायर्स को कलर करें कि ऐसा ऑब्जर्वेशन आए। बट स्टिल बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं आजकल, आईक्यूएम पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28। इसका आंसर बच्चों लिख देता हूं मैं, आंसर आ जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों, ये भी काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक 9/7 का रेक्टेंगल है, इज टाइल्ड विथ टाइल्स of 2 types shown in the picture below. The tiles are composed by 3 respectively 4 unit square and the L shaped. This can be rotated repeatedly with 90 degree. तो बेसिकली एक तो L शेप की टाइल है और एक 2x2 का स्क्वायर है। फिर कह रहा है कि let n greater than 0 be the number of the 2x2 tiles which can be used in such a tiling. Find the sum of all values of n. तो कह रहा है कि अगर उस 9/7 के रेक्टेंगल को टाइल करने में अगर हम इन 2 कैटेगरी की टाइल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं तो कितने तरीकों से आप इसको यूज कर सकते हो 2x2 के स्क्वायर को, मतलब 2x2 का स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस 9/7 के रेक्टेंगल में, उसका सम अपन को निकालना है। सम ऑफ यू हैव गॉट द आंसर, बट अगेन इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, नाइस प्रॉब्लम, लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व इट। अब देखिए बच्चों, टोटल 9/7 के रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा भाई? टोटल स्क्वायर्स अगर काउंट करें 9 × 7 63 स्क्वायर्स हैं, है ना। यहां पे जो एक एल शेप का फिगर है इसमें इसका कितना एरिया है? इसका एरिया है 3, और ये जो 2x2 का स्क्वायर है इसका एरिया कितना है? 4। तो अगर अपन एरिया में डिवाइड कर दें पूरे क्वेश्चन को तो देखिएगा क्या होगा कि ये हमारा 9/7 का रेक्टेंगल है। मैंने क्या करा, मान लिया कि लेट नंबर ऑफ एल शेप बी x एंड नंबर ऑफ 2x2 स्क्वायर बी वाई। ये मैंने मान लिया कि एल शेप के जो काउंट है, जो एल शेप की टाइल है वो x है और 2x2 का स्क्वायर है वो y है। तो अगर मैं यहां पे इस तरीके से कलरिंग करता हूं इस 9/7 के रेक्टेंगल की, कि मैंने यहां पे देखिए ब्लैक कलर कर दिया इस तरीके से, एक को छोड़ के एक, हर रो में एक को छोड़ के एक, मतलब मैंने ऑल्टरनेट ब्लैक कलर कर दिया रो में भी कॉलम में भी। तो मेरे पास ब्लैक कलर कितने हो जा रहे हैं देखिए, 5 5 5 5 5 कितने हो जा रहे हैं देखिए, नहीं 5 × 4 20 ब्लैक कलर हो रहे हैं मेरे पास, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि x + y हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20? नंबर ऑफ एल शेप फिगर है, नंबर ऑफ 2x2 स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। क्यों?
क्योंकि आप कोई सा भी रैंडम इसमें आप एल शेप का टाइल डालो या 2x2 का स्क्वायर का टाइल डालो, आप एटमोस्ट एक ही स्क्वायर कवर कर पाओगे ब्लैक वाला। यू विल कवर एटमोस्ट वन ब्लैक स्क्वायर ओनली। नो, आप जैसे आप एल शेप की टाइलिंग कर लो, आपने माना कि भाई मैं तो ऐसी एल शेप की टाइलिंग करूंगा सर, कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो कितना आप कवर कर पा रहे हो ब्लैक स्क्वायर को? एक। आप बोलो कि सर मैं तो 2x2 की टाइलिंग करूंगा, कर लो, ये 2x2 की टाइलिंग कर ली आपने, कितना आप एटमोस्ट ब्लैक स्क्वायर कितना कवर कर पा रहे हो? एक। चमक रहा है आपको? कोई भी आपकी मर्जी, आप कोई से भी टाइलिंग 3x3 की उठा लो, जहां पे आपकी इच्छा हो, आप यहां पे कर लो 3x3 की टाइलिंग, 3x3 की टाइलिंग कर लो या 4x4 की 2x2 की टाइलिंग कर लो। मैंने कहा ना, जो इसका थॉट प्रोसेस है ना कि कौन सा स्क्वायर कलर करे, वो 5 मार्क का है, लेकिन फिर सॉल्व करना मतलब आंसर तो फिर आ जाएगा ना, 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। आंसर निकालना इज नॉट इंपॉर्टेंट बच्चों, बट वो कलाकारी सोचना कि यार क्या कलरिंग की जाए कि एग्जैक्टली वो सेट हो वहां पे, वो तो भाई साहब 5 मार्कर से भी ऊपर है, वो सोचना 5 मार्कर से भी ऊपर है। तो देखिए मैंने जैसे ही कलरिंग करी तो ये टाइल एटमोस्ट एक टाइल उठा पा रही है और ये वाली भी एटमोस्ट एक उठा पा रही है। तो अगर मैं नंबर ऑफ एल शेप टाइल को x ले लूं, नंबर ऑफ 2x2 स्क्वायर को y ले लूं, तो मैं ये बोल सकता हूं 100% की x प्लस वाई हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। दूसरी बात, अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट 3x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60। ठीक है। और एरिया का जो मैं बात कर रहा था आपसे बिगिनिंग में ही, कि जो एरिया होगा टोटल एरिया, वो इस एल शेप में अगर मैंने x टाइल्स लिए, एल शेप की x टाइल लिए और एक एल शेप की टाइल का एरिया 3 है, तो टोटल 3x, और उसी तरह से मैंने 2x2 स्क्वायर का एरिया, मैंने 2x2 की स्क्वायर की y टाइल्स उठाई है और एक 2x2 के स्क्वायर का 4 एरिया होता है, तो टोटल एरिया 4y। इट शुड बी इक्वल टू, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों कंप्लीटली इस 9x7 रेक्टेंगल को टाइल कर देनी चाहिए, एक भी उसका स्क्वायर खाली नहीं रहना चाहिए, तो कंप्लीटली टाइलिंग करनी है। तो यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है ये 63 के बराबर आना चाहिए। टाइल 9x7 रेक्टेंगल का एरिया है 6 9 से ये होता ना 7 9 से 63, सही है। तो इट हैज टू बी इक्वल टू दिस। अब ये यहां से मैं देखिए थोड़ी सी इक्वेशन क्रिएट कर लेता हूं। यहां से मैं y को ऐसा बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू 63 माइनस 3x प्लस 3y। ठीक है, y 63 माइनस 3x प्लस 3y। इस 4y में से एक y को यहीं रखा और 3x प्लस 3y को RHS में भेज दिया बच्चों। उससे क्या पता चल रहा है कि अगर आप 3x प्लस 3y की मिनिमम वैल्यू, अगर आपको y की मैक्सिमम चाहिए ना, y की मैक्सिमम वो कब आएगी पता है? 3x प्लस 3y की मिनिमम पे। आप चाहते हो कि ये चीज मैक्सिमाइज हो, मतलब 63 से जो घट रहा है वो जितना कम घटेगा उतना ही तो ये नंबर मैक्सिमम होगा, राइट? 63 में से जो घट रहा है, जो कम हो रहा है, वो जितना कम होगा ओवरऑल ये नंबर उतना ही तो बढ़ेगा। तो अगर मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन ने क्या पूछा है, y अपन ने माना है 2x2 स्क्वायर, और वो y के बारे में तो जानना चाह रहा है कि कितने तरीके से यू कैन डू दिस। तो मतलब 2x2 का स्क्वायर कितना यूज कर सकते हो, उन सबका सम बताना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी वी नो विच इज 60, इसकी मिनिमम वैल्यू 60 डाल दें तो y की मैक्सिमम वैल्यू विल गेट 3, y इज लेस देन और इक्वल्स टू 3। बच्चों ये है कलाकारी, ये है इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ 2x2 स्क्वायर कैन बी एट मोस्ट 3। नो, अब होंगे कितने एग्जैक्टली ये भी पता लगाया जा सकता है बच्चों। कैसे? क्योंकि ये जो इक्वेशन देख पा रहे हो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 63, अगर आप इसको mod 3 पे चेक करते हो तो ये चीज पूरी तरह 3 से डिविजिबल है, ये चीज पूरी तरह 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब दिस 4y शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। It means y has to be divisible by 3. So from this I can say that y is congruous to 0 mod 3 also. Y should be congruous to 0 mod 3 and y is less than or equals to 3. So there are only two possibilities for y, that is y can be 0 or y can be 3. चमका बच्चों? y can be 0 और y can be 3. सो हमारा जो n का वैल्यू आ जाएगा 0 प्लस 3, वो 3 आ जाएगा। क्वेश्चन में ये बोला था ना कि लेट द वैल्यू ऑफ दिस इज n, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, सो आंसर इज 3। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? प्लीज टेल मी, इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? उड़ाने के बच्चों?
ओके चलो बच्चों, लेट्स हैव ए स्मॉल ब्रेक नाउ। ओके, काफी बच्चों का उड़ान आ गया है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक गाइस, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। कीप द स्पिरिट हाई बच्चों, लगे रहो, करते रहो संघर्ष। एक 1/3 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन डन। नाउ विल टेक ए स्मॉल ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, विल स्टार्ट अगेन एंड देन विल हैव अ 3 marker problem. Again Aditya sir will continue from problem 21 to problem 30. From problem 31 to problem 40 I'll come, and then again we'll have a 15 minute break and then we'll do the 5 markers. Okay, आप लोग को एक काम दे करके जा रहा हूं मैं आप लोगों को फ्री नहीं छोड़ना है मुझे। तो इस ब्रेक में भी आप लोगों के पास एक काम है बच्चों, वो काम है आपके सामने। इस ब्रेक में बच्चों आप लोगों को क्या करना रहेगा कि ये जो 4 सवाल है, आप लोग पहले तो आराम से थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पीजिए, वॉशरूम जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स होइए और कुछ खाइए पिए, और थोड़ा सा रिलैक्स होने के बाद सिर्फ 2-3 मिनट में रिलैक्स होना है, ज़्यादा भी नहीं। उसके बाद ये मैंने 4 सवाल दिए, हर एक क्वेश्चन को 3 मिनट दोगे तो 12 मिनट में इन 4 सवालों को ट्राई कर सकते हो। ये ट्राई करके रखो, उसके बाद 15 मिनट में विल अगेन कंटिन्यू। ओके आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यार ये तो गलत बात है यार, अन्याय है हमारे साथ, अत्याचार हो रहा है कुछ नहीं बच्चों, 7 दिन का संघर्ष, 7 दिन के बाद फिर आनंद ही आनंद। तो लेट्स हैव ए स्मॉल ब्रेक ऑफ 15 मिनट्स, we'll start the time now and then we'll continue. It's what is the exact time right now? 4:32. So we'll start at 4:47. All right, chalo।
चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. विल कंटिन्यू विद द 3 मार्कर्स. ब्रेक 15 मिनट का ही था. ये ब्रेक टाइम क्वेश्चंस के आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन इन द पिन्ड कमेंट्स. ठीक है, तो ये वीडियो तो विल बी अवेलेबल टिल IOQM एंड बियॉन्ड. तो टुमारो जिनने भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, यू कैन क्रॉस चेक योर आंसर्स इन द पिन्ड कमेंट्स. देयर विल बी 4 more questions in the next break. ठीक है, तो one more standard guideline for the next few questions that I'll be discussing. First thing, if you are among the category of students who are watching this workshop for the first time, or watching these viewing these questions for the first time, did not have access to the PDF which was provided few days in advance, so then obviously you won't be able to solve these questions in the tiny time that we are providing. जैसे for the 3 marker questions 45 seconds will be provided to read and understand the question or recollect what you might have done during your time of solving the question. In case you are seeing these questions for the first time, then what you should do is skip every alternate question. Try to solve question number 22 from the PDF. You can download the PDF right now itself, and then when I am solving question 22, you can come back and then view question 22, if that's fine. How to go and get the PDF of all the questions that are being discussed today is by searching Allen IOQM marathon. ठीक है, द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो चुका है. एकदम टॉप रिजल्ट में यू विल फाइंड अ लिंक. व्हेन यू क्लिक ऑन इट, एक रजिस्ट्रेशन का विंडो आएगा. In that registration window, just you'll be asked 3 basic questions, and then you will be redirected to a page where the PDF of combinatorics questions and the PDF for algebra questions both are available. Okay, so you can go ahead and take a look at the questions that are going to be discussed in the future, which is in the next coming minutes also. Okay, so back to the question in hand. Anshul, Yogesh and Sunil, 3 people are listening to 4 different songs. Okay, and they discuss which ones they like. No song is liked by all 3. So in this particular questions there are 8 different types of songs. Of course there are 4 songs, but these 4 songs can be part of 8 different possibilities. One is that they are liked by all 3 of Anshul, Yogesh and Sunil. It could be possible that few songs are liked by only Anshul and Yogesh, or by Anshul and Sunil, or Yogesh and Sunil. When I mention Anshul Yogesh, I mean that the song is not liked by Sunil. Similarly, a song could be liked by only Anshul, only Yogesh, or only Sunil. There is also one more possibility, which is that the song is liked by none of the boys. Okay. We are being told that no song is liked by all 3, so this scenario is never possible. Whereas each of the 3 pairs of boys, Anshul Yogesh, Anshul Sunil, Yogesh Sunil, all these appear at least once for each song, for a song, and it is up to us to decide whether we want the 4th possibility to be among these 3 or among these 4. So there are 2 cases that you need to analyze in this question, and the answer is very sensitive to your casework making or your solving, because we expect the answer to be a power of 2 plus 4. So in case you even mess up a little bit, you won't get a power of 2 plus 4, and you will be stuck thinking that the question might be wrong and you should move ahead. Most of the time you should do that. If you find that you are not getting the answer after many tries, then just simply skip the question, move ahead to the solution, or move ahead to a different question. See, case 1, the 4th kind of song could be among these 4 cases, that we have one song that is liked by Anshul and Yogesh, one song that is liked by Anshul and Sunil, one song that is liked by Yogesh and Sunil, and the 4th song is liked by either one of Anshul, Yogesh
or Sunil or none. So if we apply multiplication principle for case 1, then there is a choice, there is a fourfold choice to select what the fourth kind of song is going to be like. So I'll take a 4 for that. And then the remaining, all these song types can be arranged into the song index, song 1, song 2, song 3, song 4 in 4 factorial ways. Hopefully this is clear. See, after we have selected what the types of the songs are going to be, we need to distribute those types into the songs itself so that we can get all the total possibilities. Case 2 will be that the fourth song is one among these, and that scenario is what like might be confusing, that why do we actually need to consider that as a separate case in itself. One second. Case 2 is that one song is AY, one song is AS, one song is YS, and the remaining song is either, one second, either AY, AS or YS. So यहाँ पे हो क्या जाता है, there is a duplicity in the type of the song. So either AY could have happened twice, AS could have happened twice, or YS could have happened twice. So this becomes as though we are trying to arrange the letters of the word A, B, C. If you can see, either one of AY, AS and YS have appeared twice in the type of the song. Hence, there are two identical types that need to be arranged into the song. So the answer to this becomes 4 factorial by 2 factorial after we have decided which one of these appears twice. So that happens in 3C1 ways, 3C1. So if you calculate this, this will be 96, and if you calculate this, this will be 3 times 12, which is 36. 96 plus 36, the value of 2 to the power k plus 4 is going to look like 96 plus 36, and that is 132. 132 is 4 plus 128, so k becomes 7. Hopefully this was clear. Let's move on to the next question. यहाँ पे you have 40 seconds to recollect what you might have done in question 22 if you were solving it alongside the live session. The number of positive integral solutions, okay, we cannot allow either one of x, y, z to be 0, and they must be integral, of x plus y plus z equal to 20. Now here the start of this question requires beggar's method. And I'll give you a brief idea how to go about processing beggar's method. Every question beyond this point, I'll be directly using the general result. Okay, so yeah, 5 more seconds. Okay, the beggar's method goes as follows. If you have 20 identical coins, okay, I don't have time to draw 20 coins, I'll just mention some random number of coins over here, and let's just agree that these are 20 coins. Among these 20 coins, you can see that between these coins there will be 20 minus 1 gaps, 19 gaps available. So if there are 19 gaps available between these coins, then I can choose any 2 of these gaps and put a partition over there. So I'll try to use a different color. If I put 2 partitions like this, then what I've effectively done is, the first group has 3 coins, the second group has 2 coins, and the remaining group have over here 15 coins. In this way, if I make 20 minus 1 C, 3 minus 1 selections of these partitions, I can get 19C2, which is 171. These are the total number of ways in which I can distribute the positive integer 20 over x, y and z.
Hopefully this is clear. Those who know Beggar's method know that this is a direct application of Beggar's method. 20 minus 1, see 3 minus 1, where each and every beggar gets at least one coin. Here, by the choice of such a partition selection, we can ensure that every beggar has got a single coin at least, and every one of these variables x, y and z are greater than equal to 1. They are positive integers. But this question is a further development, requires a further development over the basic Beggar's method. What you need to see over here is that if we have x greater than y greater than z, then basically what we have is x not equal to y not equal to z. Instead of going over this question thinking as though you can take the value of x to be 1, and then for y you will use values greater than 1, and for z greater than the value of y, or vice versa. For example, if you take the value of x to be 15 and then you will restrict y to be less than 15 and z to be less than 15, that will take a lot of time to process, because the answer for this is not going to be a very tiny number. There are 3 different possibilities for just general numbers x, y and z. Okay, if I have x, y and z, 3 integers. If we just look at the symmetries that are available for these integers, you will realize that you could have that all equal, you could have 2 equal and 1 unalike. And the third scenario is all unequal, or all pairwise distinct. These are the 3 scenarios for 3 integers. For 4 integers, you can have many more scenarios. For 4 integers, regularly you might have done such kind of analysis. A, B, C, D is one possibility. A, B, C is one possibility. A, B, B is one possibility. And then A, B is one possibility, and all alike, A. These are the different ways you can get for 4 different integers or 4 different variables that are there. So for 3 integers, these are the possibilities. All of them together make up this 171. And what we are really interested in are the cases where all x, y, z are distinct. If all x, y, z are distinct, then I can arrange them in a descending order. Once I know that the variables that I have are distinct, it's very easy to arrange them in ascending order, and all you have to do is divide by 6 for that. I'll demonstrate why. Over here, we have 0 cases where all x, y, z are equal. See, if we have x plus y plus z equal to 171, sorry, x plus y plus z equal to 20, all of x and y and z being equal leads to 20 upon 3, which is not an integer. So we have no cases available for all equal in this particular scenario, for the sum being 20. For the scenario where 2 equal and 1 unalike, we have to solve for 2x plus z is equal to 20. Yahan pe if you can see, you could put the value of x to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All the way up till 9, all these values of x are valid values, and for z you will correspondingly get positive integer values. So there are going to be total 9 solutions where x and y are equal. There will be 9 more solutions when x and z are equal. There will be 9 more solutions where y and z are equal. So in total, there are 9 times 3 solutions. For example, I'll just demonstrate over here. 1, 1, 18 is a solution in x, y and z. Of course, this is not satisfying x greater than y greater than z, because x and y are equal. Similarly, 1, 18, 1 is also a solution. 18, 1, 1 is also a solution. So every solution where x equal to y not equal to z, there is a corresponding solution for x equal to z not equal to y, and y equal to z not equal to x. That's why I'm multiplying by 3 over here. 9 times 3 is 27, and 27 is what I'll subtract out of 171. When I subtract 27 out of 171, I get 144. 144 is the total count of all unequal. Now it's very important that I put a
partition over here. If all are unequal in 144 ways, that means they are the 6 cases that I present over here. For example, 5, 7 and 8. 5, 7 and 8 could appear in 6 different permutations. 5, 8, 7, 7, 5, 8, 7, 8, 5 and 8, 5, 7, 8, 7, 5. These are the 6 different permutations that are possible for the numbers 5, 7, 8, and only one of them satisfies x greater than y greater than z. That is this last one. 8 is greater than 7, greater than 5. For every 6 permutations, there is a single one that is an acceptable solution. Hence, now that I have a number that is divisible by 144, I'll divide that by 6 to get 24, and that is our answer. 24 is the number of positive integral solutions that satisfy this linear equation given the condition that x greater than y greater than z. If that's fine, I'll move on to the next question. Now, those who are doing alternate questions, you can take time off the screen, you can try solving question 24 and come back when we are discussing 24. If you have already solved 23, then let's go over the method to do this problem. Okay, you have 30 seconds to go over the question and recollect what you might have done. There are 11 vertices or 11 people sitting on a circle. We want to figure out the number of ways to select 3 people such that no 2 of them are consecutive. Now this is not a problem of circular symmetry. This requires you to consider that the people are sitting in absolute positions, and in that circle with absolute positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You want to select people who are non-consecutive. For example, I can select this person and this person. This is one way to have done this selection. So how many total ways will be there to do this is the question. So let's start. For these kind of questions where you need to select vertices from a polygon, effectively it's a polygon question where you are asked to select vertices, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. These are the 11 positions where the people are sitting. What I could do is I could go and select the first person. I could just go and select this person mandatorily. Out of the remaining people, I cannot choose the people that are sitting adjacent to the first person. Now I am left with 8 different people from whom I have to choose 3 people. So I have converted a circularly symmetric problem down to a choice of 8 people. Among these 8 people, I need to select 2 people who are not consecutive. So recall, we have done a similar kind of question in the previous 2 marker round. If you have 8 people, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, what you can do is you can do 8C2 and then realize that you might have chosen adjacent people. From that subtract the 7 cases where you might have chosen adjacent people. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. The total 7 cases where you might have selected adjacent students which need to be removed. So 8C2 over here evaluates down to 4 times 7, 28 minus 7, which is 21. There is another way you could have done this where you just have 6 people, 1, 2, 3, 4, 5, 6 who are not selected, and out of these you realize that there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gaps. So this is the gap method. You have 6 people who are not selected, you already have the selected people. Okay? You can insert these selected people into the gaps that are formed between and around these rejected people. That is directly 7C2. Okay? And 7C2 is also coincidentally 21. So 21 was the base to select the next 2 people. Now we'll exploit the symmetry that is actually existing in this problem, which is that any one of these people who have been selected could have been the first person. See, ways to select person 1 was 11 because there were 11 people available.
Further, I am multiplying by 21 ways to find P2 and P3. And I have chosen P2 and P3 in a non-ordered manner or unordered manner, because I didn't care about which person was being chosen first. So what could happen now is that, let's say I have chosen these three people after having chosen this person as person 1. It just so could have happened that this person could also have been person 1. This person could also have been person 1. So these three people, and for that matter, all triplets of three people have been selected 3 times. And that is what we need to divide by to get back to unique cases being counted. So the answer becomes 11 times 21 divided by 3, which is 77. Okay, I'll just repeat one more time. There are multiple methods how to do this question. I'm just choosing this one over here to demonstrate a scenario where you can do multi-counting and then correct for that. First person could have been chosen in 11 ways. Out of the remaining 8 people that are eligible to be chosen now, can be selected in 21 ways, but any such triplet can themselves have been chosen in 3 different manners, and hence that 3 different multiplicity must be corrected by dividing by a 3. Alright, let's move on to the next question. You have 40 odd seconds to think about this question. Okay, I'll start highlighting the important aspects in this question. There are 10 identical balls, so these are our coins. Whenever you have a large number of identical items present in the question, usually they are placeholders for coins, and they need to be distributed in 5 different boxes. So these are our beggars. And then because we are labeling them as A, B, C, D, E, 5 distinct letters, they become distinct entities over which the identical entities must be distributed, hence they become the beggars. If X is the number of ways this can be done, if no 2 adjacent boxes remain empty. This is the twist on the regular beggars method. If we have 5 different boxes, out of which no 2 adjacent box must be empty. That means question हमको allow कर रहा है कि we can have 1 box empty or 2 boxes empty or 3 boxes empty. All of that is fine, as long as we don't have 2 consecutive boxes empty. So that this box and this box both can't be empty, while the others are filled with the remaining 10 identical balls. So I'll erase this. So there are 4 cases that we can like split this problem into. Case 1, no box is empty. See, if no box is empty, then the question is straightforward, beggars method distribution of 10 coins into 5 beggars. So 10 coins, 5 beggars, at least 1 condition. At least 1 per beggar, and straightforward we get 9C4 as the answer. 9C4, if you calculate, you get 9 times 8 times 7 times 6 divided by 24. So 2. This becomes 126. The second scenario over here, case 2, is 1 empty box. If a single box is empty, then remember we have A, B, C, D, E as the boxes that are being kept adjacent. So there is a linkage between each box and its neighbor, and the links are like this. If A is empty,
B cannot be empty, C, D, E cannot be empty, and so on. So there are 5 options for us to declare an empty box. The answer to this part will straight away become 10 coins distributing to 4 beggars, and one among the 5 boxes is going to remain empty. So 5 times 9C3, which becomes 5 times 9 times 8 times 7 divided by 6. We get 4 and 3, 20 times 21, so 420. Next, case 2 done. Case 3, 2 empty boxes. So among these A, B, C, D, the way you could choose 2 empty boxes is again the same as the problem we had done few questions back. We want to select 2 out of 5 objects such that both are not adjacent. So straightforward, the choice of this kind could be settled by doing 4C2. If you recall why 4C2, then put a thumbs up in the chat. If you don't know how 4C2, I could just solve this in another way. You could do 5C2, choose any 2, and then subtract the 4 possibilities that actually happen to be adjacent boxes. Alright. From this, either one of these results, which both are 6 only, we multiply 9C2 because there are 3 beggars and each beggar must get at least 1 coin. This evaluates to 6 times, 9 times 4 is 36, 6 times 36 is 216, and then the 4th case, case number 4, 3 empty, and this is the final case. If I have 3 empty boxes, then they can only be distributed in this manner. All A, B, A, C and E, these 3 must be the empty box. If A, C and E are empty, only B and D must be having coins in them or identical balls in them, and that happens to be in 1 times 9C 1 ways. You can actually count this by hand. You have 10 identical balls. B and D are integers that are greater than 0, 1, 9, 2, 8 and so on, all the way up till 9, 1. 9 cases are possible. So once you add these 4 numbers, 420, 126, 216 and 9, I'll just skip the math a little bit and write the final answer as 771. Alright, you can calculate this on your own. The final result will be 771, and the question asks us to find this weird result x upon 9 ka greatest integer function. So the greatest integer function just cares about the number before the decimal point if the number is positive. So 771 divided by 9, by simple long division you can write that it's 85 point something. So the answer becomes 85. Right. I hope there is no problem over here. You can split the question into multiple cases and solve each case in a very simple manner, and then you are done. Okay, this 25th question is a question that is usually used in the discussion of combinatorics relevant to JEE Advanced, which doesn't mean it's not relevant to IOQM. It is relevant. Here we require the number of solutions to this particular equation where x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 all are among these 3 options. Find the number of solutions x and sum the squares of the digits of x. There is a disagreement in the final answer that people are getting in the chat. Find the sum of squares of digits of x over here. Okay, we'll start with the solution to this question. x1, x2, x3, x4 equal to y1, y2, y3, y4. This is the product between 4 different variables. Let's assume that this product is actually capital A. x1, x2, x3, x4 equal to y1, y2, y3, y4 equal to, let's say, A. Now there are 3 possible values of A, and that becomes our cases. Those becomes our cases. Case 1 is capital A equal to 0, and this is the simplest case to actually solve for.
if A is 0, then either one of x1, x2, x3, x4 must be 0. So if you use multiplication principle and figure out how many different ways you could choose x1, x2, x3, x4, that comes out to be 3 times 3 times 3 times 3. These are the unrestricted ways to choose xi's. Okay, I'll just put xi's as short for all the x1, x2, x3, x4, which is the same for all the y's also. But if we want that the product becomes 0, either one of them has to be 0. So from these I'll remove the case where the x1, x2, x3, x4 are chosen from xi belongs to the set minus 1, 1. If all of the x1, x2, x3, x4 are 1 or minus 1, then that would imply that the product could not be 0, and those cases must be removed. Hence, what we need to solve for is 3 to the power 4 minus 2 to the power 4, or 81 minus 16. Now, because of the symmetry of this problem, y's are also, the number of ways you can choose y's such that either one of them is 0 is still 65. And from here, the result for case 1, I'll use a different color pen to demonstrate it, ways will be in 65 square ways. So 65 square becomes 4225. You could calculate this on your own. There are two different cases that need to be considered on top of this. Case 2, A is equal to 1. Now if A is equal to 1, then none of x1, x2, x3, x4 must be 0. So you might be quick to the solution in assuming that if none of them is 0, then we already know that there are 16 ways. But no, 16 is not the ways in which you can get 1 as the product. What you want is the number of 1s in the product must themselves be even. So the number of 1s could be 0 or 4C 0. You choose 0 out of the 4 numbers to be a 1. You add that to the number of ways where 2 of the numbers could be 1. You add that to the number of ways all of them could be 1. So I am choosing which among these 4 is going to be a 1, and the ones which I am not choosing are going to become minus 1. So how many ever times minus 1 appears in the product determines whether the answer is going to be a negative value or a positive value. So 4C0 plus 4C2 plus 4C4 is actually just 2 to the power 4 divided by 2. Even if you add them up, you will get the value as 8. So there are 8 possible ways where this product could have been 1. Similarly, there are 8 possible ways where this product of y's could be a 1. So I'll directly write the solution to the case 2 as 8 times 8, which is 64. Symmetrically, case number 3, capital A equal to minus 1. The number of ways you will be able to do that in is 4C1 plus 4C3. The number of times 1, or by symmetry minus 1, could have appeared in the product must be an odd number of times, must be odd. So case 3 gives us the final answer, 4 plus 4, 8 times 8 equal to 64. So if you add up 4, 2, 2, 5, 64 and 64, you get 4, 2, 2, 5, 128, 3, 5, 3, 4. So now this is a very large number, but the sum of squares of the digits of this number is surprisingly small. It becomes 16 plus 9 plus 25 plus 9 equal to 59. Is that fine? Some of you are asking, why do we do 65 square? That's because if you understood how we got 65 over here, 65 was the number of ways where either one of x1, x2, x3, x4 was 0. 65 still the number of ways one of these could have become 0. Since
a solution of 8 integers requires the choice of all 8, we'll multiply the possibilities of both of these scenarios. And the multiplication gives us 65 square, which is 4225. Fine. The final answer is 59. We'll move on to the next question. What is the maximum number of bishops that can be placed on an 8 cross 6 chessboard such that each diagonal contains no more than one bishop? Basically, we want a no attack scenario between the bishops. What I'll do is, I'll not wait for the timer to elapse over here. I'll simply start drawing the 8 cross 6 chessboard and we can continue our discussion. Okay, here is our 8 cross 6 chessboard. If you have thought hard on this problem, you might have either come to the conclusion that the answer is either 13, 12 or 10. Those who have got the answer as 10 will definitely have this as their solution. All of this top row becomes bishops and 4 rows in the bottom, they become bishops. And you are correct, you can get 10 in that way. But the answer is not 10, the answer is 12. The way to get the answer 12 by just trial and error is that you can place the bishops on the left side and the right side. So there are 6 available squares on the left and right, and if you place the bishops over there, then you will get the final answer. But you could not, you will not have the confidence that that is the final answer because there are 13 diagonals that are available in total. If you notice, I'll just try to make a checkerboard out of this quickly. Okay, hardly 24 squares to be made into a checkerboard. Now what happens over here is that if I use a highlighter, you will notice that if I am careful in choosing my direction in which I am making these slanting lines, there are 7 diagonals that I can count, correct? If I place a bishop in each and every one of these diagonals, I can be assured of the fact that I am going to get no attacks, sorry, that's a wrong statement. I could be under the impression that I will be able to get away with 2 bishops lying on the same diagonal. But if I make the diagonals in a different direction, for example, I use left slanted diagonals, you can see the total count of these diagonals drops down to 6. If you notice, if there are only 6 diagonals to be chosen in one way of analysis and 7 diagonals to be chosen in another way of analysis, then it is only possible to place 6 bishops in total. Because if you notice, this is diagonal number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. I can't place more than 6 bishops on the black squares. And symmetrically, I can't place more than 6 bishops on the white squares. Hence, I will only be able to place at max 12 bishops over here. I hope this was clear. The solution to this problem will be that you place a bishop over here, another bishop here, another bishop here, a bishop over here, here and here. Now for the white squares, none of the white square bishops are going to attack a black square bishop. They are not going to be on the same diagonal. Hence, they could be placed according to the white squares. So you could have a bishop over here, another here and another here. And for this position, you could have a bishop right here also. You have flexibility in where you place the bishops. These white bishops are not going to attack any of the left side bishops, if that's fine. So the final answer to this question is 12, and we can move on to the next question. Okay, 27th question.
here we have an inequality to deal with. So I'll give you guys some time to think about this. Chalo, let's start with the question. The number of ways of choosing triplets x, y, z, where z among x and y is larger than either two of them, is that we can again convert this question into a generalized statement. If z is equal to n, then x comma y belongs to the set 1 comma 2 comma 3 dot 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 all the way up till n. Instead of starting the choice by considering a value of x and y, and then for those x and y we select the value of z, that is also a way to start doing this question. But if we fix the value of z, then the options for x and y are restricted to this specific set, and the total number of ways x and y can be chosen is x comma y can be chosen in n square ways, because each and every value is independent for the selection of x and y. So you can just multiply n with n and get n square. Now z itself could have been 1, 2, 3, 4 all the way up till n. So the final total number of solutions from here would be 1 square plus 2 square plus 3 square dot 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 all the way up till n square. Now there is a general formula for this question, for this particular expression, and that is n into n plus 1 into 2n plus 1. Now this will be used in the questions that we are doing in algebra also, because summation of series where you are doing sum of perfect squares, first n perfect squares, this is a well known result and something that you will find in the NCERT also. If you look for it, it is there somewhere in the extra knowledge boxes. N into n plus 1 into 2n plus 1 for our question over here with 15, when n is equal to 15, we get 15 times 16 times 31, because 15 times 2 plus 1 is 31, divided by 6 gives the value of x. X upon 31 is the answer. X upon 31 is equal to 40. Okay, so you might realize that all the 3 marker questions and 5 marker questions simply and eventually the 5 marker questions will simply require a critical breakthrough in the question, after which the calculation is usually very easy. The calculation rarely becomes very lengthy or complicated. It all depends on the way you look at the question. For the next question, again this will require a little bit of calculation, but you can reduce the number of calculation, the amount of calculation by following a proper algorithm in looking for the word calcu. Okay. Calculus is not a 5-letter word, but you are using letters of the word calculus to make 5-letter words and then arranging them in a dictionary order, and we want to find the position of the word calcu. Okay, starting with the question, see, the general way to start doing such kinds of questions is to follow the algorithm, where first you will arrange the letters of the word calculus itself in a dictionary order, hence getting the first word in the dictionary. A is the lexicographical smallest letter in the list, then followed by 2 C's, then 2 L's,
then there are two U's, no, there are two S followed by two U's. Followed by two U's. So the first words in this dictionary are going to start with the letter A, and all of them must be rejected. So the process to find the word calcu will go through rejecting all the possibilities that happen before it. The words that start with A require 4 more digits to be fixed. And if you recall a few questions back, I had given you the different possibilities for 4-letter words or 4 options being there. Either all could be distinct, A, B, C, D. Either 2 of them could be equal, A, B, there could be 2 of a kind and the remaining could be distinct. There could be 2 of 2 kinds, A, B, B. There could be 3 of a kind, A, B, or there could be all of a kind. These are the 5 possibilities that you should always be aware of, or at least have the ability to list out during the exam. For these 5 options, we don't have the possibility for such a scenario happening. We cannot have 3 L's or 3 U's or 3 C's available to be put in these 4 slots. Neither is this possible. Also, for each of these scenarios, we'll have to figure out the total number of ways they happen. So over here, we have to fill the remaining 4 boxes with 2 C's, 2 L's, 1 S, 2 U's. If we take a scenario A, B, C, D, where all these letters are going to be distinct, then this will straightforward be in 4 factorial number of ways. Because we have 4 distinct letters available over here, they need to be arranged in a row, and that becomes 4 factorial. If we take 2 identical and the remaining unidentical or distinct from the first 2 letters, this is going to be found in the following manner. We will choose which among C, L or U appears twice. So that will happen in 3 C1 ways. To that we will multiply. The remaining position needs to be filled with either one of L, S or U. If 2 C's have been chosen, then L, S and U, among them 2 need to be chosen. So 3C2, and these 4 letters A, B, C must be arranged in 4 positions in 4 factorial by 2 factorial ways. I hope this is clear. The third possibility over here is going to be A, B, B. So this will be solved by figuring out which of C, L and U will appear twice. So that will be done in 3C2 ways multiplied by arranging the 2 A's and 2 B's in a row. So that will be in 4 factorial by 2 factorial, 2 factorial ways. So the first one is 24 ways. Second one will be 9 times 12, which is 108 ways. And finally 6 times 3 is 18 ways. So these are the cumulative count of all the words that start with the letter A. Now the next few words in this list in the dictionary order is going to start with C, and that is actually favorable for us. The word calcu starts with C, hence we can cancel out a C in this list and then proceed to fill the next word to be the first word available in this list, which is A. CA is there in our word calcu. So we'll cancel out A also in this list because A also has found its correct position. Now once I place the letter C over here, we are having a problem because calcu does not have CAC in it. Hence the next 2 letters need to be figured out. That can happen in either both equal or both unequal kind of ways. If both are equal, then this can happen in 2 ways. If both are unequal, this can happen in 3C2 times 2 factorial ways. Or if you are a little bit more knowledgeable, you will understand 3P2. I need to choose 2 out of these 3 available possibilities, L, S and U, and then also arrange them. Both of these give us the same value, which is 6. Now finally C has been rejected. What we are left with is CAL.
Now after CAL, the remaining possibilities are CALC, CALC is correct. CALC is correct. For the last position, I have the option to choose L, S and U, and once I place L, I reject it. CALC S is rejected, and CALCU is finally the target word that we were searching for, and we have reached it. So if we add up all these numbers that we have counted so far, 24 plus 108 plus 18 plus 2 plus 6 plus 6 plus 3. If we add all of this up, then unit digit is 1, carry over 3, 1 plus 2 plus 1 becomes 6, and then simply 1. So 161 is the final answer. 161 is the position of the word calcu in the list that are made from 5-letter words of calculus. The final answer then will be the sum of digits of n, which is 8. Alright, let's move on to the next question. This question is really one of my favorite questions. So I'll give you guys 37 seconds to go through this. Okay, for this question, I'll start with the explanation, or at least the question, I'll try to break it down into simpler parts. There is a set made of n numbers, of which we are making subsets, and those subsets are being used to calculate a alternating sum. So for example, if we have the subset 1, 2, 4, 6, 9, then its alternating sum will be 9 minus 6 plus 4 minus 2 plus 1, and that is 6. What is the sum of the digits? So there is a typo in this question. Find the sum of the digits of sums of all such alternative sums of n. See, if you read the question as it is, as it has been mentioned over here, then it makes no sense, because you will get lot of answers. What you need to do is you need to find the sum of digits of the sum of all the alternating sums. So what is an alternating sum? That has been defined over here. How exactly can we sum up all these alternating sums in the time available in the exam? The trick over here is that you need to realize that for n equal to 12, the subsets can be divided into two types. Subset that contain and other category is subsets that don't contain. So if 12 is part of the subset, then the ways are going to be 2 to the power 11. Similarly, if the subset doesn't contain 12, the number of ways this is going to happen is 2 to the power 11 minus 1, because the empty subset is really not mentioned over here, what can be done with it. So if we just take the most logical step to proceed with the empty set, it would be that since it contains no elements, its alternating sum is 0 by default. Alright, so the subsets that contain 12 will have an evaluation. For example, I'll give you an example. Let's just consider that 1, 2, 4, 6, 9 subset has 12 inside it also. So 12, 9, 6, 4, 2, 1. Let's assume this is our candidate subset that contains 12. There is another subset 9, 6, 4, 2, 1 that does not contain 12. These are corresponding subsets by the idea that one of them contains 12 and the other is identical to the other one but does not contain 12. The alternating sum
for this one will look like 12 plus 9 minus 6 plus, sorry, 12 plus, this will look like 12 minus 9 plus 6 minus 4 plus 2 minus 1, and the alternating sum over here on the right will look like 9 minus 6 plus 4 minus 2 minus 1, sorry, plus 1. What has happened by the inclusion of 12 in the LHS is that all the signs in front of all these numbers have flipped. Now if I add these two results, I can just cancel off plus 9 and minus 9, I can cancel off plus 6 and minus 6, minus 4 and plus 4, plus 2 and minus 2, minus 1 and 1. This also handles the discrepancy of the empty set. For the set that contains only 12, on the RHS the corresponding set will be the empty set. So the alternating sums for both of these will also add up to 12, because 12 is the only number that is left over. So for all these 2 to the power 11 cases, when we add the corresponding alternating sum of the subsets that don't contain 12, we get 12 for each result, and then we just multiply it with 2 to the power 11. So the final answer, or the value of just before doing the final sum of digits, we get 2 to the power 11 times 12, which is 2048 times 12, and this evaluates to 12 times 4 is, I'll just use the final answer, 24576, and the sum of digits over here is 24. Let's move on to the next question. Okay, now this question really requires a lot of thinking. What is the key aspect of this question that needs to be exploited? You can read through this question and we'll start discussion after 30 seconds. Okay, so there are 6 scientists. The key quantities that need to be highlighted over here are that there are 6 scientists working on a secret project, and the scenario is such that they don't trust each other, but they trust a democratic setup where if 3 scientists are available, then consensus can be established and they will be trusting each other enough that they can open the locker, whatever it might contain. They wish to lock up documents in a cabinet so that the cabinet can only be opened when 3 or more scientists are present. So that means 2 scientists must not be able to open the locker. What what these scientists come up with is that they'll have a locker, they'll put multiple locks on the locker, and they'll have multiple keys for corresponding to each lock, and each of the scientists will be carrying a key. What will end up happening is that since there are 6 scientists, there are 6 C2 pairs of scientists. If a pair of scientists approaches this locker, they must not be able to open this locker with the collection of their keys. So this actually tells us that there must be at least one lock which is unopenable, by a pair of scientists. So corresponding to every pair there must be at least one lock. That means all these locks being distinct amounts to a total count of greater than or equal to 15.
there must be 15 locks available in total, such that these scientists can, any pair of scientists could not open the safe. So I'll demonstrate this by naming the scientists A, B, C, D. If I have scientist pair AB, AC, AD, AE, AF, further I have scientist pairs BC, BD, BE and BF, CD, CE, CF, DE, DF and EF. This is the exhaustive list of all scientist pairs. Corresponding to AB, there is a lock that is unopenable by both A and B. Corresponding to AC, there is a lock that is unopenable by AC. Now, if you look at this scenario, you will notice that apart from all these first 5 locks, all the remaining 10 locks are openable by A, because I have not put a initial A in front of them, right? So A will have 10 keys that corresponds to the final 10 locks. Similarly, if we are calculating for B, B will have keys for all these locks, AC lock, AD lock, AE lock, AF lock. Along with that, all of CD, CE, CF, DE, DF, EF. All these blue arrow combinations will be openable by B. Hence, each and every one of A, B, C and D will have 10 keys each. There must be at least 15 locks, and if there are exactly 15 locks, then each of those scientists will have 10 keys each that can open these corresponding locks, or they can't open the corresponding locks where I have put their initials. Hence the answer to this question becomes 15 is M, 10 is N, 25. Hope this was interesting. We'll do few more questions of this kind when we start with the 5 marker questions. I'll hand over the session to Rajat sir. You can go through the solution for this for a while, and then Rajat sir's session will start. हाँ भाई बच्चों, तो सही चल रहा है सब? थक गए होंगे, राइट? मगर थकना मना है भाई। अभी 6 तारीख तक थकना बिल्कुल मना है, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अभी तो डट के लगे रहो बच्चों। अभी तो 5 मार्कर बच रहे हैं। अगर यहीं पे हालत ख़राब हो जाएगी तो 5 मार्कर में क्या होगा? चलो वापस से अपने अंदर ऊर्जा एकत्रित करो, ताकत भरो, एंड देन लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 31। देखिए, इसको भी आप पढ़िए। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल नाउ, क्योंकि क्वेश्चन 14 अगर आपको याद हो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था, ऑब्ट्यूस एंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। चूंकि क्वेश्चन 14 में मैंने उसका लॉजिक बता दिया था, आप लोगों को वापस देख लेना उसको। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय थ्रोइंग ए डाइस विद फेसेस मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 थ्राइस, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट कैन बी फाउंड। तो देखो बच्चों क्या हो रहा है सीन, कि हमने वो तो देख ही लिया था कि भाई 2a हैज टू बी ग्रेटर देन b, तो b जो है वो 2a से छोटा हो, पहली बात। और ये भी हमने देख लिया था कि b जो है वो √2a से बड़ा हो। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हमने कर रखे थे, राइट, ऑब्ट्यूस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अब तो कुछ भी नहीं बच्चों, छोटा सा केस वर्क है। केस वर्क क्या है कि आपका b 2a से छोटा चाहिए और √2a से बड़ा चाहिए। अब आप एक बार a का वैल्यू 1 ले लो। जब आप a को 1 लेते हो तो b आपका कहाँ लाई करेगा? √2 यानी कि 1.414 से 2 के बीच में। कोई भी इंटीग्रल वैल्यू नहीं आ रही, a का वैल्यू 2 ले लो तो 2.8 और ये कितना हो जाएगा 4, तो b कितना आ सकता है यहाँ से 3। तो
तो यहां से बच्चों एक पेयर आ जाएगा 2 2 3 का, 2 2 3, इसको साइड में रख देते हैं, ए को 3 ले लेते हैं, तो कितना आएगा बच्चों 3 इंटू 1.4 इज आई थिंक 4 पॉइंट समथिंग, 4.2 मान लें एक बार के लिए, और ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे भी बच्चों एक इंटीजर आ रहा है, बी का वैल्यू 5, तो यहाँ से एक और सोल्यूशन मिलेगा 3 3 5। फिर ए का वैल्यू 4 डाल के देख लेते हैं, 4 पे बच्चों क्या हो जाएगा, ये 5 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 8 से छोटा, तो बी के पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, 6 और 7, बट 7 तो लेंगे नहीं, 7 लेंगे नहीं क्योंकि 7 तो अलाउड ही नहीं है ना, क्योंकि जो मैक्सिमम आ सकता है वो 1 2 3 4 5 6 ही आ सकता है, 7 नहीं लेंगे अपन, राइट, 7 को वी विल रिजेक्ट। सो फाइनली वी हैव दिस पेयर्स, क्या आएंगे 4 4 और बी आया 6। ये 3 पेयर्स हैं, लेकिन अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाएगा तो इसका आंसर 3 होगा क्या, इसका आंसर 3 होगा क्या बच्चों, इसका आंसर 3 नहीं होगा, इसका आंसर होगा बच्चों 9, क्योंकि आपको टोटल केसेस काउंट करने पड़ेंगे ना, 2 2 3 के कितने ट्रायंगल बनेंगे, 2 2 3 के 3 ट्रायंगल बनेंगे ना, बेसिकली 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही इसके लिए भी बनेंगे और ऐसे ही उसके लिए भी बनेंगे, तो टोटल 9 ट्रायंगल्स बनेंगे। अगर क्वेश्चन देखिए बच्चों, स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी होती है कि नॉन कॉन्ग्रुएंट ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल, वहां पे वो वर्ड ये लगा लेता नॉन कॉन्ग्रुएंट ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो कहानी बदल जाती, तो आंसर इसका 3 होता। बट चूंकि इट इज आस्किंग अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो फिर तो हमें सारे बताने पड़ेंगे उसको, राइट। सो द आंसर विल बी 0 9। नेक्स्ट, इसका आंसर लिख देते हैं बच्चों 0 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए इसको आप लोग। An integer is called snake like if its decimal representation satisfy ai less than ai plus 1 if I is odd and ai greater than ai plus 1 if I is even. Let the number of snake like integers between 1000 and 9999. Basically 4 digit के numbers we have to find, and the digits has to be distinct, obviously दिख ही रहा है, क्योंकि हर नंबर अलग अलग हो रहा है। Then having 4 distinct digits k, तो find sum of digits of k, तो ठीक है वो तो आ जाएगा। अब अपन लॉजिक समझते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को देखिए, एक तो क्या है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि IOQM इज मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन, राइट, कैलकुलेशन से ज्यादा ऑब्जर्वेशन मैटर करती है। तो यहाँ पे अपन एक बड़े नंबर का एक छोटा सा केस ले लेते हैं, 4 डिजिट्स अपन अपनी मर्जी से डिस्टिंक्ट डिजिट्स अज्यूम करके देख लेते हैं, और इसको मैं ना 2 कैटेगरी में बांट देता हूं। 2 कैटेगरी क्या कि एक तो अगर डिजिट 0 इन्वॉल्व है पूरे गेम में, अगर डिजिट 0 है इन्वॉल्व तो उसको अलग काउंट करेंगे, और अगर 0 नहीं है तो अलग काउंट कर लेंगे। तो इफ 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 क्या है, पूरा गेम बदल देता है बच्चों, तो 0 को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है। अब चूंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो अपन मैं एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई एक रैंडम सा नंबर ले लेता हूं। मान लेते हैं मैंने ले लिया 3 4 7 9, मान लो मैंने वो बहुत ही रैंडम सा एक नंबर ले लिया 3 4 7 9। मेरा इस 4 डिजिट से कितने पॉसिबल केसेस बनाया जा सकता है, उससे मुझे मतलब है, जो कि स्नेक लाइक होंगे। ये 4 डिजिट्स मैंने लिए, इन 4 डिजिट से मैं कितने नंबर्स क्रिएट कर सकता हूं, मेरा ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो इंग्लिश में है उसको मैं हिंदी में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। वो ये कह रहा है कि जो अगर आई ऑड है तो ai शुड बी लेस देन ai प्लस 1। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं कि जो पहला डिजिट है, फर्स्ट डिजिट, वो दूसरे डिजिट मतलब सेकेंड डिजिट से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैंने पहला डिजिट 3 ले लिया, तो मैं दूसरा डिजिट एक बार के लिए मान लो 7 ले लिया। पहला डिजिट दूसरे से छोटा होना चाहिए, दूसरा डिजिट तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तो मैंने तीसरा डिजिट यहां पे फिर 4 ले लूंगा, और तीसरा डिजिट चौथे डिजिट से छोटा होना चाहिए। जो ऑड डिजिट है वो उसके अगले डिजिट से छोटा होना चाहिए, जो इवन डिजिट है वो उसके अगले डिजिट से बड़ा होना चाहिए। तो
फर्स्ट डिजिट सेकंड से छोटा, सेकंड डिजिट थर्ड से बड़ा, एंड थर्ड डिजिट शुड बी लेसर देन द फाइनल डिजिट, फोर्थ डिजिट. सो 3749 इज वन ऑफ द केस. ये एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है. और केसेस देखें, अगर मैंने फर्स्ट में 3 को ही फिक्स कर रखा है तो सेकंड में अगर मैं 9 को लिया हूं, पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तीसरा चौथे से छोटा, तीसरा डिजिट चौथे से छोटा. अब 3 वाले केसेस आई थिंक यही खत्म हो जाएंगे. मान लेते मैंने यहाँ पे 4 रख दिया एक बार के लिए, तो 4 के बाद मैंने मान लीजिए यहाँ पे 7 रख दिया. पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तीसरा चौथे से छोटा. तो 9 आ जाएगा. और देखो अगर 4 रखे हैं और यहाँ पे 9 ले लें, पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा और तीसरा चौथे से छोटा. ठीक है. और देखें 4 तो बना लिया अपन ने, और देख लें बन जाए तो बन जाएंगे. मान लो पहला 7 ले लें, तो पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा और तीसरा चौथे से छोटा. ये देखो 7 9 3 4. तो बच्चों कितने केसेस बनते हुए दिख रहे हैं आपको? कोई भी एक रैंडम 4 डिजिट्स का सिलेक्शन जब आप कर रहे हो जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, कोई भी एक रैंडम 4 डिजिट का सिलेक्शन जब आप कर रहे हो जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो एक सिलेक्शन के 5 केसेस बनाए जा पा रहे हैं. 5 केसेस से ज्यादा आप नहीं बना सकते हो. देख लो आप, तो किसी भी एक सिलेक्शन के 5 केसेस बन रहे हैं, तो हमारे टोटल सिलेक्शन कितने हो सकते हैं? कोई भी 4 डिजिट्स जिसमें आपको 0 इंक्लूड नहीं करना है, तो कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो? 9 में से आप 4 डिजिट्स को सेलेक्ट कर लो और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो. इसको कैलकुलेट कर लो आप. 5 इंटू 9 C4 कर लो. ये आपका केस 1 हो गया जब 0 आप गेम में रख ही नहीं रहे हो. लेकिन मान लीजिए अगर केस वो वाला ले लेते हैं, ये वाला पहला केस. दूसरा केस, इफ 0 इज इंक्लूडेड. अगर 0 इंक्लूड कर रहे हो, इसको भी मैं एक एग्जांपल से ही बता देता हूं. मान लीजिए मैंने कोई नंबर ले लिया, लेट सपोज 0. ऑब्वियसली सबसे छोटा 0 ही रहेगा. उसके बाद मैंने मान लिया 2, एक 5 और एक मान लीजिए 7 ले लिया, या 9 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, वो अपनी चॉइस है. तो अब क्या क्या पॉसिबल नंबर बन सकते हैं? ऑब्वियसली 4 डिजिट का नंबर बनेगा तो 0 तो रखना नहीं आगे. तो हम सबसे पहले मान लीजिए 2 रख देते हैं. 2 रखा, अगर अपन ने सबसे छोटा डिजिट अगर मतलब 2 रखा, तो 2 के जस्ट बाद वाला डिजिट कैसा होना चाहिए? ऊपर भी देख रहे हो आप, 2 से जस्ट बाद वाला डिजिट उससे बड़ा होना चाहिए. मान लीजिए एक बार के लिए मैंने 5 रखा, फिर इसके बाद वाला डिजिट इससे छोटा होना चाहिए. पहला डिजिट दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तीसरा चौथे से छोटा. 2509 इज वन ऑफ द केस. फिर आप ले लीजिए 2 ही रखते हैं, तो पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तीसरा चौथे से छोटा. 2 केसेस तो दिख गए. और केसेस देख लेते हैं, अगर बन जाए तो बढ़िया है. अगर मैं 5 ले लूं पहला, तो पहला दूसरे से छोटा चाहिए मुझे, तो यानी कि मुझे 9 ही लेना पड़ेगा. दूसरा तीसरे से बड़ा चाहिए, तो मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूं. और ये तीसरा चौथे से छोटा चाहिए मुझे. पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा, तीसरा चौथे से छोटा. इसके अलावा देख लो और कोई केस बन रहा है क्या? इसके अलावा और कोई केस नहीं बन रहा है बच्चों. तो इसके टोटल कितने केसेस बन रहे हैं बच्चों? 3. तो 3 इंटू, अब चूंकि एक डिजिट तो ऑलरेडी हमने फिक्स कर ही रखा है ना, एक डिजिट तो वी हैव ऑलरेडी चूजन, 0 तो है ही. 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया है, तो बच्चे में 3, तो 9 से 3 कर देंगे. इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे. ऐड कर दो इन दोनों को, इन दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा. कुछ चमका गया बच्चों? आया किसी को समझ में? अगर इसी क्वेश्चन को करने का अपन अगर काउंटर काउंटिंग से कैलकुलेशन देखें कि अगर अपन टोटल केसेस काउंट कर लें, उनमें से वो वाले केसेस काउंट कर लेंगे जिसमें 0 लीडिंग डिजिट होगा, तो भी आपका आंसर आ सकता है. मैं आपको एक फटाफट से उसका भी बता देता हूं तरीका. मेथड 2 आप इसको समझ लें कि अगर आपने टोटल, आप मान लीजिए कि 0 भी है, मतलब 0 0 सब काउंट कर लिया अपन ने, तो 4 डिजिट्स को चुनना है 10 डिजिट्स में से. तो 10C4 तरीके से अपन ने 4 डिजिट्स को चुन लिया. और 4 डिजिट्स को चुनने के बाद एक डिजिट के, मतलब उन 4 डिजिट्स के अरेंजमेंट, स्नेक लाइक अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं? 5 ही हो सकते हैं. भले 0 आ गया कोई मतलब नहीं, उससे क्या हो गया?
मतलब आप इसको जनरलाइज कर लो ना, x1 लेस देन x2 लेस देन x3 लेस देन x4 ले लो, तो आप उसको फिर इन्हीं 5 तरीकों से 1 2 3 4 5 तरीकों से ही तो आप उनको अरेंज कर पा रहे होंगे स्नेक लाइक की फॉर्म में, राइट। तो 5 तरीकों से आप इसको अरेंज कर दोगे, 5 × 10⁻⁴ तरीकों से टोटल काउंट हो गया। इसमें वो वाले नंबर भी काउंट हो गए जब 0 आगे है, बट मैं नहीं चाहता साहब 0 आगे हो, तो मैं उनको माइनस करूंगा। माइनस करने के लिए वो वाले केसेस काउंट कर लेते हैं जब 0 आगे है। तो मान लीजिए 0 फिक्स हो चुका है, मान लीजिए 0 फिक्स हो चुका है, यहां पे 0 फिक्स हो चुका है। अब हमें स्नेक लाइक नंबर बनाना है। मान लीजिए मैंने यहां पे 3 नंबर रख दिए रैंडम से, मैंने मान लीजिए A B C ले लिया, तो 0 A B C इस तरीके से मतलब मैंने इस तरीके से अजम्पशन कर लिया कि 0 इज लेस देन A लेस देन B लेस देन C। अब मैं देखता हूं इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है बच्चों, क्योंकि देखिए आपको दोनों तरह की काउंटिंग आनी चाहिए कि अगर आपको काउंटर काउंटिंग करनी पड़े, टोटल में से केसेस उड़ाने पड़े, तो वो भी आपको आना चाहिए। देखिए मैंने ये ABC इस ऑर्डर में ले लिया है, तो मैं चाहता हूं कि पहला डिजिट दूसरे से छोटा हो, दूसरा तीसरे से बड़ा हो, तीसरा चौथे से छोटा हो। तो इस सिचुएशन में क्या केस बन सकता है बच्चों, इस सिचुएशन में क्या केस बन सकता है कि पहला दूसरे से छोटा, दूसरा तीसरे से बड़ा और तीसरा चौथे से छोटा। एक तो ये केस बन सकता है 0 B A C। इसके अलावा स्वैप हो सकते हैं, मतलब यहां पे B की जगह C आ जाए और वहां पे B चला जाए, यहां पे C आ जाए और यहां पे B चला जाए, यहां पे A ही रहे। तो ये 3 केस, मतलब ये 2 केस ही बन सकते हैं बच्चों इसमें, तो कि C A B और B A C, इन दोनों केसेस के अलावा और कोई तीसरा केस नहीं है जो क्वेश्चन की स्नेक लाइक इंटीजर्स बनाने की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो। तो यानी कि ये 2 केसेस है, और इसमें भी अपन ने 0 फिक्स कर ही रखा है। तो यानी कि आप क्या करोगे, इस बार 9C3 करोगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी कैलकुलेट कर लोगे और उसको कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। कैलकुलेट करके आप चेक कर लें, आंसर मैच कर लें, आंसर मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया सबको, अगर क्लियर हो गया तो उड़ान लिख दीजिए फटाफट, राइट डाउन उड़ान, कम ऑन फास्ट। बच्चों मैंने आपको पहले भी कहा कि स्पैमिंग करोगे आपका भी टाइम खराब होगा, दूसरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपनी क्लासेस छोड़ के बैठे हैं, जिनको पता है कि IOQM आने वाला है 7 दिन में, पूरी ताकत लगानी है, उनका भी वक्त खराब होगा। डोंट स्पैम। आप काम की बात लिखोगे तो हम जरूर जवाब देंगे, स्पैमिंग करोगे तो कोई मतलब नहीं उसका, हम लोग कोई उसका जवाब नहीं दे पाएंगे बच्चों। यस, देखिए सो मेनी उड़ान्स आर देयर। अगर बैन है तो बैन बता दें, मैं वापस समझा दूंगा, कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो। बट 2 तरीके बता दिए, 2 तरीके में तो कोई एक तरीका चमक गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, 30 volunteers are distributed to 3 polling booths. Each booth must have at least 1 and all must have different number of volunteers allotted. Let the number of ways of allotting volunteers is here, और ये सब निकालना है। तो there are total 30 volunteers and we have to distribute them to 3 polling booths. 3 polling booths में 30 volunteers को भेजना है। तो मान लेते हैं पोलिंग बूथ A में X वॉलंटियर गए, पोलिंग बूथ B में Y वॉलंटियर गए, पोलिंग बूथ C में Z वॉलंटियर गए। तो कुल मिला के X प्लस Y प्लस Z, दिस हैज टू बी 30। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि ईच बूथ मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एंड ऑल मस्ट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। तो सब में एटलीस्ट एक वॉलंटियर जाए और सब में डिस्टिंक्ट वॉलंटियर्स भी जाएं। इसका मतलब यह है कि all of this X, Y and Z should be greater than or equals to 1 and X should not be equals to Y, should not be equals to Z. ये चमका आपको, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद वापिस से देखो, ये वही काउंटिंग का ही सवाल है, बेगर्स एंड कॉइन का सवाल है, अपन इजीली इसको कर सकते हैं। पहले तो टोटल केसेस बता दो बच्चों कितने आएंगे, टोटल कितना आ जाएंगे। सबको एटलीस्ट एक तो देना ही है। वापिस से ये क्वेश्चन क्या बन गया, वी हैव टू फाइंड दी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 30 के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। उसके लिए वी हैव ए फॉर्मूला n-1 CR-1, सो 30 - 1 C3-1 विच इज 29 C2। ये कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो केसेस हमें अवॉइड करने हैं, क्योंकि इसमें तो वो वाले केसेस काउंट हो गए ना जिसमें x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड भी हो रहा हो, या
कोई दो आपस में इक्वल हो रहे हो तो लेट्स काउंट दोस, ठीक है, उनको काउंट करना शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर उनको काउंट करना है अपन को तो अपन एक केस तो वो वाला ले लेते हैं जब x इक्वल्स वाई इक्वल्स जेड इक्वल्स 10 हो, तीनों में 10 10 10 चले गए, ये हमें काउंट नहीं करना है, इसको उड़ा देना है अपन को टोटल में से। दूसरा केस कि x और y दोनों किसी k के बराबर हो और जो z है वो 30 माइनस 2k के बराबर हो जाए, ऐसा ही होगा क्योंकि तीनों का सम तो 30 ही मेंटेन करना है। अगर बूथ ए और बूथ बी में के वॉलंटियर्स चले गए तो बूथ सी में कितने वॉलंटियर्स जाएंगे, 30 माइनस 2k। Now obviously all these volunteers has to be greater than 1, so this k is greater than 1 and this 30 minus 2k should also be greater than 1. 30 minus 2k should be greater than or equals to 1. So from here you will get k is less than or equals to 29 by 2, 14.5. And k has to be an integer, so k has to be less than or equals to 14, right? So अब ये जो k लेस देन और इक्वल टू 14 है ना बच्चों, इसमें एक ये वाला केस काउंट हो गया ऑलरेडी, ऊपर अपन ने काउंट कर लिया है जब k इक्वल टू 10 हो, k इक्वल टू 10 वाला केस ऑलरेडी काउंट हो चुका है। सो k जो है वो 1 2 अप टू 9 फिर 11 फिर 12 फिर 13 फिर 14, सो देयर आर टोटल 13 ways, there are total 13 ways you can calculate this value of, you can find the value of k। ये 13 ये वाले केसेस हो गए, अब टोटल में से उड़ा दो, चमक गया आप लोगों को बच्चों तरीका। x इक्वल्स टू वाई के हो जाए और अच्छा वो ग्रुप भी तो चुन लो, कौन से दो, भाई आपको ये भी तो चुनना पड़ेगा ना कि कौन से तीन जो ये पोलिंग बूथ्स हैं उनमें से कौन से दो पोलिंग बूथ्स में सेम नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जाएंगे, तो वो 3C2 से चुन लेंगे, वो तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। सो 3C2 से आपने वो चुना कि कौन से पोलिंग बूथ में दो सेम नंबर ऑफ वॉलंटियर्स जाएंगे, वो आता है 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 29C2 निकाल लेना, उसमें से एक तो ये 1 माइनस कर देना और उसमें से 13 इंटू 3 39 माइनस कर देना, इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आएगा। 39 कहां से आ रहा है, 13 इंटू 3 करने से आ रहा है। चमक गया, सबको क्लियर है? नेक्स्ट पे चलें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ो इसके बारे में या मैं ही आपको बता देता हूं। देखो कहना क्या चाहता है, समय बहुत बीतता जा रहा है, समय ज्यादा नहीं है, 5 मार्कर पे भी बहुत ताकत लगानी है। तो क्वेश्चन क्या है मैं समझाता हूं, सुनना ध्यान से। अ फार्मर्स रेक्टेंगुलर फील्ड इज पार्टीशन 2 by 2 ग्रिड ऑफ 4 रेक्टेंगुलर सेक्शन आर शोन इन द फिगर। अब वो ऐसा कह रहा है कि हर एक सेक्शन में फार्मर जो है ना वो प्लांटेशन करेगा कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन और पोटेटोज का, ये 4 तरह के उसको क्रॉप उसको लगाने हैं। द फार्मर डज नॉट वांट टू ग्रो कॉर्न एंड व्हीट इन एनी 2 सेक्शंस दैट शेयर अ बॉर्डर। मतलब क्या बोल रहा है, उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि वो कॉर्न और व्हीट, अपन लिख देते हैं क्या क्या नहीं आने चाहिए एक साथ, कॉर्न और व्हीट ये एक साथ नहीं आने चाहिए। फिर उसने आगे बोला है कि डज नॉट वांट टू ग्रो सोयाबीन्स इन पोटैटोस इन एनी 2 सेक्शन दैट शेयर अ बॉर्डर। तो सोयाबीन और पोटैटो ये भी एक साथ नहीं आने चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। ठीक है, अपन को चमक गया। फिर इन हाउ मेनी वेज कैन द फार्मर चूज क्रॉप्स टू प्लांट इन ईच ऑफ द 4 सेक्शंस ऑफ द फील्ड। देखिए अपन समझते हैं, मान लीजिए जो पहला पार्टीशन है, मान लीजिए उसने यहाँ पे पोटैटो लगा दिया, इसको अपन है ना केस वर्क से कर लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। हम एक केस ये बना लेते हैं कि मान लीजिए ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे मान लीजिए ये पोर्शन ये 1 है, ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 3 है और ये पोर्शन 4 है। ठीक है, पोर्शन 1, पोर्शन 2, पोर्शन 3, पोर्शन 4। तो मैंने मान लीजिए कि पोर्शन 2 और पोर्शन 3 में सेम क्रॉप है ना, पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3 हैव सेम क्रॉप। अब जो पहला पोर्शन P1 है उस पे अगर आपको क्रॉप लगानी है तो उसके कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं। P1 में क्रॉप लगाने के कितने तरीके हैं बच्चों, 4, क्योंकि आप चारों में से कोई सा भी चुन सकते हो। अच्छा, यहाँ पे रिपीटेशन के लिए मना नहीं कर रखा है,
कोई भी क्रॉप आजू बाजू में हो सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो हमने यहाँ पे P1 में मान लीजिए पोटैटो लगा दिया और P2 P3 में अपन अपनी चॉइस से लगाना शुरू करेंगे क्रॉप, और मान लीजिए वो दोनों सेम है। देखो P2 P3 में क्या क्या हो सकता है। मान लीजिए आपने P1 में P1 में आपने मान लीजिए कौन लगा दिया, तो P2 P3 इस वाले पर्टिकुलर केस में, इस वाले केस में P2 P3 में क्या हो सकता है, P2 P3 क्या क्या हो सकते हैं। P2 और P3 में दोनों में सेम क्रॉप चाहिए मुझे, और मैंने यहां पे पोटैटो लगा दिया, तो पोटैटो के साथ में क्या शेयर नहीं होगा, नहीं, मैंने वहां पे कॉर्न लगा दिया, कॉर्न के साथ में व्हीट एक साथ नहीं आना चाहिए, तो व्हीट छोड़ दो बच्चों, तो वहां पे पोटैटो आ सकता है, और कॉर्न आ सकता है, और सोयाबीन आ सकता है। ठीक है बच्चों, अगर वो दोनों में कौन कौन सी क्रॉप हो सकती है, उसके टोटल केसेस एक बार कैलकुलेट कर लो आप। मान लो आपने यहां पे अगर कॉर्न लगा दिया है, यहां पे कॉर्न लगा दिया है ना, तो यहां पे P2 और P3 में क्या नहीं आ सकता है, व्हीट नहीं आ सकता है। तो व्हीट नहीं आ सकता है तो क्या क्या आ सकता है, वो ये है, या तो PP CC SS आ सकता है, या फिर PC CP CS SC PS SP। ये तो वो केसेस हैं जब इन दोनों में डिस्टिंक्ट क्रॉप्स हों, ये वो केसेस है जब दोनों में सेम क्रॉप्स हों। तो मैंने केस 1 में ले लिया कि P2 और P3 में सेम क्रॉप है, तो मेरे टोटल तरीके हो जाएंगे बच्चों, पहला जो P1 है उसको भरने के 4 तरीके, फिर P2 P3 को भरने के 3 ही तरीके हैं। अगर मैंने यहाँ पे कौन रख दिया तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, या तो पोटैटो या फिर कौन या फिर सोया, बट व्हीट नहीं रख पाऊंगा। तो मेरे को P2 P3 के कंबाइंडली मेरे पास 3 तरीके हैं। अब यहां पे जब मैंने 3 तरीकों से मैंने यहां पे कोई भी क्रॉप लगा दी, मान लीजिए मैंने यहां पे मान लीजिए सोया लगा दिया, यहां पे भी सोयाबीन लगा दिया, यहां पे भी सोयाबीन लगा दिया, तो इस जगह पे मैं एक क्रॉप नहीं लगा पाऊंगा जो सोयाबीन के साथ फॉरबिडन है, जैसे उसने मना किया कि सोयाबीन के साथ पोटैटो नहीं होना चाहिए। तो यहां सोयाबीन है, यहां सोयाबीन है, तो यहां पोटैटो नहीं लगा पाऊंगा मैं। तो यहां पे अब मेरे पास फिर से 3 केसेस बन गए। इस पोर्शन 4 को फिल करने के मेरे पास 3 तरीके हैं, ये इंटू 3 कर दिया मैंने। तो ये कितना हो गया बच्चों, 3 9 9 4 36 तरीके से केस 1 आप खत्म कर सकते हो। केस 2 की बात करते हैं कि अगर पोर्शन 2 और पोर्शन 3 में सेम क्रॉप है, पोर्शन 2 एंड पोर्शन 3 हैव सेम क्रॉप, इसके कितने तरीके हो जाएंगे बच्चों। अगेन पहला पोर्शन 1, इसको तो फिल करने के अभी भी 4 ही तरीके हैं। इसको अगर पोर्शन 2 और पोर्शन 3 में सेम क्रॉप नहीं है, डिफरेंट क्रॉप है, तो फिर उसको फिल करने के 6 तरीके, या तो पोटैटो कॉर्न पोटैटो कॉर्न सोया कॉर्न, या पोटैटो सोया पोटैटो, ये हो सकते हैं। ये 6 तरीके हैं। तो ये 6 तरीके 4 इंटू 6 इंटू, अब बात आती है पोर्शन 4 की बच्चों। इस पोर्शन 4 में क्या हो सकता है ये समझना। मान लीजिए मैं एक रैंडम सा केस ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया कॉर्न, यहां पे ले लिया, यहां पे कॉर्न ले लिया, और यहां पे मैंने सोया ले लिया। तो कॉर्न के साथ भी एक बाउंड्री शेयर नहीं हो सकती, सोया के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं हो सकती। तो यहां पे एक्सेप्शन आ गया कि कॉर्न के साथ बाउंड्री व्हीट की शेयर नहीं हो सकती, तो व्हीट कैंसिल हो गया। सोया के साथ पोटैटो की बाउंड्री शेयर नहीं हो सकती, तो पोटैटो भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब यहां पे 2 क्रॉप कैंसिल हो गई है। पोर्शन नंबर 4 में 2 क्रॉप कैंसिल हो गई है, तो बची कितनी, 2 क्रॉप्स। 4 क्रॉप्स हैं, 2 क्रॉप्स बची P4 के पास से, यानी कि इसके पास 2 ही तरीके हैं क्रॉप लगाने के। ये कितना हो गया, 48। दोनों को जोड़ दो बच्चों, 36 प्लस 48 आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, किसी को कुछ समझ में आ पा रहा है या बिल्कुल बाउंसर जा रही है सारी बातें। इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन बच्चों। आप लोग स्पैमिंग करे जा रहे हो कंटिन्यूसली, क्या मतलब है, क्या होगा बच्चों उससे बताओ। ध्यान दो क्वेश्चंस पे, फोकस करो बच्चों। 7 दिन की बात है, उसके बाद करते रहेंगे मस्ती। अभी तो पूरी ताकत से प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दो।
चलिए, उड़ान आए काफ़ी बच्चों के बेटे, बहन भी आए, ठीक है, वो तो वापस से वीडियो रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा समझ में, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए बच्चों। 3 young brother sister pairs from different families need to take a trip in a van. These 6 children will occupy the second and third rows in the van, each of which has 3 seats. To avoid disruptions, siblings may not sit right next to each other in the same row, and no child may sit directly in front of his or her sibling. How many seating arrangements are possible for this trip? देखिए ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, बहुत ही क्लासिक सा सवाल है, और हम इसको सॉल्व भी बहुत क्लासिक अंदाज से करेंगे। देखिएगा ध्यान से कि मान ले वैन है, वैन की सेकंड रो थर्ड रो, टोटल 6 भाई बहन है, राइट, जिसमें से 3 सिबलिंग्स हैं, 3 रियल ब्रदर सिस्टर हैं। तो मैं उनको नाम दे देता हूं। मान लेते हैं कि जो रियल ब्रदर सिस्टर्स हैं वो A1 A2 हैं, फिर B1 B2 हैं और C1 C2 है। ये कुल मिला के अपने 6 लोग हैं। ओके, इन 6 लोगों को अपन को इस वैन में बिठाना है। कोई भी भाई उसकी बहन के साथ नहीं बैठे, बहन का लड़ाई हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, मारा कुटी हो जाएगी, तलवारें निकल जाएंगी। तो भाई बहन को एक साथ नहीं बिठाना है, आगे पीछे भी नहीं बिठाना है। मान लो अगर भाई आगे बैठा है या बहन आगे बैठी है, भाई पीछे बैठा है, तो वो उसको परेशान करता रहेगा। अपने को कोई केओस नहीं चाहिए, अपने को ऐसी व्यवस्था चाहिए कि कोई लड़ाई झगड़े ना हो और ये वैन आराम से प्रेम से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो हमें कोई कलेश नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कैसी सीटिंग अरेंजमेंट करें कि कोई भी भाई बहन आपस में ना बैठें, आगे पीछे भी ना बैठें। तो देखिए बच्चों, इसमें एक पहला ऑब्जर्वेशन तो ये, पहला ऑब्जर्वेशन क्लासिक सा ऑब्जर्वेशन तो ये कि अगर मैंने एक ही रो में अगर 2 भाई बहन को बिठा दिया, मान लीजिए मैंने A1 और A2 को एक ही रो में बिठा दिया, सिंगल रो में, बीच में मैं किसी को भी बिठा सकता हूं। मान लीजिए मैंने बीच में B1 को बिठा दिया, ठीक है, बीच में मैंने B1 को बिठा दिया, लेकिन मैंने एक ही रो में क्या कर दिया, एक ही रो में 2 भाई बहन को बिठा दिया। तो अब देखो सिचुएशन क्या होगी कि B1 के नीचे यहां पे B2 नहीं आ सकता, क्योंकि B1 B2 एक साथ नहीं आने चाहिए, और A1 और A2 की भी यही पोजीशन है कि वो दोनों एक्सट्रीम्स में बैठ सकते हैं, आजू बाजू तो बिठाना नहीं है। तो अगर मैं यहां पे B2 को नहीं बिठा सकता तो मुझे B2 को यहीं बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है C1 C2 के लिए, तो मेरे को C1 यहां और C2 यहां बिठाना पड़ेगा, या C2 इधर C1 इधर, बट फिर भी प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि C1 C2 रियल सिबलिंग्स है, एक साथ नहीं बैठ सकते। तो ये तो सिचुएशन खराब हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे, मस्त माराकुटी हो जाएगी वैन में, कोई मतलब नहीं, अपने को वो नहीं चाहिए। अब मान लीजिए आप बोलो कि नहीं सर B2 को यहां क्यों बिठा रहे हो, इधर बिठा दो। B2 को अगर आप यहां बिठा देते हो तो भी प्रॉब्लम वही आ रही ना, प्रॉब्लम चेंज तो ना हो रही है। C1 C2 को फिर यहीं बिठाना पड़ेगा, फिर से दोनों सिबलिंग्स एक साथ हो गए, तो समस्या का समाधान तो नहीं हुआ है ना बच्चों। तो यानी कि ये केस भी हमारे लिए कोई काम का नहीं, इसका मतलब हम ये काम नहीं कर सकते। दिस वर्क वी हैव टू अवॉइड। कोई भी सेम सिबलिंग एक रो में एक साथ नहीं बिठानी है। तो ये निश्चित हो चुका है, ये कंफर्म हो चुका है कि जो रो होगी उसमें हर सिबलिंग का एक एक व्यक्ति उठा के रख देना है अपन को। तो अपन ने रो 1, उसमें अपन ने मान लीजिए A1 B1 और C1 को बिठा दिया। A1 B1 C1 को बिठाने के ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल तरीके हैं, 6 तरीके से अपन इनको बिठा सकते हैं। अब इसके बाद रो 2 है बच्चों, इसमें अपन को बिठाना है A2 B2 C2 को। अब ये क्वेश्चन पता है क्या बन गया है, ये क्वेश्चन बन गया बच्चों डीरेंजमेंट का प्रॉब्लम। डीरेंजमेंट करना है हमें A1 के नीचे A2 नहीं लाना है, B1 के नीचे B2 नहीं लाना है, C1 के नीचे C2 नहीं लाना है। क्लासिक प्रॉब्लम ऑफ डीरेंजमेंट कि लेटर 1 एनवेलप A में ना जाए, लेटर 2 एनवेलप B में ना जाए, लेटर 3 एनवेलप C में ना जाए। कितने तरीके होते हैं? D3 तरीके। सो दिस इज D3 राइट। यहां पे आप A1 के नीचे A2 नहीं बिठा सकते, B1 के नीचे B2 नहीं बिठा सकते, C1 के नीचे C2 नहीं बिठा सकते, तो आपकी D2 तरीके से आप इनको अरेंज कर सकते हो। चमका क्या? अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी इसमें वापस से एक दिमाग लगाने वाली बात यह है कि आप A1 और B1 उनको स्वैप भी तो, A1 और A2 को स्वैप भी तो कर सकते हो। आपने फर्स्ट रो में A1 को ही क्यों बिठाया, वहां A2 को बिठा लेते। तो A1 और A2 की पोजीशनिंग को स्वैप कर सकते हो। B1 और B2 की पोजीशनिंग स्वैप हो सकती है, C1 और C2 की पोजीशनिंग स्वैप हो सकती है। कितने तरीकों से? 2 तरीके से।
A1 A2 टू तरीके से स्वैप हो जाएंगे। तो अपना जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 6 इंटू ये D2 क्यों होगा, D3 होगा ना, ये D3, 6 इंटू D3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि दो तरीके से A1 B1 A2 B2 और A3 B3 स्वैप हो जाएंगे। तो D3 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो 6 इंटू 2 इंटू 8, कैलकुलेट कर लो इसको, आंसर आ जाएगा। बोलो बच्चों, मजा आया, समझ में आया? C2 is C2 हाँ यस, C2 साउंड्स लाइक C2। चलो ये डन, उड़ाने बच्चों, उड़ाने उड़ाने उड़ाने, यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 36 की तरफ। क्वेश्चन 36 कहता है, लेट द नंबर ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 10 व्हिच डोंट कंटेन आइदर ऑफ द सबस्ट्रिंग्स 101 और 010 बी के फाइंड के बाई 2। तो हमें 10 लेंथ की n जो है 10 है ऐसी सबस्ट्रिंग क्रिएट करनी है जिसमें व्हिच डोंट कंटेन आइदर ऑफ द सबस्ट्रिंग्स 101 और 010 ना हो। अब ये कोर रिकरेंस रिलेशन का प्रॉब्लम है बच्चों, क्लासिक सा प्रॉब्लम है। इसको एक बार आप लोग, मैं चाहता हूं सोचो, थोड़ा सा टाइम ले लो इसके ऊपर, क्योंकि अब रिकरेंस के 2-3 सवाल करेंगे अपन, तो एक बार इस क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया लग जाएगा ना, तो आगे के क्वेश्चन आपको चमकेंगे। सो थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम, इट्स ए वेरी नाइस प्रॉब्लम। सोचा बच्चों किसी ने कुछ? देखिए अपन जनरलाइज करते हैं बच्चों इसको, ठीक है। मान लेते हैं कि देयर इज एन, मान लेते हैं an रिप्रेजेंट्स n लेंथ ऑफ वैलिड सीक्वेंस, ठीक है। लेट an रिप्रेजेंट्स वैलिड sequence of length n। मान लेते हैं कि an ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो बच्चों, क्लासिक सा ऑब्जर्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपने an-1 की बात करूं, अगर मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग है n लेंथ की, तो n-1 लेंथ की जो वैलिड स्ट्रिंग होगी, n-1 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग होगी, उसके आगे मैं क्या लगा सकता हूं बच्चों? फॉर n-1 लेंथ वैलिड स्ट्रिंग या वैलिड सीक्वेंस एंडिंग विथ 1, what I can do, I can append 1 in it। कोई n-1 लेंथ की वैलिड सीक्वेंस होगी जो 1 पे एंड हो रही होगी, उसके आगे मैं क्या लगा सकता हूं? सिर्फ 1 लगा सकता हूं, क्योंकि मैं 0 नहीं लगा सकता, क्योंकि 10 फॉरबिडन है। मतलब आप समझो बच्चों, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए जो n-1 लेंथ की वैलिड सीक्वेंस है, ये एक सेकेंड में थोड़ा और डिटेल में बताता हूं। मान लीजिए ये n-1 है और ये nth, ये n-1th ये है अल्फाबेट और ये nth है, n-1th नंबर है और nth नंबर है। बाइनरी स्ट्रिंग है तो 0 और 1 ही यूज करने, ये तो चमक ही गया। तो अगर n-1 लेंथ की स्ट्रिंग है जो कि 1 पे एंड हो रही है, n-1th उसका नंबर 1 है, तो nth नंबर पे मैं क्या लगा सकता हूं? सिर्फ 1 लगा सकता हूं, और कुछ नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि 1 के बाद अगर 0 लगा दूंगा तो गड़बड़ है बच्चों, 1 0 यहां पे फॉरबिडन है।
अगर मान लो 0 पे एंड हो रही है तो फिर मैं क्या लगा सकता हूं, 0 पे एंड हो रही है तो फिर मैं लगा सकता हूं 0 ही, 0 के बाद 1 नहीं लगा सकता, गड़बड़ हो जाएगी। 0 के बाद में 1 लगाते ही ये फॉरबिडन है बच्चों। तो फॉर एन n-1 length string of ending at 1 we can append 1, and if it is ending at 0 we can append 0. So there are a n-1 valid sequences, right? और अगर हम बात करते हैं कि n-2 वाले वैलिड सीक्वेंस की, तो उसके बाद अपन क्या क्या अपेंड कर सकते हैं फॉर n-2 वैलिड सीक्वेंस। तो हम अगर 1 के बाद की बात करें तो 1 के बाद हम 0 1 तो लगा नहीं सकते, 1 0 लगा सकते हैं क्या? 1 के बाद 1 0 लगा सकते हैं क्या? 1 के बाद 0 1 तो लगा नहीं सकते। 1 के बाद 1 1 लगा सकते हैं क्या? और 1 के बाद 0 0 लगा सकते हैं क्या? 1 0 1 तो मना कर रखा है उसने। 1 1 1 तो ऑलरेडी काउंट हो चुका है यहाँ पे 1 1 वाला। ये जो 1 के बाद 1 1 लगा रहे हैं ये तो ऑलरेडी मैंने n-1 में काउंट कर लिया है, तो इसको वापस से थोड़ा काउंट करेंगे। 0 0 लगा सकते हैं क्या? 0 0 भी क्यों लगाना है? क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको n-1 में काउंट कर लिया है, तो ये भी कैंसिल कर दो। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज 1 1 0। ये चमका गया बच्चों। अगर कोई भी n-2 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग है जो कि 1 पे एंड हो रही है, तो उसमें लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं आप सिर्फ 1 0 ही लगा सकते हो। 0 1 1 1 0 0 नहीं लगा सकते। 0 1 तो फॉरबिडन है और ये दोनों ऑलरेडी यहाँ पे काउंटेड है, तो बार बार काउंट तो ना करेंगे, ओवर काउंटिंग हो जाएगी। मान लीजिए कि उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि 0 पे एंड हो रही है, तो मैं आगे के 2 मतलब n-2 लेंथ की वैलिड स्ट्रिंग है जो कि 0 पे एंड हो रही है। देखिए बहुत सारी बातें बच्चों भी से बोल रहा हूं, जनरल क्लास होती तो मैं एक एक कहानी लिखा था, बट यहाँ पे ऑब्वियसली वी हैव टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, आप लोग जरूर अपने नोट्स में मेरी लैंग्वेज को अपनी भाषा में जरूर लिख लेना। if there is an n-2 length string which is a valid string and ending at 0, then we can append what? We can append 0 1 0 1 0 we can't. 0 0 1 is fine. 0 0 1 there is no issue. 0 1 0 is not fine because it is forbidden. Again 0 1 1 is forbidden and 0 0 0 is also forbidden बच्चों। forbidden मतलब ये forbidden नहीं है, लेकिन ये काउंटेड है ऑलरेडी n-1 की लेंथ की स्ट्रिंग में। ये भी काउंटेड है बच्चों, 0 0 वाला ये रहा। 1 1 0 0 ये वैलिड है, ये नॉट वैलिड है। तो अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, तो हर बार फॉर एन n-1 लेंथ स्ट्रिंग ऑल्सो देयर इज वन case, and for an n-2 length string also there is one case. So I can generalize my recurrence now. So I can write an equals an-1 plus an-2 and that's it. This gives me my recurrence. Recurrence मिलते ही इनिशियल कंडीशन निकाल लेते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिख के सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़े तो अपन अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में इरेशनल रूट्स आते हैं, मतलब गंदी कैलकुलेशन हो जाती है। So when you find out the initial condition, मान लीजिए A1 निकालते हैं। A1 पता है क्या बता रहा है? A1 बता रहा है कि 1 लेंथ का सीक्वेंस, 1 लेंथ का वैलिड सीक्वेंस। तो 1 लेंथ के वैलिड सीक्वेंस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं ना, वो तो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 0 1 तो यानी कि 2 पॉसिबिलिटी आ गई इसकी। मेरी बात समझ रही है कि 0 वैलिड है ना, क्योंकि उसमें ऐसा तो जब 3 नंबर आएंगे तब अपन को ऑब्जर्व करना है, जब 3 डिजिट्स होंगे। जब एक ही डिजिट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर A2 की बात करें, मतलब 2 लेंथ का वैलिड सीक्वेंस, 2 लेंथ के वैलिड सीक्वेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। इसमें भी आप क्या क्या ले सकते हो? 0 0 0 1 1 0 और 1 1 चारों ले सकते हो। कोई भी केस फॉरबिडन नहीं है इसमें। ये चमक रहा है क्या? तो we have A1, we have A2, now we can find out A3, A4, A5 and so on. So our A3 will be 2 plus 4 6, our A4 will be 6 plus 4 10, our A5 will be 16, A6 will be 26, A7 will be 42, A8 will be 60 नहीं 6 और 2 8, A9 will be 68 और 42, 8 और 9 10। देखना बच्चों कैलकुलेशन सही चलनी चाहिए।
8 10 तक जाना है अपन को, तो इन दोनों को जोड़ दो तो 8 178 है क्या? एक बार आंसर चेक कर लेना, आंसर की तो दे रखी मैंने आप लोगों को। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने की बजाय आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो, अगर छोटी वैल्यू ही पूछ रहा है तो, अगर वो 810 812 ऐसे ही पूछ रहा है तो। अगर ज़्यादा बड़ा 100 ऐसा कुछ पूछेगा तो ठीक है, वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन। बट इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही गंदी बनेगी ना, x² - x - 1, तो वी विल अवॉइड इट। इज द आंसर सेम यू आर गेटिंग? k/2 पूछा था, 178/2 कर लेना, आंसर आ जाएगा। उड़ाने बच्चों, उड़ाने। Some of you are writing उड़ान, but some of you are writing ban also. an equals an - 1 plus an - 2 कैसे आया बच्चों? बहुत यही तो बात है, यही तो समझना है। रिकरेंस इसलिए तो बनाया अपन ने, रिकरेंस की खासियत ही यही है ना। अगर हमें रिकरेंस जनरेट करना है कि n लेंथ का वैलिड सीक्वेंस, तो हम n - 1 के वैलिड सीक्वेंस तक पहुंच जाएं तो n लेंथ का वैलिड सीक्वेंस बन जाएगा। अरे ये तो बहुत क्लासिक सा वो एग्जाम्पल भी है ना, कि अगर आपको 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है और एक बार में आप 1 सीढ़ी या 2 सीढ़ी चढ़ पाते हो, तो कितने तरीकों से आप 10 सीढ़ी तक पहुंच पाओगे? फिबोनाची सीरीज बनती है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? नहीं याद आ रहा है तो भाई ओलंपियाड 7 दिन बचे, IOQM का एग्जाम है, तो रिकरेंस का इतना बेसिक तो आना चाहिए ना। चलिए, नहीं आता है तो वापस से मैंने बोला है, अगर नहीं आ रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही कहानी खत्म हो चुकी है। इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ो, रिकरेंस रिलेशन के बारे में आज जाओ, रिसर्च करो, थोड़ी उसके कोई क्वेश्चंस डाउनलोड करो कहीं से, या कहीं पे मिल जाए या कहीं से मिल जाए, उनको करो, ट्राई करो, क्योंकि रिकरेंस तो आना ही आना है, वो तो श्योर है। मतलब ओलंपियाड का बेसिक मतलब बहुत क्या बोल सकते हैं, पॉपुलर प्रॉब्लम कह सकते हैं अपन रिकरेंस को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। लेट fn denote the number of different ways in which the positive integer n can be expressed as a sum of ones and twos. For example, f of 4 is this and f of 4 5 बताया उसने कि 5 को 1 और 2 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन ये है कि 5 को आप 2 + 2 बोल सकते हो, 2 + 1 + 1 बोल सकते हो, 2 1 1 के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो सब लगा सकते हो। 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 के 3 कॉम्बिनेशन थे वो लिख दिए। और 4 को लिखने का ये भी तरीका है कि 4 बार 1 लिख दो या फिर 2 बार 2 लिख दो। ये उसने एग्जाम्पल दिया है। वो कह रहा है कि नोट दैट द ऑर्डर ऑफ वंस एंड टूस इज इंपॉर्टेंट इफ द वैल्यू ऑफ f of 6 इज k, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ k। तो f of 6 निकालने के लिए पहले f of 6 चाहिए, f of 6 निकाल लेते हैं बच्चों। f of 4 तो उसने खुद बता दिया, f of 6 अपन सोचते हैं कैसे निकाल सकते हैं। नो समवन इज सेइंग कि सर रिकरेंस नहीं आता, बिना रिकरेंस के कुछ बताइए। तो बिना रिकरेंस के कैसे बताएं? बिना रिकरेंस के, हाँ बिना रिकरेंस के चलो मैं इसको बताता हूँ। विदाउट रिकरेंस ऑल्सो वी कैन डू, मतलब मुझे लगता है हो जाएगा विदाउट रिकरेंस भी, देखिएगा कैसे। हालांकि रिकरेंस से तो खत्म हो जाएगा एक लाइन का, अगर जिसको फील आ गया वो आ गया, जिसको समझ में आ गया और चमक गया होगा कि रिकरेंस से तो एक लाइन का है। बट चलिए एक बार के लिए अपन विदाउट रिकरेंस देखते हैं। तो मान लेते हैं कि अपन एक टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ टूज और नंबर ऑफ वंस। मान लीजिए मुझे 6 बनाना है ना, f of 6 निकालने के लिए f of 6 निकालना पड़ेगा पहले मुझे। तो फॉर f of 6, ये काम जो है मैं f of 6 के लिए कर रहा हूं पूरा का पूरा। तो मैंने मान लीजिए 6 बनाने के लिए नंबर ऑफ टूस एक भी नहीं रखे, सारे वंस रखे। तो सारे वंस कितने रखने पड़ेंगे? 6 रखने पड़ेंगे। तो इसका तो एक ही तरीका हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेज, तो ये तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल, एक तरीका। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ टूस। अगर 1 रख लेते हैं कि 8 2 है, देन नंबर ऑफ वंस कितने रखने पड़ेंगे? 4। अगर 1 2 रख रहे हैं अपन तो 4 1 रखने पड़ेंगे ना, तभी तो ये बन पाएगा 1 + 1 + 1 + 1 + 2, तभी तो 6 बन पाएगा। लेकिन उसने बोला कि इनका ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस भी मैटर कर रहा है,
ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस मैटर कर रहा है तो टोटल केसेस काउंट कर लो, ये टोटल 5 नंबर से जिनमें से 4 आइडेंटिकल है, 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये 5 तरीके से हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ टूज 2 ले लें, तो अगर 2 2 हैं तो भाई वंस कितने रख पाओगे आप, 2 वंस रख पाओगे। इसके कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा बच्चों, ये 6 हो जाएगा, आई थिंक 6 हो जाएगा। मान लिया आपने बोला कि नहीं नंबर ऑफ टूज में 3 रखूंगा सर, रख दो 3 रख दो, तो वंस आप एक भी नहीं रख पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, वंस एक भी नहीं रख पाओगे तो इसका भी एक ही तरीका है, जैसे उसका करा था ना मैंने 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, तो इसका भी एक ही तरीका हो जाएगा ना, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, इसका भी एक ही तरीका। इन सबको जोड़ो, टोटल कितना आ रहा है इसका, 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 1 13, तो यानी कि एफ ऑफ क्या ये एफ ऑफ 6 हमारा 13 आ गया बच्चों। बट क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट एफ ऑफ 6, इट इज आस्किंग अबाउट एफ ऑफ 13, so that's what we have to find, and f of 13 again we can find like we have done this, f of 13 भी अपन ऐसे ही निकाल लेंगे भाई, f प्रोसेस समझ में आना जरूरी है ना, प्रोसेस समझ में आ गया तो प्रोसेस ये लगा करके 13 तक जाना पड़ेगा, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, मजदूरी ज्यादा है, बट प्रोसेस यही है, आप 2 और 1 कैलकुलेट करते जाओ, टोटल कॉम्बिनेशन लिखते जाओ, जोड़ोगे आंसर आ जाएगा। तो ये जिस बच्चे ने बोला था कि सर रिकरेंस नहीं पता, रिकरेंस नहीं आता, विदाउट रिकरेंस बताओ, तो जहां फिजिबिलिटी होगी वहां तो कर सकते हैं बच्चों, जहां नहीं होगी तो वहां हर जगह तो विदाउट रिकरेंस तो देयर इज वेरी प्रॉब्लम। सो इज दिस अंडरस्टूड? इसको रिकरेंस से भी करना है क्या, इसको रिकरेंस से भी समझ लो। चलो मैं रिकरेंस वाला भी तरीका बताता हूं। रिकरेंस वाले तरीके में हम लोग ये कर सकते हैं, मान लेते हैं कि जो लास्ट डिजिट है, इफ लास्ट डिजिट इज 1, भाई 1 और 2 से तो यूज करना है ना, तो लास्ट डिजिट अगर 1 है तो उसके पहले की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबका सम कितना होना चाहिए, n-1 होना चाहिए। सो सम ऑफ रिमेनिंग digits should be n-1। अगर लास्ट डिजिट 1 है तो बाकी उससे पहले के डिजिट्स का सम n-1। ये सारा मैं काम an के लिए कर रहा हूं, रिकरेंस लिख रहा हूं मतलब an लिख रहा हूं मैं। an वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने तरीकों से दिस थिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ 1s and 2s, वो मैंने an मान लिया। तो अगर उसकी लास्ट डिजिट 1 है तो मुझे सम क्रिएट करना है, तो बाकी के n-1 डिजिट्स का सम शुड बी n-1, बाकी के डिजिट्स का सम कितने डिजिट्स है ये थोड़ा बताना है, मतलब ये अपन को मतलब ही नहीं है, बाकी के डिजिट्स जितने भी होंगे ना 1 से पहले उन सबका सम n-1 होगा। और अगर तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे, a n-1, वैलिड स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n-1, राइट, ये वही तरीका हो गया। और इफ लास्ट डिजिट इज 2, सो सम of remaining digits should be n-2। तो इसके a n-2 तरीके हो जाएंगे बच्चों। ये चमक गया होगा आई थिंक, अपन ने पिछले क्वेश्चन जो किया वैसा ही कुछ तो लॉजिक है। तो इसके अब टोटल n बनाने के कितने तरीके हो गए, a n इक्वल्स a n-1 प्लस a n-2। सेम पुराने क्वेश्चन जैसा ही रिकरेंस बन गया, बस इनिशियल कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, वो देख लेंगे अपन। इनिशियल कंडीशन क्या होगी, अगर अपन a1 की बात करें, a1 की बात करें तो 1 लेंथ का वैलिड सीक्वेंस, तो उसका तो a1 तो मतलब 1 ही हो जाएगा। और a2 सम 2 अगर बनाना है अपन को, अगर हमें सम 2 बनाना है तो कितने तरीकों से बना सकते हैं कि अगर एक 2 ले लें या फिर 2 1 ले लें, तो 2 तरीकों से हम a2 बना सकते हैं बच्चों। सम ऑफ द नंबर 2 कैसे बना सकते हैं, या तो a2 ले लें या फिर 2 1 ले लें, 1 + 1 2 बन जाएगा। तो a2 2 आ गया, a1 1 है,
A1 1 मतलब सम 1 बनाना है तो उसका एक ही तरीका है ना, 1 ले लेंगे। तो ये आगे कंडीशन आंसर निकाल लोगे। अब आपको क्या चाहिए इसमें, F13 तक जाना है। रिकरेंस है बच्चों, रिकरेंस क्या मतलब बोल रहा हूं मैं, फिबोनाची है। तो A3 आपका 2 + 1 3, A4 आपका 3 + 2 5, A5 5 + 3 8 एंड सो ऑन। ऐसे चलते चले जाओगे, A13 तक पहुंच जाओगे, आंसर आ जाएगा। इज दिस अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, ये स्पैमिंग चली जा रही है लगातार, वेरी नाइस। ये जो भी है सत्यम शिवराज मेरे भाई, क्या मतलब है बच्चे, क्या कर लेगा इसको, क्या हासिल हो जाएगा तेरे को ऐसा करने से? दूसरे बच्चे मस्त पढ़ रहे हैं यार भाई, उनको क्यों ही डिस्टर्ब कर रहा है तू? ये बेस्ट है, वो बेस्ट है, अरे एग्जाम के बाद देखेंगे 6 तारीख को कौन बेस्ट है कौन नहीं। रिजल्ट आता है ना तो पोस्टर छपता है सबका, उसमें पता चलता है कि बेस्ट कौन है वर्स्ट कौन है, तो वो तो देख लेंगे ना अपन, वो तो बात की बात है ना। अभी तो जिस काम के लिए आए हैं अपन, जिस काम के लिए मिले हैं वो काम कर लेते हैं, बेस्ट और वर्स्ट वो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नोट कर लिया ये वाला आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, let the number of 8-digit ternary, again a very nice problem based on recurrence relation। बच्चों फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। let the number of 8-digit ternary sequences, that is sequences with digits 0 1 or 2 such that the sequence does not contain 2 consecutive zeros b k, find k by 304। अब देखिए मैंने 2 प्रॉब्लम आपको बता दिए हैं रिकरेंस पे, इसके लिए मैं वापस से आपको देता हूं ये 20 सेकंड का टाइम, सोचो रिकरेंस लिख दो, बस क्वेश्चन देखो रिकरेंस लिख दो, बस दिमाग मत लगाओ ज्यादा। चमका, किसी को चमका भाई? ओके, देखिए बच्चों इसमें भी अपन रिकरेंस लिखते हैं। मान लेते हैं वही जो अपन ने किया था कि भाई ये nth डिजिट है, ये n-1th डिजिट है, ये n-2th डिजिट है। एक बार ऐसे समझ लेते हैं ये डिजिट्स। अगर कोई वैलिड n लेंथ की सीक्वेंस है, टर्नरी सीक्वेंसेस मतलब टर्नरी डिजिट्स को यूज करना है, 0 1 और 2 को यूज करना है। अगर और जिसमें उसने बोला है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव जीरो नहीं होने चाहिए। अगर मान लीजिए जो nth डिजिट है वो अगर 1 है या 2 है, अगर nth डिजिट 1 है या 2 है बच्चों, लास्ट डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो 1 है या 2 है, तो n-1th डिजिट क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। 0 लगा दो, 1 लगा दो, 2 लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये चमक रहा है आपको, n-1th डिजिट कैन बी 0 1 और 2। लेकिन ये एक केस नहीं है बच्चों, ये 2 केस है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट अगर nth डिजिट 1 पे एंड हो रहा है तो, और nth डिजिट 2 पे एंड हो रहा है तो ये 2 अलग अलग केसेस काउंट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स का यूटिलाइजेशन है, 2 डिजिट्स नहीं। पुराने क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नहीं है, तो इसको अपन 2 केस काउंट करेंगे। देयर आर 2 केसेस लाइक दिस। अब हम बात करते हैं कि अगर nth डिजिट लास्ट डिजिट 0 पे एंड हो रहा है, अगर लास्ट डिजिट 0 पे एंड हो रहा है, अब चक्कर है बच्चों, 0 से जस्ट पहले वाला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। 0 से जस्ट पहले वाला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि 0 के साथ या तो 1 होगा या तो 2 होगा ही होगा। मतलब इसके भी 2 केसेस बनेंगे, और जो n-2th डिजिट होगा वो फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आपको चमका मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसको मैं वापस समझाता हूं।
अगर nth डिजिट 0 है ना तो n माइनस 1th डिजिट, ये वाला डिजिट जो होगा वो या तो 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है, अगर n माइनस nth डिजिट 0 हुआ तो। अगर ये nth डिजिट 0 हुआ तो उससे जस्ट पहले वाला डिजिट 1 होगा या 2 होगा, 0 नहीं हो सकता। तो इसके भी दो तरीके हैं, क्योंकि अब यहां पे तो कुछ भी चल सकता है, यहां पे 0, 1 और 2 कुछ भी आ सकता है, यहां पे 0, 1 और 2 कुछ भी आ सकता है। अब आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी इस ग्रिड को देख के कि अगर nth डिजिट 1 और 2 है तो यहां पे कुछ भी आ सकता है। तो इसके 2 टाइम्स ऑफ, मतलब अगर वैलिड n डिजिट का सीक्वेंस है an, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ an-1 से। और अगर nth डिजिट 0 है तो 0 से जस्ट पहले 1 लग रहा होगा या 2 लग ही रहा होगा, तो n-2th डिजिट जो है वो किसी पे भी एंड हो सकती है, या तो 0 पे या तो 1 पे या 2 पे। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस विच आर एंडिंग विथ 0। सो योर रिकरेंस इज दिस नाउ। रिकरेंस बन गया बच्चों, खत्म है क्वेश्चन। अब इसकी इनिशियल कंडीशंस बताइए फटाफट से, क्या होगी इनिशियल कंडीशन? मतलब A1 क्या होगा, A2 क्या होगा? A1 लिख दीजिए क्या होगा इसका, और A2 लिख दीजिए क्या होगा इसका। A1 का मतलब हो गया 1 लेंथ का सीक्वेंस, कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो एक लेंथ का सीक्वेंस है तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, या तो उसमें 0 डाल दो, तो 1 डाल दो, तो 2 डाल दो, तो 3। और A2 मतलब 2 लेंथ का सीक्वेंस, इसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं होने चाहिए। 2 लेंथ का सीक्वेंस, इसमें कॉन्जिक्यूटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो देखो आपके पास क्या है, 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 9 तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ऐसा आ रहा होगा जब कॉन्जिक्यूटिव 0 आ रहे होंगे, तो बस उसको उड़ा दो। ये वाला केस नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। 0, 1 चलेगा और 0, 2 चलेगा, फिर 1, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2, ये सब चल जाएंगे, बस ये वाला केस नहीं चलेगा। तो कितने हो गए, 3 और 3 6, 7, 8, ये हो गए 8। तो आपका ये बन गया, A1 3 आ गया, A2 8 आ गया, an निकाल लोगे। और n का वैल्यू क्या रखना है आपको, 8। A8 पूछा है ना क्वेश्चन में, तो A8 आपको निकाल लेना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। इसको आप सॉल्व कर लेना, वेरीफाई कर लेना आंसर आपका मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the sequence an is defined by a0 is 1, a1 is 1, an is an minus 1 plus an square। देखिए दोनों सीक्वेंस में अगर आप खास बात देखोगे, दोनों इक्वेशन में खास बात यह है कि बस इनिशियल कंडीशन दोनों की अलग अलग है, बाकी रिकरेंस दोनों का सेम ही है। an माइनस 1, an माइनस 1 का स्क्वायर अपन an माइनस 2, bn माइनस 1, bn माइनस 1 का स्क्वायर अपन bn माइनस 2, दोनों n ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन किए गए। और आपसे बोल रहा है कि b32 अपन a32 निकालो। दो स्टूडेंट्स जो बहुत सिंसियरली पढ़ रहे हैं वो चैट डिसेबल कर लो या चैट हटा लो और सीधा बोर्ड पे ही फोकस करो बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। ये मतलब गेम चेंजर हो सकते हैं IOQM के लिए आपके। अगर आप बहुत सिंसियर IOQM के लिए तो भाई पूरी ताकत लगा करके समझिए, पढ़िए, और किसी भी स्पैमिंग में मत फंसिए। बंद कर दो चैट। अगर आपको सिर्फ कुछ डाउट पूछना है, जो कुछ वैलिड बात पूछनी है तो पूछो, अदरवाइज जस्ट गेट रिड ऑफ दिस चैट एंड जस्ट फोकस ऑन दी कंटेंट। तो देखिए बच्चों, ये भी बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगर अपन इस रिकरेंस को डिकोड कर लें तो ये रिकरेंस तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों रिकरेंस सेम ही है। और कुल मिला के इनिशियल कंडीशंस की वजह से कुछ बदलाव आएंगे जो भी आने होंगे, अदरवाइज तो सब सॉर्टेड है। तो देखिए मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, सेम मैं इसमें भी एक काम देख रहा हूं कि यहाँ पे भी n-1 है, यहाँ पे भी n-1 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को n-1 से डिवाइड कर देता हूं। यहां आ जाएगा 1 प्लस an-1 अपॉन an-2। जो पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था, मैंने आपको क्या बोला था, ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स में हमें सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश करनी होती है ताकि हम टेलीस्कोपिक सम कर पाए। तो देखिए सिमेट्री बन गई है यहाँ पे n-1 n-1 n-2। तो ये ऐसा हो गया, देखो an-1 माइनस an-1 an-2 इज इक्वल्स टू 1। n को रिड्यूस कर दोगे, an
माइनस वन ए एन माइनस टू माइनस ए एन माइनस टू अपॉन ए एन माइनस थ्री, ये भी 1 आएगा। और इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, एन को रिड्यूस करते जाओगे 1 से, तो लास्ट में एक सिचुएशन ऐसी आएगी, अच्छा इसमें ए नोट भी डिफाइंड है तो अपन ए नोट तक जा सकते हैं। तो ए वन माइनस ए वन ए नोट, ये भी 1 ही आएगा, ये सभी की वैल्यू 1 आएगी। इन सबको जोड़ दो बच्चों, जस्ट एड ऑल ऑफ देम, तो ये सब गायब हो जाएगा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ये सब कट जाएगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट। अच्छा 1 कितनी बार आएगा ये देख लो बस एक बार, ये n है, ये n माइनस 1 है, और यहाँ 2 से शुरू हो रहा है, मतलब ये भी बहुत बच्चा गलती कर देता है, जब वो उसको ऐड करेगा ना तो बोल देगा कि सर इसका सम तो n होएगा, बट सम n थोड़ी ना हो रहा है। ये दिख रहा है आप लोगों को, जो 1 है वो कितनी बार आ रहा है, it is not coming n times, it is coming n minus 1 times, because when you start from here, this is a2, a3, a4 up to an, so the counting is starting from 2 and it is going till n, so the number of ones will be not n, it will be n minus 1. So हम ये लिख सकते हैं कि an upon an minus 1 माइनस a1 और a नोट, ये आपका n minus 1 आएगा बच्चों, because 1 is counted n minus 1 times. Now this a1 and a naught both are 1, तो ये तो 1 हो गए, और ये 1 भी उस 1 से कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली an अपॉन an माइनस 1 आ जाएगा n, ये चमका आपको an अपॉन an माइनस 1 n। लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमें तो an निकालना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी रिकरेंस को फिर से ऐसे लिख दो बच्चों, an अपॉन an माइनस 1 इंटू ए एन माइनस 1 अपॉन ए एन माइनस 2 एंड सो ऑन, और लास्ट में ले जाओ कहाँ तक, a1 a नोट तक, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, तो पता है क्या होगा, यहाँ पे इसका वैल्यू n है, तो जब आप n को 1 से रिड्यूस कर रहे हो तो वो भी 1 से रिड्यूस हो जाएगा, तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये तो वापस से कैंसिल आउट हो जाएंगे सब टेलीस्कोपिकली, और a नोट का वैल्यू 1 दे रखा है, तो यहां से सीधा an का वैल्यू आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 अप टू एन माइनस 2 इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि n फैक्टोरियल। नीचे जो a नोट है वो 1 है, तो वो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो बच्चों, हमने an का वैल्यू ही निकाल लिया डायरेक्ट, n फैक्टोरियल, ये वाला स्टेप चमका आपको, an आगे n फैक्टोरियल। अब यहाँ अपन को चाहिए bn के लिए देखो रिकरेंस तो ये रहेगा, रिकरेंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी, देखो जब आप ये रिकरेंस में b के लिए लिखता हूं तो मैं लिखूंगा bn अपॉन bn माइनस 1 माइनस b1 बाई b नोट, इसका वैल्यू मेरे लिए अभी भी n माइनस 1 ही आएगा क्योंकि रिकरेंस वही था, लेकिन अब ये चेंज हो जाएगा क्योंकि b1 जो है वो 3 है और b नोट जो है वो 1 है, तो ये 3 आएगा, ये 3 उधर जब जाएगा तो 3 माइनस 1 प्लस का 2 दे देगा आपको, तो यहां से यू विल गेट bn यहां से विल गेट bn अपॉन bn माइनस 1 इक्वल्स टू n प्लस 2। आई थिंक ये बात चमक गई होगी आपको, क्योंकि ये दोनों 3 टाइम्स कट जाएंगे ना, ये तो 1 है और वो 3 है, और 3 उधर जाएगा तो n प्लस 2 हो जाएगा, तो यहां से यू विल गेट bn अपॉन bn माइनस 1 इज n प्लस 2, सो bn अपॉन bn माइनस 1 इंटू, अब इसको भी मैं पिछले इक्वेशन की तरह ही वापस रिड्यूस कर रहा हूं n को 1 से, और इसको रिड्यूस करते करते मैं b1 बाई b नोट तक ले जाता हूं, तो देखो मेरा bn अपॉन n माइनस 1 n प्लस 2 है, फिर मैंने इसको रिड्यूस करा n को 1 से, तो n प्लस 2 की जगह मेरा हो जाएगा n प्लस 1, और जब मैं इसको रिड्यूस करता जाऊंगा, देखो जब n है तो n प्लस 2 है, तो जब 1 होगा तो कहां तक आ जाएगा आपका वैल्यू, 3 तक, तो ये बेसिकली 5 इंटू 4 इंटू 3 तक जाएगा। अब ये ना फैक्टोरियल फॉर्म में अभी तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें एक जुगाड़ कर दूं, ये तो देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो सब कट गए, यहां तक सब कट गया, बी नोट तो अभी भी 1 ही है, तो bn का वैल्यू मैं यहां से क्या बोल पाऊंगा, bn इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहां पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड भी कर दूं,
2 मल्टीप्लाई करा, 2 डिवाइड करा, तो जो न्यूमरेटर है वो पता है क्या बन गया, n+2 का फैक्टोरियल बन गया बच्चों, n+2 का फैक्टोरियल बन गया, और नीचे 2 आ गया है बस एक एक्स्ट्रा। सो फाइनली वी हैव an, वी हैव bn, दोनों की वैल्यू है हमारे पास, इसको डालेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बोला, ऑब्जर्वेशन का खेल है सारा का सारा IOQM में बच्चों, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्व हो पाना कि ये सीरीज इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगी वो इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत पॉपुलर प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं ओलंपियाड्स में, कोई नई बात नहीं है, ये इस टाइप के प्रॉब्लम्स आने की चांसेस काफी रहते हैं। तो अब ये आप एक बार a की वैल्यू 32 डाल देना यहाँ पे, तो 32 फैक्टोरियल, और वहां पे 32 डालोगे तो 34 फैक्टोरियल, मतलब आपका आंसर पता है क्या बनेगा, 34 फैक्टोरियल बाय 2, और ये डालोगे 32 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया बच्चों, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो हमारे 3 मार्कर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देखो मैं इसमें भी बहुत क्रांतिकारी तरीके कर सकता हूं, बट अपन इसको बहुत सिंपल सोबर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000 are written in order around a circle starting at 1, every 15th number is marked, that is 1, 16, 31। तो 1 से शुरू करा और हर 15वें नंबर को सर्कल कर दिया, मतलब 1 से 1000 तक के नंबर लिखे हुए एक सर्कल पे, और मार्क करना शुरू करा हर 15वें नंबर को 1 से शुरू करके। तो वो कह रहा है कि दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड अंटिल a number is reached which has already been marked, then if the number of unmarked numbers be k, find the sum of squares of digits of k। तो कितने अनमार्क्ड क्वेश्चन नंबर होंगे, बेसिकली अपन मार्क्ड नंबर पता लगा लें कितने हो रहे हैं, तो वी आर डन आई होप। तो मार्क्ड नंबर निकाल लेते हैं। तो देखिए अगर अपन 1, 16, 31 से जा रहे हैं, बेसिकली एपी बन रही है, तो 1000 से जस्ट छोटा आप इसका नंबर पता लगा सकते हो ना। तो इस सीरीज को फॉलो करता हुआ जिसका कॉमन डिफरेंस 15 हो, फर्स्ट टर्म 1 हो, तो आप जब ऑब्जर्व करोगे तो वो 991 आएगा बच्चों। तो बेसिकली आपने 991 तक के नंबर्स को मार्क कर दिया। 991 के बाद अब आप 15 जब जोड़ोगे, इसमें 991 + 15 करोगे, तो अब आप 6th नंबर पे आ जाओगे, है ना, क्योंकि 1000 के बाद वापस 1, 2, 3, 4 चालू हो जाएगा। तो आपने फिर से 6 लिखा, फिर उसमें 15 जोड़ दिया, और ऐसे चलना शुरू करा। तो 99 जब ये सीरीज आगे बढ़ेगी, 6 स्टार्टिंग एवरी 15th नंबर, तो जब आप ये सीरीज को आगे बढ़ाओगे तो इसमें आएगा नंबर 996 जैसा कुछ तो आएगा, देखो 996 आएगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, क्योंकि 6, 21, 36 और ऐसा चलता जाएगा ये सीरीज। देख लेना आप लोग, वेरीफाई जरूर कर लेना। तो ठीक है, अच्छा ये काउंट कितना होगा, ये कितने नंबर होंगे, ये काउंट तो निकाला जा सकता है ना, मतलब एपी का लास्ट टर्म भी पता है, फर्स्ट टर्म भी पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाले जा सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है ना, लास्ट टर्म यानी कि 991 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस इज 15। सो 991 माइनस an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसको यूज करके मेरे ख्याल में कितना आएगा, ये 16 आएगा, नहीं 67 आएगा। फिर उसके बाद ये भी काउंट करो, ये भी वही सिमेट्री है, तो 67 नंबर ये भी आ जाएंगे। अब 996 पे अगर नंबर खत्म हो रहा है तो 15 जोड़ो इसमें, 996 में 15 जोड़ो, क्या आएगा बच्चों, 11 आएगा क्या, 11 आएगा। तो 11 से कहानी शुरू होगी, फिर 11 के बाद जाएगा 15 जोड़ दो तो 26, फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहेगा। इसका लास्ट वाला टर्म देखो क्या आएगा, इसके लास्ट वाले कम टर्म में आएगा आई थिंक 986 आ रहा है बच्चों। देखो एपी का क्वेश्चन है, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, एपी आनी चाहिए, मतलब ये इसका मैंने ऑब्जर्वेशनल तरीका बताया, फिर क्रांतिकारी तरीके तो हो ही सकते हैं, बट अपन बेसिक तरीके पे करते हैं एक बार इसको। जब 986 जब आपका नंबर लास्ट में 986 आ गया ना, अब जैसे आप इसमें 15 जोड़ दोगे, जैसे 986 में 15 जोड़ दोगे ना, नया नंबर वापस से 1 से चालू हो जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा बच्चों, और 1 तो ऑलरेडी मार्क्ड था ये रहा। और ये जो नंबर है ना 11 से 986 से 67 नहीं है बच्चों, 66 हैं, इन सबको जोड़ दो, कितना आ रहा है
200 आ रहा है, टोटल 1000 नंबर है, तो अनमार्क्ड नंबर कितने हो जाएंगे? 1000 माइनस 200, बोलो बच्चों चमका क्या? हाँ नंबर थ्योरी से किया है, मतलब हाँ जो बच्चे कह रहे हैं कि सर नंबर थ्योरी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल मोड लगा दो, मोड 15 मोड 3 जो भी आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो आप बच्चों इसमें, बट ये बहुत ऑब्जर्वेशनल तरीका मैंने आपको बताया। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको चमक गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? ओके सो नाउ इट्स 7, क्या टाइम है एग्जैक्टली? 7:02 हो रहा है, तो विल स्टार्ट एट 7:10, मतलब 15 मिनट की जगह 10 मिनट का रखते हैं ब्रेक, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो विल स्टार्ट एट 7:10 बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेट आपको मैं दे के जाता हूं, ब्रेक 2 के क्वेश्चंस, ये आप 4 क्वेश्चंस ट्राई करिएगा इस ब्रेक में। अगेन मैं बोलूंगा कि देखिए बच्चों सेशन तो लंबा होना ही है, और ये तो शुरुआत है, अभी कॉम्बी किया है अपन ने, एल्जेब्रा होगा 30 तारीख को, 1 तारीख को नंबर थ्योरी होगा, 3 तारीख को ज्योमेट्री होगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा, IOQM तक हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। मेहनत आप लोगों को करनी है, हम आपके साथ पूरे खड़े हैं, बट आप लोग पूरा मतलब मन से ताकत से लगे रहिए। अभी एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, कुछ खाइए पिए, वॉशरूम जाइए, थोड़ा सा चिलेक्स होइए, रिलैक्स होइए, क्योंकि कहानी असली वाली तो अब चालू होगी, अब 5 मार्कर चालू होंगे तो अभी तक तो ठीक है, फिर भी हैंडल कर लिया आपने, मतलब अगर आप यहाँ तक भी आ गए हो तो भी आप वॉरियर हो, यहाँ तक भी पहुंच गए, मतलब आप बहुत भयंकर डेडिकेटेडली इस बार IOQM क्लियर करने के लिए पागलपन और जुनून सवार है आपके अंदर। बट अगले 20 सवालों के लिए भी अपने अंदर ऊर्जा और ताकत मेंटेन करके रखना बच्चों, बचा के रखना, अगले 20 सवाल में ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है चलो ओके बच्चों, मिलते हैं 10 मिनट के बाद, बाय।
Okay. Good evening now, guys. After the short break, let's continue with the questions. So, see, keep in mind that these 60 questions require more than 6 hours of processing and understanding. So, after you are done with this class, please go through these same questions tomorrow, because the answers to the break time questions will be pinned in the comment section later on. Same as last time, in case you are seeing this question for the first time and have not downloaded the PDF, the PDF link is now available in the description. So you can click on the description, open up the first link. In case you have been joined since the starting, then just close the video and then reopen it. You will find the link to download the PDF in the description now. Register with that form and the page for the PDF will be available. Let's continue with this question. Now, keeping in line with whatever Rajat sir has taught about recurrence relation, even this question requires recurrence to solve it. A code is a sequence of zeros and ones. Code is a sequence of zeros and ones that does not have 3 consecutive zeros. So, every kind of code that could be written of length n, let us denote each of them in or let us group each of them into 3 distinct possibilities. Sequences or codes that end in a 1. Codes ending in 1. So this will be a particular kind of code, and let's keep the count of all such n length codes as an. The codes that end in 0, 1, 0, let's name this Bn. Codes that end in 1, 0, 0, let's call this Cn. What I'm going to now claim is that every code that ends in a 1 can later on become a code that ends in a 1 or a code that ends in a 0. Because after a 1 we have the option to place either a 0 after it or a 1 after it. And you can understand this by making a mapping from an to the next terms in this list, which are bn. An plus 1, just a minute, an plus 1, bn plus 1 and cn plus 1. So every code that ends in an could either become a code that becomes a part of an plus 1, or it could become a part of bn plus 1. How it could become a part of bn plus 1 is if you add a 0 at the end of a 1 ending code, it becomes a 1 0 ending code, and that is part of bn. Any code that ends in a single 0 now has the ability to become a code that ends in a 1 if you just simply put a 1 at the end, or it can become a code that ends in or it can become a code that ends in 2 zeros by adding a 0 in its end. Any code that already has 2 zeros in its end can only become a code with a single 0 in its end. So effectively what has happened is that Cn is the point at which we start losing the count of codes. Cn over here has 2 zeros in its end. After this we technically have 2 possibilities, that we can add another 0 or we could add a 1, but we are not allowed to put 3 consecutive zeros in our code. Hence the only way Cn can progress is by becoming an plus 1. So from here we can write a recurrence relation. An plus 1 is actually equal to the sum of all previous variables, an plus bn plus cn. Similarly, bn plus 1 could be written as an. Now b is related directly to a single term of the previous recurrence, and cn plus 1 in a similar fashion is related to bn. What we can say from here is that bn itself can be replaced with an minus 1.
since these are just simply dummy variables that can be swapped around to make the arithmetic convenient, we can just swap n with n minus 1 and we are left with bn is equal to an minus 1. Similarly, over here, cn plus 1 can be swapped with cn equal to bn minus 1, but that itself could be swapped with an minus 2. Keeping this in mind, keeping this value for bn and cn in mind, we can replace both these bn's and cn's over here. What ends up happening over here is that I get an plus 1 is equal to 1 an plus an minus 1 plus an minus 2. This recurrence relation is really easy to deal with, but you can further simplify this. What can be done is, we can write an is equal to an minus 1 plus an minus 2 plus an minus 3. Hopefully you can make this jump of logic. What I'm going to do is I'm going to subtract these two. Once I subtract, an minus 1 get cancelled off. an minus 2 get cancelled off. And this minus an can go on the RHS, and what we are left with is an plus 1 is equal to 2an minus an minus 3. Now why exactly are we doing all of this calculation? See, the question wants us to find the total number of such codes with 11 digits. So basically we need to solve for A11, B11 and C11. But on the other hand, we already have A12 is equal to A11 plus B11 plus C11. So effectively, if we can calculate A12, then our job is done. What you can notice over here is that with this recurrence relation and the knowledge of the first few sequences, how many ever they exist. See, A1 is a sequence that terminates in 1. There is only a single such sequence. A sequence that terminates in 0, 1, that is the value of B1, that is also equal to 1 because the sequence is 1 over here. Sequence that ends in 0, 1 could be considered as the sequence simply with the number 0 over here, because even a single 0 leads to the same scenario as we have already over here. So B1 needs to be considered 1 for the sake of the math working out, and C1 we need to consider as 0. The later numbers in this list can be iteratively found by using the previous ideas. For example, from here, A2 becomes the sum of all these previous cases. That becomes 2. B2 becomes the value A1 had, and C2 becomes the value B1 had. Till A3, all the different sequences, or sorry, till A2, all the different sequences 1 1 1 0 0 1 1 1 are all valid codes. Only when we have 3 number sequences, 0 0 0 appears, and that is invalid. For A3 we have 4, count is 4. B3 the count becomes 2, and C3 the count becomes 1. Here is where we lose the case 0 0 0. All values of A and beyond this point can be calculated using this recurrence formula, and it's much easier this way. A4 is twice of A3 minus a number that is 3 numbers before. This will become a bit complicated to carry out. I'll directly calculate A4 by adding A3, B3 and C3 and get 7. From A5 onwards I'll use this formula. See, A5 is going to be twice of A4 minus A1, because 4 minus 3 is 1. And A5 then becomes 7 times 2 minus 1, which is 13. If you count up the last 3 numbers, 7 plus 4 plus 2, you still get 13. This just makes the calculation a bit easier. A6 becomes 13 times 2 minus 2, so 24. A7 then becomes 24 times 2, 48. 48 minus 2, 48 minus 4. 44. A8 becomes 44 times 2, 88.
88 minus 7. 88 minus 7 is 81. And then A9 becomes 81 times 2, 162 minus 162 minus 13 becomes 149. A10 becomes 149 times 2, which is 298 minus 24. So the result is 274. 274 times 2 becomes 5. A11 becomes 568. 568 minus, we already subtracted 24, now we'll subtract 44 to get 4, 2 and 524. Finally, A12, which is the target we wanted. A12 becomes 524 times 2, 1048 minus the number 81. We get a 7 here. 14 minus 8 is, I might have done some calculation error somewhere. The expectation was to get a 2 over here. Just a minute. Oh, 504. I did some calculation error somewhere. This should be 504 and hence 1008. When you subtract 81 from it, you are left with 927. So yeah, you can trace the error somewhere in the calculation. 274 times 2, this should be a 4. So you get a 0. A12 becomes 927 and this is the answer that we are looking for. A12 is equal to A11 plus B11 plus C11 and that is the total number of possible codes that have 11 digits. Sum of digits of x becomes 18 and that's the final answer. Alright, you can then have a look at this. The way we started over here was by developing a recurrence relation and then optimizing that recurrence relation to be useful, okay, towards calculation. Otherwise, you'll be left with adding 3 numbers that can always lead to some calculation error. For example, see, if I was able to make a calculation error over here, if you have more number of stuff to add, the possibility of error creeping into your answer is much more probable. Alright, so how many sequences of length 7 exist? I'll give you 50 seconds to think about this question. How many sequences of length 7 exist with letters A, B, C such that a subsequence cannot appear twice? See, all the questions that have been shortlisted for these 5-marker illustration marathon questions are from prestigious Olympiads. For example, a few of them I'll recall, and whenever I recall a question, I'll mention its source. This is a part of ICO, Iranian Combinatorics Olympiad. I don't remember the year, but this question was a part of the paper of ICO, probably 2018 paper or some years around that. I'll start with the discussion. See, over here, this question is futile to solve by using multiplication principle, because even though the length is 7, the answer is going to be very small. Answer can be easily solved using the tree method. What I'm going to do is, without loss of generality, WLOG. Okay, without loss of generality, I'll just assume that the first 2 letters in my sequence are going to be A and B. See, without loss of generality is a trick used by mathematicians when you don't want to keep repeating whatever idea you have. For now, if you don't understand what without loss of generality is, just assume that the first 2 letters are A and B. After that, we will, or I'll demonstrate how the same question could be solved with a different set of starting letters, for example C and B. Okay, if the first letter is A and second letter is B and a subsequence cannot appear twice, for B I have 2 options. For B I have the option that the next number in this sequence
could be a C or it could be an A. See over here, adjacent letters cannot be same. So we need to respect this condition, and hence a B cannot follow a B. A, B, C is a possible 3-letter starting sequence. A, B, A is a possible 3-letter starting sequence. Beyond C, since C has appeared for the first time, now C could lead to either A or B. Further, since A has appeared for the second time in this particular sequence, I'll erase this. Since A has appeared for the second time, now A cannot lead to a B, it must lead to a C. And since C has appeared for the second time in this list, C has to end up with a B, and B has also appeared for the second time in this list, and B must end in an A. Because last time B led to a C, now B will lead to an A. So this is one possible sequence. Okay, and this one possible sequence carries with it all other generalized cases of A-B startings. Okay, I'll explain the cyclic swap or symmetric swap that leads us to all the possibilities. See, the next line of thinking could be extended from B onwards here. See, B appears for the second time. B led to a C earlier, now B must lead to an A. Further, A has appeared for the second time, now A will terminate in a C, and C will lead back to A, because C earlier led to B, now C will lead to A. In the second scenario, A has appeared for the second time, hence A has to go towards C, or the number that follows A is going to be C, there could be no other choice. Now C leads, C has two possibilities, because C has appeared for the first time. In the fourth position, C has appeared for the first time, hence it has two options. Either the next letter in this sequence could be a B or an A. But there is a problem with one of these. See, A has already appeared for the third time over here. A had led to a B in the first choice, A had led to C in the second choice. When A has appeared for the third time, notice in both of these first two sequences, A appears for the third time, but appears in the last position, in the 7th position. By this point, the sequence has ended. The maximum length of such a sequence that follows this condition, subsequence cannot appear twice, adjacent letters cannot be same, is of length 7. And the question makers were smart in asking you to find 7 length sequences only. So if A has appeared for the third time, it cannot proceed forward. B goes and B follows into C, because earlier B had become A, so A had followed B. Now after C we'll again have A, because earlier C leading to A was a line of thought that was pruned, C leading to B was continued, and we got 3 solutions. Out of these 3 solutions, all of them are valid, all of them are the only valid sequences that start with AB. Now the different pairs that we could have chosen for the first two could have been AB, AC, BC or BA, CA, CB. See, every kind of pairing of A and B where order matters, all 6 of these could be could have been starting first 2 letters. And for the sake of demonstration, just assume ABC, ACBA, ABC, ACBA gets converted to, let's say our sequence started with CB, then A becomes a C, B becomes, or let's not take CB, let's take CA. A becomes a C, B becomes an A. So wherever we find an A, we'll replace it with a C. Wherever we find a B, we'll replace it with an A. And A again becomes C. Now C, because there is only one letter remaining, that can get converted to a B. So from this one sequence that we painstakingly made, we can make another alternate sequence which is completely new because it starts with CA. All our sequences so far start with AB only. So this is the power of generalization. Your final answer becomes 6 times 3, which is 18. Okay, in my opinion, this question was the easiest question in that Olympiad.
and it has been used over here to demonstrate the tree method, where you can convert the question into scenarios that have only very few outcomes, and then you don't need to really use multiplication principle a lot. Okay, yeah, you can look at this. Let's move on to question 43. Over here, I'll give you some 57 seconds to read and go through this. The basic idea over here is that we need a 5-digit number whose digits are in ascending order. What you need to focus on is that it's a 5-digit number that's being asked, hence it cannot start with 0. And here are examples of such 5-digit numbers that are valid. So you could have repeated digits, but repeated digits must appear adjacent. It cannot be so that you have 2 ones in the number, but till 134 the number is ascending, and then after that there is a break, and then it goes down and then it comes back up. So this number is invalid, this number is invalid because it starts with a 0. Alright, you can recall what you might have done. This question is a very good example of Beggar's method, the application of Beggar's method in solving combinatorics problems. How exactly Beggar's method comes up over here can be understood by making inequalities out of this. So what we have is a 5-digit number, A, B, C, D, E. 5-digit number with, this representation over here is simply that of a 5-digit number with 10,000s digit A, 1000s digit B, 100s digit C, 10s digit D and units digit E. Now, what restriction we have on this number is that A is less than equal to B, less than equal to C, less than equal to D, less than equal to E. Furthermore, E is also less than equal to 9 and A itself is greater than equal to 1. These are the different inequalities that bind all these numbers A, B, C, D, E into. What I can do to ease my problem is that B can be written as something more than A. B could be written as A plus X, something more than A, where X is greater than equal to 0. Just keep in mind that I am trying to convert this inequality A less than B into another equality just with one extra variable. Okay, and this extra variable X is all the thing that we need. Eventually X will become a beggar. Okay, C on the other hand can be related to B as follows. C could be written as B plus Y, where Y is greater than equal to 0. I'll give an example. What if this number was 1, 1, 2, 3, 4. Alright, see, B and A have a difference of 0. For this scenario, X is equal to 0. Y is the difference between B and C. Y is equal to 1 over here. See, X and Y both could have been 0 or 1. They can take all whole number values, all valid whole number values. See, eventually you will realize that X and Y can't exceed 9. But for the argument over here, you don't need to really consider that. C is equal to B plus 9. D can be further decomposed into C plus Z. E equals D plus W. Okay, when you run out of letters beyond Z, you cycle back to W and then you keep going U, V, etc. So for 4 letters X, Y, Z, W have been used as the difference between A, B, B, C, C, D and D, E. Further, what we can also apply is that E itself could have a deviation of 9 by a quantity delta. Okay, it will become important why I am using a Greek symbol over here certainly. See, what I have with me is that E is less than equal to 9, but E itself could have been written as D plus W. So instead of E, I could have written W plus D, but D could have been written as C plus Z. So I can replace D with Z plus C. Now, see, I didn't want to write C because I'll have to rub it eventually. C could be replaced with B plus Y, so I'll write a Y and keep B in my head. Now B itself could be replaced with A plus X, so now I'll write both X and A because I want to finally end my misery.
W plus Z plus Y plus X plus A is the value of E and hence is less than equal to 9. If sum of 5 numbers is less than equal to 9 and the deviation of this with 9 is exactly delta, then I can just as easily say W plus Z plus Y plus X plus A plus delta is equal to the number 9. This now looks like something Beggar's method can help with. What you need to realize is all of these are 0 plus, 0 plus, 0 plus, 0 plus, except for A. A is 1 plus, delta is 0 plus. So the symbol that I am using over here is is borrowing from the limits symbols, but I am repurposing it for the sake of just our understanding for now. This is not a standard notation. What I am just meaning to write over here is that W, X, Y, Z and delta are all whole numbers. A on the other hand is a natural number, because you have to remember A was a natural number to begin with. The only error you could ever make in this question is that considering A as a whole number and then getting the wrong answer and then like hitting your head on the wall. How can we fix this is by subtracting. Now I'll use a different color. I'll subtract 1 from here. Alright, and I'll subtract 1 from here. So if I subtract 1 from A, now A minus 1 becomes a whole number. So I'll replace this 1 with a 0 and I'll keep this plus over here. So what I've done is now I have made all the beggars uniform. Each of these beggars, W, Z, Y, X, A minus 1 and delta, each of them can get 0 or more coins. And the coins at our disposal is 8. So total 8 coins need to be distributed to how many beggars? 6 beggars. But with the restriction that each of the beggars can get 0 or more. So this is a concept that if you know, you will be able to understand. 8 plus 6 minus 1, C, 6 minus 1. Recall, before this, whatever questions we have done were with the requirement that each beggar get at least 1 coin. Hence the partitioning method worked directly. Since each beggar could get 0 coins also over here, what I have to do is I need to, for each beggar I need to add 1 coin to make the arithmetic work, to make sure that every beggar could get 0 coins also. So the numerator over here becomes 13 factorial instead of simply 7 factorial, and this becomes 13C5, and 13C5 is the value of X. So answer becomes 13C5 over 13, which is 13 times 12 times 11 times 10 times 9 over 13 times 120. 13 cancel, 12 10 cancel, and once again answer comes out to be 99. Yeah, this is the answer to question 43. There is another question that is slightly easier than this, which can be directly solved, which I often use as a bonus question in the classes that I usually conduct, which is strict ascending is required. If instead of ascending we add this condition of strict ascending, then all of these inequalities with possible equalities simply become inequalities, strict inequalities. Sorry, this still remains equal. E could become 9. Then you don't need to use Beggar's method. You have a much easier way to do it. All you need to do is consider all numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, and then select 5 out of them, 9C5, and that's the answer. Once you select any 5 among these, you can just arrange them in ascending order and you're done, right? Is the sound not working properly? Hopefully it's fine. Yeah, the next question is as follows. Again, this question might seem misplaced because most of you might have gotten the answer to this question, and that's to illustrate a point. 5-marker questions from time to time might be easier than a potential 2-marker, 3-marker question. This is an easy question to solve, but the method I'm going to use to solve this question is going to be of a 5-marker category.
See, there is a direct way to do this. You can just write the number. Okay, I'll give you 30 seconds to think about this. Some of you who are looking at this question for the first time could get the method or guess the method within the next 20 seconds also. Yeah, I'll give you 15 more seconds to think about this. Okay, a 4-digit password needs to be generated. A, B, C, D. Now I'm not going to put, one second. I'm not going to put a line on top of this because of the simple fact that A, B, C, D are integers and this is not necessarily a 4-digit number. Hence A could be 0. That's why I'm avoiding putting a line on top of this. A, B, C, D are single digit integers, which is 0 to 9. Now if this 4-digit password requires that the sum of first two and sum of last two are the same, you could do a casework. You could mention that A plus B could be 1, C plus D could be 1, and then the total number of ways this happens becomes 2 square and so on. You can just do sum of squares and get done with this question. That's the easy way to get done with this question. What I want to illustrate is such type of question can also be done using Beggar's method. A plus B equal to C plus D. Now, as you can see over here, A, B, C and D are not on one side of the LHS, they are on the RHS. If you put this equal to an n, then it's a simple Beggar's method followed by multiplication principle and then doing lots of additions and then you get the final answer. What if we get C and D to the LHS? If we do that, what we get is A plus B minus C minus D equal to 0. Now keep in mind, A, B, C, D are single digit integers, hence they belong to 0, 1, 2, ... 9. Minus C minus D on the other hand are not accommodating to this definition. Minus C belongs to minus 9 to 0, minus D also belongs to minus 9 to 0. If we shift all of these values to the right of the number line by adding a 9 to this, if I add a 9 over here and if I add another 9 over here and put brackets like this and simultaneously add an 18 over here, what I've done is I've transformed C into another variable x and D into another variable y, such that for every value of C, I now get a value of x, such that x also belongs to this list. A, B, x, y are the variables in which Beggar's method is applicable. A, B, x, y becomes, so the equation becomes A plus B plus x plus y equal to 18 and A, B, x and y all belong to this set. I'll give you an example. What if C was equal to 2? 9 minus C equal to 7. 7 is part of this list and 7 is the value of x. So for every value of x and y that we can find for a particular solution over here, we can get a corresponding value of C and D. Now Beggar's method, 4 beggars, 18 coins, 18 plus 4 minus 1 C, 4 minus 1. This is overshooting the final, the correct answer by a huge amount. Why? Because in the earlier scenario, you could control A plus B to be valid values. For example, A plus B at max could be 18. But over here, by assigning A plus B plus x plus y equal to 18, any one of A, B, x, y could exceed the value of 9. They could become 10, they could become 11 and so on. All of that was possible. So the method that Rajat sir had mentioned earlier, if you have a ceiling to the value of these variables, or if you have a ceiling to the amount of coins a beggar can get, if you have such a ceiling, then you need to realize that direct Beggar's method answer is not the answer you were looking for. 21C3, if my calculation is correct, yeah. 21C3 is not the correct answer. We are overshooting the correct answer by a huge amount. How can we know that? Let's calculate the cases. If A greater than equal to 10, what if A was greater than equal to 10? In that scenario,
a minus 10 is greater than equal to 0. A minus 10 can be manufactured over here. See, every equation, every linear equation allows me to do this. I can just subtract a 10 so that now this number starts with 0. I also subtract a 10 on the RHS. If I subtract a 10 on both RHS, LHS and also consider the scenario where A exceeds 10, then A minus 10 can be rewritten as a new variable. Let A minus 10 equal to P, and now P plus B plus X plus Y equal to 8 becomes another equation, all the solutions to which are the violation conditions where A is the violator. If A violates, then we have a problem. If B is the one that is greater than 10, then we have a problem. If X is the one greater than 10, then also we have a problem. So there are 4 distinct scenarios where A, B, X or Y could have had a value greater than or equal to 10. And hence they need to be removed. They need to be counted complementarily from the total cases that we have. The total cases effectively is just counting the number of solutions to this equation. Okay, this is just the starter. Iske upar we need to chisel out the actual statue of the answer over here. So this equation is again beggars 8 coins, 4 beggars, each can get 0 or more. 8 plus 4 minus 1 C, 4 minus 1. तो ये बन जाता है 11C3. अब now I'll do a quick calculation. 21 times 20 times 19 divided by 6 is equal to 7 here, 10 here, 1330. 1330 is the starting stone, out of which we will remove 11C3. Now 11C3 is 11 times 10 times 9 divided by 6, so 5 and 3, 165. Now this happens in 4 ways. Either A could be the violator, B, X or Y. So I'll multiply 165 by 4 because any one of these could have been greater than 10. This becomes 330, 660. The final answer is the difference of these two, which is 670. So the first answer that we got is almost double of the correct answer. We need to find the last 2 digits of X, hence the answer is 70. Okay. All questions in this list are going to be similar kinds of questions where either there is a very great idea that is needed to solve the question, or the question could be solved in a simple manner, but I will demonstrate a great idea nonetheless. Okay. 45th question. Now this is also one of my favorite questions. You can have a look at this. This is one of the concepts that was required in solving IOQM 2023's toughest problem. The number of orthogonal quadrilaterals, see in that question paper it was mentioned that you needed to count the number of pairs of chords of a particular regular polygon such that the diagonals are perpendicular, and you have to find the least n such that the number of such diagonal pairs exceeds 1000 for the first time. So here is the simplest method that can be used to figure out orthogonal quadrilaterals. See now this is a 5-marker question, not because it requires a lot of combinatorics to solve it. This is the intersection question between geometry and combinatorics. You require still a lot of at least 2 to 3 marker knowledge of geometry and a 2 to 3 marker knowledge of combinatorics to complete this. Let's start with a circle, because a regular dodecagon is actually a cyclic dodecagon. Okay. A dodecagon is a 12-sided regular figure. Regular, hence cyclic polygon. So for now, let's just consider 4 points on a circle. Okay, here are the diagonals that can be joined between opposite points. If I require that these chords on this circle are perpendicular, then by using the concept in geometry that states that the angle subtended at center is twice the angle subtended at the circumference, I can conclude
Now I'll require changing of color so that this is easy to understand. Over here, this angle is 90 degree. If I say that this angle is alpha and this angle is gamma, then we know that alpha plus gamma is equal to 90 degrees, or better still, in radians pi by 2. Right? I'll stick to the pi by 2 way of solving from this point on forward. You can notice that the arc that is subtending angle alpha on the major arc is this one. Okay, the angle that is being subtended in the center is this one, and this is 2 alpha. Okay, same with gamma. This is the angle that becomes 2 gamma. Angle subtended at center is twice the angle subtended at circumference. So for this arc, angle subtended at center is 2 gamma, angle subtended at circumference is gamma. Now see, effectively we have points, these points as being the vertices of a regular dodecagon. So we know exactly the count of number of points that are there between these points by using the unitary method. What we know is that 12 arcs subtend 2 pi angle. So one arc subtends how much? One arc will subtend simply pi by 6 or 30 degrees, and if the angle itself is alpha angle or 2 alpha angle has 2 alpha upon pi by 6 arcs within it. Okay. For reference, I'll draw a regular dodecagon over here. See, this is a circle, opposite points, another pair of opposite points. Just imagine a clock where all the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 have been replaced with vertices, and the arc, the angle that this arc subtends in the center is 360 by 12, which is 60 degrees, and the angle 2 alpha now has 2 alpha upon pi by 6 arcs in it, which is effectively just 12 alpha by pi. See, this is too much calculation, no combinatorics so far, just geometry has been applied. What I can do now is that we can use this fact that we can use this fact alpha plus gamma is equal to pi by 2. My bad. Alpha plus gamma, gamma equal to pi by 2, but the number of arcs, let's say the number of arcs that are over here, let's call the number of arcs A, B and C and D. This number of arcs is what is going to be used to do combinatorics, actual combinatorics. Okay. What I can say over here is that I can replace alpha with 12A, angle divided by pi by 6. Okay, yeah. A plus C can be rewritten as pi alpha by 12 plus pi gamma by 12, and this equals pi by 2. So if I cancel out pi on all sides and I multiply by 12 over here, what I get is 1 second. A plus C is equal to 12 alpha by pi
plus 12 gamma by pi. This is what I was meant to write. If I take 12 pi common and have alpha plus gamma over here, alpha plus gamma was pi by 2, and this becomes equal to 12 upon pi times pi upon 2, which is equal to 6. This is the result that we require. A plus C becomes equal to 6. Hence we can conclude that the number of arcs on the other side, B plus D, will also be 6. So effectively what we need to do is, in our regular dodecagon, we need to choose 4 points on the clock such that they are having the arcs that are between the two vertices add up to the value 6. So without loss of generality, I could just consider this to be the first point, point 1. If I have this point as the point 1, you can use very basic idea of counting up the number of ways to get the remaining 3 points as follows. If this was point 2, then the pairs point 3, point 4 could be as follows. Either you could have this pair as, I'll just count it up, no, that will be wrong. If this was point 2, then this pair, 1, 2, 3, 4, 5. This pairing could be the possible points 3 and 4. This could have been possible pairs 4 and 5. 3 and 4 again, 3 and 4 again, and finally the fifth pairing 3 and 4. If you can see, this was point 1, point 2 is the adjacent point towards the right of this first point. The third and fourth points could have been chosen in 1, 2, 3, 4, 5 ways. Similarly, if I erase this off and instead of considering the adjacent point to be the point 2, I take the next point as point 2, then you can see that the gap between point 3 and 4 now shrinks to be the length of 4. So this could be a valid pair between 3 and 4. This becomes a valid pair, this becomes a valid pair, this becomes valid, and this becomes the fifth valid pair. So still you are left with 5 other points. Now this is simply because the ways you are deciding A plus C to be, there are 5 ways to solve for A plus C equal to 6. And there are corresponding 5 ways to solve for B plus D equal to 6. So these pairing ups just result in 5 plus 5 plus 5 plus 5, that leads to 25. And the final answer can be solved using multiplication principle here. First point was chosen in 12 ways, the remaining points are chosen in 25 ways, and any one of these 4 points could have been the first point. If you divide by 4, you get the final answer, 75. Okay, I'll just recap once what all happened over here. See, we started out with first using the definition of an orthogonal quadrilateral to figure out that the number of arcs that exist between opposite, the length of the arc, the opposite arcs, will add up to the value 6. Using this value 6, we can see that the number of ways the third, fourth and second point can be chosen is 25. The number of ways the first point was chosen in was 12. When you multiply them, you overcount the actual answer by a multiple of 4, because any one of the 4 points could have been the first point. When you divide by 4, you get 75, and this is the answer. In general, a general formula for this can be established: n into n minus 2 the whole square divided by 16. Okay, there was one question in the mock test that was that used this concept. So in case you are reattempting the mock test, then keep this in mind while solving that question. Let's move on to the next question. Okay, here is another very interesting question that has appeared in an earlier AIME. Probably this was question 13 in that year. Just go through this question. I'll explain the
question as soon as the timer ends. Okay, so for this particular question, it is necessary to notice that in this entire sequence, which is given in the example, there are 5 HHs, there are 3 HTs, 2 THs and 4 TTs. But the sequence of these alternating situations, HT and TH, happen to be such that after a TH, you will never find another TH before finding a HT. This will lead you to conclude that there might be regions of regions that are completely filled with T's. For example, here we have regions that are filled with H, then T's, then lots of H, then a single T, then H, then T's. So if we make like groups of regions where only a single kind of coin toss will occur in them, then what we conclude is that we must have 8 such regions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then 8. You are also then led to conclude that this sequence must start with a T. So this must be a T region, H region, again T region, H, T, H and T, finally ending with H. Now why exactly have I done this? You can notice over here that after a T region ends and a H region starts, there is a transition gap over here. In this transition, we will find the first occurrence of a TH. A TH will occur over here. Then in this gap, the first occurrence of HT will happen. In this gap, the first occurrence of TH will happen. The second occurrence of TH, then HT again, then TH and HT, finally ending with a TH. See, since transitions are in the gaps between the values, we can't have 8 transitions. If this was a circle, then H would have transitioned into a T back again. But we start with a T, hence we have one more TH than HT. In case we had 4 HTs over here, then there would be another region with a T, so that we could have 4 of both. So now what we are left to do is that first you need to realize that in each of these regions we need at least one H and one T in each of the regions that I mentioned. So if there are only a single T and single H in each of these regions, we will never get a situation where 2H and 5 T's will appear. In order to get 2 T's together, we need to have these regions populated with more than 1 T. And in order to achieve exact count of 2 H's and 2 T's, 5 T's over here, we need to place on top of the single H and T that you have placed, 5 more T's and 2 more H. Now this can be solved using Beggar's method. What I am going to do is, I am going to notice that there are 4 beggars who require T, 4 beggars who require H. 4 beggars for T. For T, the coins are 5 in count. 5, or you could consider 5 plus 4, 9 coins, because each beggar gets 1 coin at least. But these 5 coins or 5 excess T's or 5 excess T's are being distributed after the single T has been distributed to each of these regions. There are 4 beggars each for H also, and for H there are 2 coins. So when we put them together, 5 plus 4 minus 1 C 4 minus 1, this becomes 8C3, and 2 coins for H leads us to get 2 plus 4 minus 1 C 4 minus 1, which is 5C3. When you calculate 8C3 and 5C3, we get 8 times 7 times 6 upon 6. This is 56, and 5C3 becomes 10. When you multiply this, you get 560. Answer becomes 560 upon 20 or 28. I hope the core idea over here was clear, that you needed to realize that
these transition TH and HTs happen consecutively, and you can't have two HTs happen before another TH happens, because as soon as a HT happens, the next few numbers, next few coin tosses are going to be T's only, either one or more than one. After that, if you are getting a H, then a HT transition, sorry, a TH transition must have happened. Alright, hopefully this was clear. Let's move on to the next question. Now this is again a very interesting question. I'll not wait for the timer to elapse because the question is really simple in its framing. You need to make a bracelet using 7 beads of one color and 7 beads of another color, let's say red and blue. Now here what you need to realize is that this is a question of circular permutation where you are required to make a bracelet, which is its own kind of a circular permutation. What we require is that we need 14 beads to be arranged in this necklace. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. This is a bead. See, this is a necklace. Now, if we had 14 distinct beads, the answer would directly have been 14 factorial upon 2 times 14. Because this is the answer. The symmetry number for 14 beads in a ring is going to simply be 28. 14 factorial by 28 is an integer. We can work with that. But as soon as you start solving this question, you will realize that, okay, there are 7 beads of a color, which means they are identical. 7 beads of another color, which means they are also identical. If we have identical beads, then the number of ways they can be arranged. In order to get this numerator value, what we need to do is, we need to do 14 factorial by 7 factorial 7 factorial. See, this is where we start at. If you know 14 factorial's expansion, you know that there are 2 numbers inside 14 factorial which are divisible by 7. And the denominator also contains 2 occurrences of 7. So this entire number is an integer because this is 14C7, but it is not divisible by 7. If I go forward and divide this by 28, I get a big problem because I am not doing justice to the situations that are already symmetric. What I mean by situations that are already symmetric, in this figure, I could have erased every alternating circle and colored it back with blue color rings, blue color beads. What I am trying to demonstrate over here in this figure is that this is a highly symmetric figure which does not have 28 occurrences. See, if you have all beads asymmetrically arranged, then you could rotate that you could rotate this figure 28 times and you could get a distinct arrangement every time. Visually distinct, but for the sake of calculation, they are rotationally identical. But over here, if you just swap this by 2 pi by 14 rotation, what will end up happening is that you get a new rotation, new way of making the arrangement. But then if you do it once again, then you are back to the same square. So you need to realize that there are 3 different kinds of these arrangements. One is a highly symmetric, and one is an asymmetric. The problem that we have with this question will be to deal with the slightly symmetric scenarios. What do I mean by a slightly symmetric scenario is that I'll take an eraser and I'll purposefully remove all the blue out and I'll fill it again with, I'll fill them back with red beads so that this figure can be used for the for demonstration. See, every one of these circular permutations of 14 beads could have a line of symmetry that passes through opposite beads. How can we establish this as a line of symmetry? This becomes a line of symmetry if all the beads that are on opposite sides of this line have the same
same color. This is almost like solving for a palindrome, that is like like a palindrome that is being turned back into itself, or a palindrome list that is being like lifted from the ground then connected to make a necklace. What we require now is to have 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 of these beads of some color, blue or red, but not all of them will be red, not all of them will be blue. 6 of these will be such that 3 blue and 3 are of red. Because if we have 3 blue and 3 red over here, correspondingly on the left side, we'll also have 3 blue and 3 red, and this top and bottom will be alternating blue and red beads. So now I'll quickly just count up the total ways I can have such a symmetry. I'll write down all the numbers and then explain each of them. Okay, first of all, I'll start with the number 7. Because this axis on its own could have been placed in 7 different ways. See, you can notice over here, a diameter can be found in 7 different ways. This was one diameter, this is another diameter, another diameter, another diameter, another diameter, and so on. There were 7 of these available. So the first and the last line that I drew were the same diameter. So the axis itself could have been chosen in 7 different ways. Next step in this calculation is assigning which of the top or bottom bead is going to be red or blue. So there is a 2 for that. Further, these 6 beads must be colored 3 blue and 3 red. Hence we have to multiply by 6 factorial by 3 factorial 3 factorial. I know it's getting very complicated at this point. Please rewatch this part of the video to get further clarity on this. Out of this 6 factorial over 3 factorial 3 factorial, I'll subtract one case. The one special case where actually these 3 blue and 3 red beads were arranged in an alternating order. They are part of this highly symmetric scenario. If I remove that one case where this was red, blue, red, blue, red, blue, red and blue, correspondingly all the left beads are also red, blue, red, blue, that needs to be removed from this list of slightly symmetric scenarios. When you calculate this out, you will get 19 times 2 times 7. These are the total count among these 4 factorial upon 7 factorial 7 factorial. Just to save time, I'll use the value of 4 factorial upon 7 factorial 7 factorial that I already have. This is 3432. 3432 has 7 times 2 times 19 equal to 266. Slightly symmetric scenarios. So the number of asymmetric like per count over here will be 3432 minus 266 minus 2 of these highly symmetric scenarios. It could be blue red or red blue. Once you subtract this out, you get finally 3164. Now the entire question ends by making this one calculation. 3164 are the asymmetric cases. These require the actual division by 28. Furthermore, 266 are the slightly symmetric cases that require division by 14 because they already have a twofold symmetry inbuilt into them. Plus the 2 highly symmetric cases are actually the same one scenario. I'll divide this by 2 to get that one bracelet which has red blue alternating. Once you calculate this out, what you get is, I'll not take more time, the final answer becomes 133. Okay, and this is the correct answer. From this, answer becomes 33. So you can practice these kinds of questions because this is the final culmination of all symmetry kind of ideas that are required to solve IOQM questions. Earlier in 2021, there was one question that used such symmetry logic to find the number of ways to color this particular setup, rotationally rotationally distinct ways to color this, 2 black, 2 white and 2 blue probably, or it was 2 red. And the answer to this, instead of being
15 that comes from 19 divided by 6, it becomes 72 divided by 6 plus 12 divided by 3 or something like that. So the number of cases from 12 which are the symmetric ones increases the actual answer to 18 instead of 15. So you can go through the see, when you search for IOQM previous year papers, this is the first paper that comes up in the search result is the paper that contains this question. So it's question 24 probably, you can go and look for it. Alright, let's go on to the next question. Over here, see the idea, I'll be quick with this question instead of waiting for the timer. See, this list A1 to A10 is a list of 10 positive integers such that we don't have a restriction on A1, but remaining all of these values, we require that at least one number appears before it, that is either greater than it or one less than it. Instead of solving this question, starting by thinking what happens with A1, A2 and so on, let's start with 1, the number 1. Basically, 1 has only a single number that is adjacent to it, that is part of this list from 1 to 10. We require, wherever we find 1, we require 2 to appear before it. If 1 is not the first number, then 2 must be the number that appears before it. If 2 is part of the list, then we require 3 to be before it, because 1 is definitely not before it. If neither 1, 2, 3 are the first number A1, then 4 has to be before 3. I am not saying that 4 has to be just before 3. I am saying that 4 has to appear to the left of 3, and 3 has to appear to the left of 2. 2 has to appear to the left of 1. I'll tell whatever I was explaining over here. If you start by analyzing what happens with 1, if 1 is not the first number in this list, then 1 requires 2 or 0 to be before it. That is what the question says, either AI minus 1 or AI plus 1, or both appear somewhere before AI. So both can't appear before because 0 is not part of the list. So hence 2 has to appear before 1. If 2 is not the first number, 3 has to appear before it. If 3 is not the first number, then 4 has to appear before it, so on and so forth. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And then you will realize that okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 is a valid list. What if we start thinking about the number that's about the number 10? Because 10 has only a single number as a part of this list, that is in this list. For 10, 9 has to appear before 10. For 9, if 9 appears to the left of 10, 8 has to appear before 9. See, this is again having the singular condition that 10 is not the first number. If 10 is not the first number, it appears somewhere from A2 to A10. Hence, 9 has to appear before 10. 8 has to appear before 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. This is also a valid list. Keep in mind, none of these numbers were ever considered to be the first number in the list. Now just think about this entire list and think about the method that I am going to present over here. Choice 1 is going to be select the rightmost or leftmost number. If you select the rightmost or leftmost number, A1 could be any of, this is for A1, okay. For A1 you can, A10. For A10, select the rightmost or leftmost number. You have two options. Either the rightmost or leftmost number could be 10 or 1. To this you multiply the same condition, select rightmost or leftmost number. See, if 1 has already been chosen, then you have the option of choosing 2 and 10. I will give you an example. Let's build a sequence. Let's choose 10 initially. So 10 becomes the last number. Now I have the option to choose 1 or 9. If I choose 1 to be the next number, then 1 is placed to the left of 10. Now I have the choice between 2 and 9. Let's choose 9 to be the next number. Once I have placed 9, I have the option between 8 and 2. Let's place 8. Now I have the option between 2 and 7. I can still go ahead and place 7 in the list.
Then I have the option between 2 and 6. I can then go ahead and sequentially place all 2, 3, 4, 5 and 6 in this order. 2, 3, 4, 5 and 6. So notice this particular sequence does not violate the conditions of the question. For each number A2 to A10, there is a number that appears before it that is either greater than or less than it. And the different questions that were being asked was, do you want to select the next number to be rightmost or leftmost, which had two possibilities each. And this question was asked to 9 numbers. Hence this entire product becomes 2 to the power 9 and k becomes equal to 9. That's why the answer to this straightforward is the value 2 to the power 9. I hope this was fine. Okay, let's move on to the next question. Question 49. Question 49 is a very old IMO question, but it's not that complicated. What you need to keep in mind over here is that there are 4 different kinds of quantities that you need to keep track of here. Points are 5 in count. Line segments or lines joining points is 10 because this is 5C2. For each point, number of perpendiculars per point is going to be equal to 4C2. Why 4C2? A particular line has 4 other lines with it. Through these 4 lines we could make 4C2 number of lines, and to each of these 6 lines we could drop perpendiculars. So there are 6 perpendiculars that originate from every point. So total perpendiculars is equal to 6 times 5 equal to 30. These are very important quantities that you need to keep in mind. There are 10 lines in total, there are 30 perpendiculars in total, and this is where we can start solving our question. If we have 30 perpendiculars in this entire situation, the total number of intersection points between these 30 perpendiculars could be 30C2. This is the starting point. Or the theoretical max number of intersections. 30C2 can be calculated to be 30 times 29 by 2, and this becomes 15 times 29 or 450 minus 15 or 435. We need to keep this number in mind. Alright. What you need to also realize is that the number of intersection points are lost because of concurrency and parallel lines. See, the perpendicular lines share a lot of properties over here. First, that through each of the original 5 points, there are 6 perpendicular lines that pass through each point. So the concurrency is, so we are losing intersection points due to concurrency over here in a 6C2 times 5-fold manner. But not only 6C2 times 5-fold, a single concurrency point must be counted, hence 6C2 minus 1 times 5. These many intersection points have been multi-counted. For parallel situation, we require a diagram to understand this. Notice that for each of these 10 lines, there are 3 points that don't exist on this line. From each of those points, perpendicular lines were dropped to this line. Each of these perpendicular lines are parallel to each other. They won't form intersection points. Hence, 3C2 times 10 are the number of intersection points that are lost due to parallelness between the perpendicular lines. So this quantity becomes 30. 6C2 minus 1 is 15 minus 1, 4 times 5, which is 70. Now incorrectly, a student would answer the question to be 435 minus 70 minus 30. See, this was the result. We found 70
cases where intersection points were multi-counted, and 30 cases where intersection points didn't exist but we still counted them. This result becomes equal to 335. This is not the correct answer, because for each triplet of points, original triplet of points from original 5 points, phi C3, the triangle has concurrency of altitudes at the orthocenter. See, basically what has happened is that for each of the 3 points among the 5 points available, phi C3, 10 triangles, for each of these 10 triangles, perpendiculars were still perpendiculars of this triangle, and 3 of these altitudes were concurrent at the same point, which was the orthocenter. So we have still doubly counted 10 times 3C2 minus 1 concurrency cases, which is 20. So the final answer becomes 335 minus 20, which is 315, and the question asks last 2 digits of x. So last 2 digits becomes 15 this way, and this is the final answer. Alright, now coming to the last question in this session, in which I will take the 5 marker questions. This is a lengthy question. I'll try to circle out the most important features over here. It's not very lengthy, it just requires to understand that the question is unnecessarily lengthy. What necessary features of this question you need to notice are that there are going to be 9 letters that are going to be typed and sent to the secretary. The secretary follows this principle of last in, first out. Okay, this means that if there is a stack of letters already left for her to type, she will take the letter that is on the top over here. If another letter comes up, then the topmost letter will be the first letter that comes in her hand. Alright. The statement in this question is that the letter number 8, she tells that the letter number 8 has already been typed. If it is known that letter 8 has already been typed, then what conclusion we can draw over here is that 8 is typed 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. All these letters, 7 all the way up till 1, were in the pile. They are in the pile of the letters that are being stacked on one on top of each other. 9 is still uncertain. What I mean by uncertain over here is that, let's take case 1. Letter 9 has been pushed. In simple terms, letter 9 has been placed on this pile, either pushed or you can understand placed in the pile. So if letter 9 has been placed in the pile, we have total 8 letters are available. Sorry, not placed in the pile. Letter 9 has been typed. If letter 9 has already been typed, then letter 9 does not exist in the pile, is what I mean to say. That is the first case that we'll analyze. Total 7 letters are at max possible. See, the question does not ask us what happened before the lunch time. The question asks us what happens after the lunch time. How many different orders of letters could be typed after the lunch time? See, we are not sure how many of these letters are actually available in this list. There could be 7 letters available, there could be 6 letters available, 5, 4, 3, 2, 1. There could be no letters available. All of these scenarios are possible. If 7 letters are available, they would be in 7C 7 ways. If 6 letters were available, there would be in 7C 6 ways.
7C5, 7C4, 7C3, 7C2, 7C1 and 7C0. See, basically what is going to happen is all the different subsets of these letters could be existing in the pile, and each of them could be typed out in one way each. So total ways to type remaining letters is 2 to the power 7. This is the case 1. Case 2 deals with letter 9 could be typed between any two letters. And this is really puzzling. Where exactly will letter 9 be typed? If there were 7 letters available, then letter 9 has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 positions where it could have been typed. So 8 times 7C7. If there were 6 letters that were available, so one of these letters was already typed, then the number of gaps that 9 can go into is 7. So we need to count 7 times 7C7 plus 6 times 7C 6. Sorry, 7 times 7C6, 6 times 7C5 plus 5 times 7C4, so on and so forth, all the way up till 1 times 7C0. This effectively is asking you to calculate summation k equal to 0 to 7 of k plus 1 times 7ck. Alright, and then this question is done. You can separate this out into two different summations. Summation k equal to 1 to 7, k 7ck plus summation 7ck, k equal to 1 to 7. This first one, this first summation can be reduced very quickly to form 7 times 2 to the power 6, and this becomes the number that we had already calculated, 2 to the power 7. So once you add them up, final answer to this question becomes 2 to the power 7 plus 2 to the power 7 plus 7 times 2 to the power 6, and this is equal to 11 times 2 to the power 6 or 704. The question originally asks you to find the sum of squares of digits of x. So 49 plus 16 is equal to 65. This is the final answer to this question, right? In case you are confused about this final calculation, it just requires a simple conversion of 7k times 7ck into 7 times 6ck minus 1, and then that summation just converts to 7 times 2 to the power 6. Okay, I know it is already 8:30. Rajat sir will be completing the next 10 questions. In case you want a tiny break, you can take a 1-2 minute breather. We'll continue with the next few questions from here onwards. All right. सो गाइस, जिंदा हो?
अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी तक कंटिन्यूअसली इस सेशन में है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड एट 2:30 एंड स्टिल प्रेजेंट ओवर हियर? कोई गायब नहीं हुए बीच में, पूरा कंटिन्यूअसली 50 सेशन 50 क्वेश्चंस तक आप लोगों ने एक एक क्वेश्चन को देखा है। लेट मी सी, मार्क योर अटेंडेंस बच्चों। आदित्य राज शर्मा, सीमा, राजेंद्र, कलश, फैंटास्टिक। अरे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे हैं। अरे क्या बात है। अरे फैंटास्टिक। अर्जव भी है, यशराज भी है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन फाइनल बॉस बैटल खेलने जा रहे हैं। So this is the final 10 problems which we can consider the boss problems in combinatorics, 5 marker. Okay, calm down, calm down. आ गई आप लोगों की अटेंडेंस। चलो बच्चों, अब अगले 10 सवालों को प्रारंभ करते हैं। शुरू के 20 सवाल प्रारंभ थे वैसे, फिर उसके बाद के 20 सवाल प्रगति थे, और अब ये अपन पराकाष्ठा पे हैं। लेट्स बिगिन द गेम। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं। अब देखिए, बेसिक आइडिया हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, तो अब अपन बहुत बेसिक आइडियाज पे बार बार काम नहीं करेंगे। जो काम की बातें हैं वही काम की बातें ही करेंगे। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो अपन फटाफट से चीजों को करेंगे। क्वेश्चन है 13 बॉयज आर सिटिंग इन ए रो इन ए थिएटर. After the intermission, they return and are seated such that either they occupy the same seat or the adjacent seat in such a way that it differs from the original arrangement. Let the number of ways this is possible is k. Find k by 8. बच्चों देखिए क्या कहना चाह रहा है वो कि 13 बच्चे हैं, थिएटर में बैठे हुए, मूवी देखी, मूवी के बाद इंटरमिशन हुआ बेसिकली, बीच में वो गए बाहर, वापस आए। जब वापस आए तो या तो वो जिस सीट पे बैठे थे उसी सीट पे बैठेंगे या फिर उसके बाजू वाली सीट पे बैठेंगे। तो मान लेते हैं कि ऐसे 1 2 ऐसे मान लीजिए यहाँ पे nth सीट है। अपन तो जनरल केस की बात करेंगे, फिर उसमें 13 डाल देंगे। तो अपन इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो मान लीजिए अगर एक केस तो ये हो जाए कि nth सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति दोबारा nth सीट पे ही आकर के बैठ जाए। जो nth बॉय है वो nth सीट पे ही बैठ जाए आकर के। nth बॉय सिट्स एट nth seat, then remaining n-1 boys can be arranged in an-1 ways. आई थिंक अब तो क्वेश्चन देखते हैं आपको चमक भी जाता होगा कि क्वेश्चन रिकरेंस का है। तो अगर nth व्यक्ति nth सीट पे ही आकर के बैठ गया तो बाकी के जगहों पे इस तरीके से अपन an-1 तरीकों से बिठा सकते हैं बाकी के n-1 बॉयज को। मान लेते हैं कि nth बॉय अब वो जो बॉय है उसको, वो nth बॉय जो होगा, आखिरी बॉय जो होगा, वो अगर अपनी सीट पे आकर के नहीं बैठता है तो वो अपने बाजू वाली की सीट पे बैठेगा, तो वो n-1th सीट पे बैठेगा, है ना। तो nth बॉय सिट्स एट n-1th प्लेस, देन n-1th person will have to sit on nth place only and remaining n-2
persons can be arranged in an-2 ways। ये वाली बात चमकी है बच्चों, ये है क्लासिक सा ऑब्जर्वेशन। अब ये जो बात मैंने बोली है क्यों बोली है बच्चों, ऐसा मैंने क्यों बोल दिया कि अगर nth बॉय n-1th सीट पे बैठता है तो n-1th सीट वाले व्यक्ति को nth सीट पे ही बैठना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। अब देखो ये बहुत प्यारा सा ऑब्जर्वेशन आपको देखना पड़ेगा। मान लेते हैं ऐसे लोग बैठे हुए 1 2 3 ये सीट्स है और यहाँ पे मान लीजिए 11 12 और 13। अगर 13वां व्यक्ति मान लो इस वाली सीट पे आकर के बैठ जाता है तो 12वें व्यक्ति के पास क्या चांसेस है, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो वो 13 पे बैठेगा या फिर वो 11 पे बैठेगा। लेकिन अगर 12वां व्यक्ति 11वीं सीट पे बैठ गया तो 11वें वाले व्यक्ति को भी तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना, मगर 11वां वाला व्यक्ति क्या 13th सीट पे बैठ पाएगा? क्वेश्चन ये है, क्योंकि 13th वाली सीट खाली होगी ना, 13th वाला सीट 12th वाली सीट पे बैठ गया, 13th वाला व्यक्ति 12th वाली सीट पे बैठ गया, 12th वाला व्यक्ति 11वीं सीट पे बैठ गया, तो जो 11th वाला व्यक्ति है वो 13th सीट पे बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ सकता ना, क्योंकि जस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीट पे बैठना है उसको। फिर आप बोलोगे अरे सर कोई बात नहीं, 13th सीट को खाली रहने दो, वो 11वां व्यक्ति जो है वो 10वीं सीट पे जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन अगर ये लूप चलता चला गया तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको पहली सीट पे बैठना पड़ेगा, फिर पहला व्यक्ति कहां जाएगा? चमक रही है वाली बात, पहला व्यक्ति कहां जाएगा? क्या पहला व्यक्ति 13th सीट पे जाकर के बैठ पाएगा? एक सर्कल में तो नहीं बैठे ना, एक रो में बैठे। सर्कल में बैठे होते तो ये कंसीडर किया जा सकता था, रो में बैठे हैं तो पहला व्यक्ति 13th सीट पे जाकर के नहीं बैठ पाएगा बच्चों। तो इसका मतलब है कि जबरदस्ती ये करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है कि 13th पर्सन अगर 12th पे जा रहा है तो 12th पर्सन को 13th पे ही जाना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। तो इसका मतलब बेसिकली इन दो लोगों ने अपनी सीट्स को स्वैप कर दिया, तो बाकी के जितने भी अब n-2 लोग हैं, भाई टोटल n लोग हैं, ये दो लोगों को हटा दो, तो बाकी के जो n-2 लोग हैं इनको अब अरेंज करने के तरीके पता लगाने, और वो an-2 है। क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, कुछ भी नहीं बचा इसमें। सो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कहां से आएगा? an इक्वल्स an-1 प्लस an-2। ये आपका रिकरेंस बन गया और ये रिकरेंस वापस फिबोनाची सीरीज क्रिएट करेगा। आंसर आपको पता है कैसे निकालते हैं। चमक गया बच्चों, मजा आया इसको देख करके? देखो हर क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ही मतलब आप समझो कि आपको देखने पे लगेगा कि यार आसान सा सवाल है, मतलब लगेगा कि होने लायक है, मगर एग्जामिनर ने भाई उसमें शानदार वाली लैंडमाइन छुपा रखी होगी जो ऐसी फटेगी भाई साहब एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद फिर वो पता चलता है जब आंसर की चेक करते हैं कि अबे भाई ये क्या हो गया तो वो लैंडमाइन फटता है भाई। तो हमें उसकी थॉट प्रोसेस पे जाना पड़ेगा कि उसने क्या सोच करके इस सवाल को दिया है, और बहुत आइडिया तो अपन को मार्किंग से ही पता चल जाता है कि 2 मार्कर में है, 3 मार्कर में, 5 मार्कर में डाला है तो भाई कुछ तो दिमाग लगाया उस बंदे ने, वरना तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता था, इतना इजीली तो नहीं हो सकता था। तो क्लासिक प्रॉब्लम्स हैं और वही अपने को डिकोड करना है, वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, इनिशियल कंडीशंस बता देता हूं, उसके बाद आंसर आप लोग निकाल लोगे। A1 क्या होगा बच्चों? अगर एक ही व्यक्ति है तो वो कहीं पे भी बैठ जाए जाकर के, क्या फर्क पड़ रहा है। और अगर A2 की बात करें, 2 लोग हैं तो या तो वो अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएंगे, या तो 1 2 मतलब फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सीट पे बैठ गया, सेकंड पर्सन सेकंड सीट पे बैठ गया, या फिर वो स्वैप कर लेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पे चला गया, सेकंड पर्सन 1 पे चला गया। तो A2 के 2 तरीके हो गए। ये चमका आपको 1 2 2 1, मतलब आई थिंक आप समझ गए वाली बात। तो बाकी क्या अब A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगे। लेकिन देखो अभी भी लैंडमाइन जो है ना उसमें 2 बिछा रखे हैं, एक नहीं। अभी पहला लैंडमाइन फटा हुआ है, दूसरा फटेगा अब क्या होगा, बच्चा क्या करेगा कि इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली A13 निकाल देगा। A13 आ गया साहब, जो भी आना होगा आ जाएगा।
फिबोनाची है, बच्चों को याद भी रहता है, 9-10 तक तो याद भी रहता है। तो 813 आ गया साहब। उसके बाद एक और जबरदस्ती ऑब्जर्वेशन, उसने बोला है कि वो वाले ऑब्जर्वेशन काउंट करो जो कि ओरिजिनल अरेंजमेंट से डिफर कर रहे हैं। ये जितने अरेंजमेंट आपने काउंट करे हैं 13 में, इसमें एक अरेंजमेंट वो भी काउंट हो गया बच्चों कि पहला व्यक्ति पहली सीट पे जाकर के बैठा, दूसरा व्यक्ति दूसरी सीट पे जाकर के बैठा, और सारे 13 के 13 बच्चे अपनी ओरिजिनल सीट पे जाकर के बैठ गए। बट वो हमें काउंट नहीं करना है। उसने बोला है कि डिफरेंट कितने वेस होंगे वो बताओ। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 813 -1 होगा बच्चों। ये चमका क्या आपको? आंसर हैज टू बी 813 -1। मिला आपको दूसरा लैंडमाइन भी? आज की क्लास में मजा आ गया। वाओ, दैट्स द स्पिरिट। ओके गाइस, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। ये हमारा 51 हो गया, 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, देखो बच्चों। लेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 26 आइडेंटिकल चॉकलेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एमी, बॉब, कैथी एंड डैनियल सो दैट ईच रिसीव्स एटलीस्ट 1 चॉकलेट एंड एमी रिसीव्स मोर चॉकलेट देन बॉब। अगेन बच्चों, ये वापिस आप मतलब आप चमक रहा होगा आपको। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे ना काउंटिंग के प्रॉब्लम्स को थोड़ा लिमिटेड रखा, लेकिन ज्यादा हमने रिकरेंस रखा, ज्यादा हमने पीएचपी के भी सवाल अभी मैं कराऊंगा, और बेगर्स एंड कॉइन को रखा, मल्टीनोमियल को रखा। तो चूंकि यही एक वो वाले एरिया से जिस पर वो बहुत कुछ बना सकता है, कुछ भी क्रांतिकारी सवाल बना सकता है। काउंटिंग तो देखो अपन लोग सीख ही लेते हैं, मतलब क्लासेस में वो बेसिक एनपीआर एनसीआर वाले सवाल। कि 5 boys 5 girls are sitting in a row, find number of ways such that between any 2 girls at least 1 boy sits। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे, जेई में भी काफी कराते हैं। बट वो रेगुलर बहुत बच्चा उसको कर ही लेता है अपनी क्लासेस में, हर कोचिंग में वो उसको करवाया जाता है, क्योंकि वो पीएनसी का पार्ट है, जेई का पार्ट है। बट ये ऑफ द ट्रैक टॉपिक्स हैं सारे, जिसमें रिकरेंस की बात हो। अभी जो लास्ट के सवाल जब अपन करेंगे, बेसिकली वो पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। कुछ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले सवाल अभी अपन करने वाले हैं। तो बच्चों बैठे रहो, मतलब डट के बैठे रहो, लपक के बैठे रहो। ये जो अगले भी 7-8 सवाल बच रहे हैं अभी, जबरदस्त सवाल है, बहुत लर्निंग दे करके जाएंगे, बहुत काम आएंगे आपको एग्जाम हॉल में IOQM वाले दिन। तो आराम से बैठो, डट के बैठो और सीखो। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन हालांकि इजी है, मतलब होने लायक है, और बेसिकली जो अपन ने सीखा बेगर्स एंड कॉइन उससे हो भी जाएगा। तो अपने इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन बनेगी हमारी ABCD 26, ठीक है। उसने बोला कि हर किसी को एटलीस्ट एक तो मिलना ही चाहिए, तो सबको एटलीस्ट एक दे देते हैं। मान लो A को आप रिप्लेस कर दो A'+1 से, B'+1, C'+1, D'+1। तो यहां पे तो क्या है कि A, B, C, D सब 1 से बड़े हैं, मगर यहां पे क्या है कि A', B', C', D' सब 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी A', B', C', D' इज 22। अगर टोटल तरीके निकाले जाएं, अभी विदाउट कंसिडरिंग जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उस सबको कंसिडर करे बगैर टोटल अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बच्चों? 22 बेगर्स, 22 कॉइन्स हैं, 4 बेगर्स हैं, तो 22 + 4 - 1 C 4 - 1 कितना हो जाएगा? 25C3। इसको भी आप लोग निकाल के मुझे चैट में बता दो इसका वैल्यू कितना है 25C3 का, ठीक है। एक तो ये आप लोग निकाल के रखो। अपन आगे बढ़ते हैं। वो ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 चॉकलेट सबको मिलनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि एमी रिसीव्स मोर चॉकलेट्स देन बॉब। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि ए को बी से ज्यादा चॉकलेट भी मिलनी चाहिए। अगर ए को बी से ज्यादा मिलनी चाहिए ना बच्चों, थोड़ा सा खेल अपन सिमिट्री का यूज में लेंगे। सिमिट्री यहां पे गेम में आएगी। सिमिट्री भाई साहब बहुत पावरफुल टूल है, ओलंपियाड्स में जबरदस्त काम आती है। अब देखो, किसी ने तो 2300 निकाला, किसी ने 4600 निकाला है। अरे एनसीआर भी नहीं आता है सॉल्व करना। चलो बहुत बढ़िया, देख लेंगे फिर।
बच्चों ये देखिए कि सिमिट्री ये कहती है कि ये जितने तरीके से आप लोगों ने ये अरेंजमेंट करा है कि इन ABCDओं को चॉकलेट्स दिए इस के अकॉर्डिंग, इसमें ऐसा हो रहा होगा कि जो टोटल मान लेते हैं कि टोटल n तरीके हैं, n टोटल, उनमें ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा कि n वो वाले केसेस जब A' को B' से ज्यादा चॉकलेट मिलेगी, तीन कैटेगरी है बच्चों देखो, या तो A' को B' से ज्यादा चॉकलेट मिलेगी, या फिर A' को B' से कम चॉकलेट मिलेगी, और ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, इक्वल होंगे ये ड्यू टू सिमिट्री। A' B' से ज्यादा और A' B' से कम, इस सिमिट्री से हम ये बोल पाएंगे कि दोनों का नंबर आपस में इक्वल होगा। और एक केस ये भी तो हो सकता है कि A' और B' आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो 2300 बता रहे हैं कुछ बच्चे, इसको अभी अपन लिख लेते हैं, आप पे विश्वास कर लेता हूं, कोई तो 4600 भी बताया था तो अब ये तीन कंडीशंस हैं बच्चों, इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन नहीं है ना। और हमको ये वाली कंडीशन से मतलब है, हमको ये वाली कंडीशन चाहिए। तो मान लेते हैं कि ऐसे जितने बच्चे हैं जिनमें A' B' से ज्यादा है, वो कुछ K मान लेते हैं, लेट दे आर K। ठीक है, तो बच्चों टोटल जो होगा ना, टोटल ये जो n जो लोग हैं इनका टोटल वो क्या हो रहा होगा, A' B' से बड़ा हो रहा होगा जब, और A' B' से छोटा हो रहा होगा, यानी कि K प्लस n ऑफ द केस व्हेन A इक्वल्स B, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A' और B' आपस में इक्वल हो जाएं, A' और B'। ये चमका क्या आप लोगों को? टोटल क्या केसेस बनेंगे, या तो A' B' से बड़ा हो, या A' B' से छोटा हो, या फिर A' B' के बराबर आ जाए। हमको इससे मतलब है K निकालना है अपन को। टोटल हमने ऑलरेडी निकाल लिया 2300, यानी कि पता है क्या निकालना है हमें, वो वाले केस निकालने जब A' B' के बराबर है। चमक गया आपको? A' B' के बराबर का मतलब है कि आपने A' और B' को K दे दिया, तो K प्लस K 2K प्लस C' प्लस D', ये अपने को कितना दे रखा है, 22 के बराबर है। तो इसमें C' प्लस D' का वैल्यू आ जाएगा 22 माइनस 2K। टोटल तरीके कितने हो जाएंगे बच्चों, इतने कोइन से इतने बेगर्स हैं, तो 22 माइनस 2K n प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1, n प्लस R माइनस 1 CR माइनस 1, इतने तरीके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या कितना आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 23 माइनस 2K C1, 23 माइनस 2K C1 का मतलब हो गया 23 माइनस 2K। ये तरीके हो जाएंगे बच्चों अगर A' और B' का काउंट सेम हो जाता है। अब ये कितनी बार हो सकता है, K का वैल्यू क्या हो सकता है, K का वैल्यू या तो 0 हो सकता है, मतलब इन दोनों को कोई भी आपने 0 काउंट दे दिया, A' और B' को 0 0 दे दिया, और बाकी C' और D' में बांट दी चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये जो K है वो 0 से लेकर के कहां तक जा सकता है बच्चों, मैक्सिमम जा सकता है 11 तक, है ना, 11 तक जा सकता है। तो आप सिग्मा निकाल लीजिए, K फ्रॉम 0 to 11 23 माइनस 2K, ये अपने को टोटल काउंट बता देगा। भाई K का वैल्यू 0 होगा तो क्या आएगा, कितने तरीके आएंगे, K का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, तो अल्टीमेटली ये तो सॉल्व करना है, तो इसका सिग्मा निकाल लेते हैं। K को वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा 21, K को 1 डालोगे तो क्या आ जाएगा 19, और ऐसे ही K को आप 11 डाल दोगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 to 1 मतलब सारे ऑड नंबर्स का सम है अप टू 21। चमक गया क्या आपको? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? इसका कौन बताइए फटाफट बच्चों, ये लड़ाइयां मत करो कि कौन कोचिंग में कौन बड़ा कौन छोटा कौन जिंदाबाद कौन मुर्दाबाद, काम की बात ज्यादा करो।
चलो, तो किसी का तो आया 121 आ गया मान ले किसी का, तो अपना आंसर पता है क्या हो जाएगा। वापस पुरानी स्लाइड पे चलते हैं। हमारा ये k का वैल्यू अगर 121 आ चुका है तो 121 का डबल क्या हो गया 242, और ये अपना 2300 आ ही गया था, k प्लस के 242 प्लस ये n a डैश इक्वल्स टू b डैश, सॉरी ये 2k है, और वो a डैश इक्वल्स टू b डैश वाला केस है। a डैश इक्वल्स टू b डैश वाला केस मैंने यहाँ पे काउंट कर लिया। सो बेसिकली वी हैव द केस व्हेन a डैश इक्वल्स टू b डैश विच इज 121। अब इसको आप माइनस कर दो उसमें से, तो 2300 माइनस 121 और बाई 2 भी करोगे तभी तो क्या आएगा। इसको सॉल्व करो और इसमें क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ k। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। सब लोग बच्चों फटाफट, स्पीड तेज रखो थोड़ी सी, काम ज्यादा है समय कम है। आएगा किसी का? फ्रैक्शन आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये तो गलत नहीं काउंट कर दिया। अरे k को 0 डालोगे तो 23 भी तो आएगा, ये हुई ना गलती बच्चों, 23 भी आएगा, फिर 21 आएगा। k को 0 डालना चाहिए था, अपन ने 1 डाल दिया, एक्चुअली इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। तो 0 डालोगे तो 23, 21 अप टू 1, ये काउंट कर लो। टोटल कितने हैं, 12 है ना, तो 1 प्लस 23 n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 144। तो 144 आ रहा है, 144 इसमें से माइनस करो, 144 माइनस करो 2300 में से और डिवाइड बाय 2 कर दो। अब आ जाएगा क्या बच्चों, चेक करो आंसर आ रहा है। अब ये निकालो और फिर कह रहा है कि इवैल्यूएट द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ k। ये वैल्यू कितनी आ रही है देखो, वन 1078 कोई बच्चा कह रहा है, मान लेते हैं। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 12। यही आंसर है क्या, चेक करो बच्चों। यही आ रहा है आंसर। चलो वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आई थिंक सबको समझ में आ गया है। देखिए बेगर्स एंड कॉइंस के अलग अलग वेरिएशंस हैं। इसी का एक हायर वर्जन अपन ने अभी स्टार्टिंग में करा था, 2 मार्कर जब हम डिस्कस कर रहे थे, वो जनरेटिंग फंक्शंस, अलग अलग वेरिएशन। और आदित्य सर ने भी आपको कुछ वेरिएशन वाले सवाल कराए बेगर्स कॉइन के, तो ये काफ़ी मतलब हॉट टॉपिक होता है ओलंपियाड्स में, तो पूछ लेते हैं इसके ऊपर सवाल। अगला है कंसिडर ए 20 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन के विथ वर्टाइसेस, ये वो सब। इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच 3 साइड्स ऑफ के कैन बी चूजन सो दैट एवरी पेयर अमंग देम हैज एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ के बिटवीन देम, okay, is an admissible triple while this is not bk, find k by 8। तो a1 a2 a4 a5 a11 a12 एक admissible triple है,
मगर ये नहीं है, क्यों? क्योंकि A1 A2 A4 A5 और A19 A20 इनमें से ये दोनों जो है ना, ये कॉन्जिक्यूटिव लेंथ आ गई, मतलब कॉन्जिक्यूटिव वो आ गई साइड। देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से बताता हूँ करवा के। तो मान लेते हैं कि इस तरीके से ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, यहाँ पे कहीं A20 होगा, यहाँ A19 होगा, और ऐसे कुछ तो चलता रहेगा। A19, A20, A19, A18, ठीक है, इस तरीके से कुछ तो चलता रहेगा और आगे ऐसे कॉन्वेक्स पॉलीगन बन जाएगा। मान लेते हैं अगर अपन इनमें से कोई सी भी एक साइड चूज कर लेते हैं, मान लेते हैं अपन, लेट अस चूज फर्स्ट साइड अस A1 A2। अगर हमने फर्स्ट साइड A1 A2 चूज कर ली ना बच्चों, तो अपन अब A2 A3 चूज नहीं कर पाएंगे, A3 A4 भी चूज नहीं कर पाएंगे। इधर जाओगे तो A20 A19 A1 A20 भी चूज नहीं कर पाएंगे, और ये A20 A19 भी चूज नहीं कर पाएंगे। ये वाली साइड्स हम चूज नहीं कर पाएंगे बच्चों, क्योंकि उसने क्या बोला है कि जो भी आप सिलेक्शन कर रहे हो उनमें एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए। तो कुल मिला के ये 5 साइड गायब हो गई ना, A1 A2 खुद भी गायब हो गया और ये 5 साइड्स भी गायब हो गई। तो दूसरी साइड चूज करने के अब आपके पास 15 तरीके हैं। दूसरी साइड चूज करने के आपके पास 15 तरीके हैं, लेकिन हमें तो 3 साइड्स का सिलेक्शन करना है, तो 15 तरीकों से दूसरी साइड चूज हो रही है। अब 15, मान लो आपने A4 A5 चूज कर ली, मान लो आपने ये चूज कर ली, इसके बाद A1 A2 के बाद A4 A5 चूज कर लिया। अब A4 A5 चूज करने के बाद आप A5 A6 चूज नहीं कर सकते, A6 A7 चूज नहीं कर सकते। तो 15 तो वो तरीके रह गए थे, उसमें से ये भी गायब हो गए और इसके पास वाली 2 साइड्स भी गायब हो गई, तो अब रह गए 12 ही तरीके। सिर्फ 12 तरीके हैं आपके पास। A1 A2 अगर आप एक साइड ले रहे हो तो 12 तरीकों से आप बाकी की साइड्स ले सकते हो। मतलब आपने A4 A5 ले ली ना, तो अब आप A5 A6 नहीं लोगे, A6 A7 नहीं लोगे, तो A7 A8 लोगे, A8 A9 ले सकते हो, A9 A10 ले सकते हो, और कहां तक ले सकते हो? A18 A19 तक। ये टोटल 12 साइड्स हो रही है। तो आपके पास पहले के 12 तरीके आ गए। अब आप मान लो कि आपने पहली साइड A1 A2 ही चुनी, पहली साइड A1 A2 ही चुनी, लेकिन दूसरी साइड A4 A5 नहीं चुनी, आपने A5 A6 चुन ली। मान लो यहां पे कहीं पे A6 है और आपने दूसरी साइड ये चुन ली, A5 नहीं चुनी। फिर वापिस से अब क्या हो जाएगा? एक साइड और कम हो जाएगी, क्योंकि क्या हो गया कि ये वाली साइड तो कम हो ही गई थी और इसके पास की 2 साइड्स और कम हो गई। तो यानी कि पहले जो 12 साइड्स बच रही थी, अब आपके पास 11 ही ऑप्शन बच रहे हैं तीसरी साइड को चूज करने के। डायग्राम बनाओगे तो चमकेगा एग्जैक्टली कि क्या सीन चल रहा है। तो आपके पास 12, 11 और ये कहानी कहां तक चली जाएगी? लास्ट में आपके पास एक ही केस बचेगा, लास्ट में एक ही पॉसिबिलिटी बच जाएगी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको क्या निकालना है? 12 इंटू 13/2 कितना होता है? मैं 13 इंटू 6 करने बैठ गया, ऐसे चलता है दिमाग भाई लास्ट में। 78, ठीक है। तो 78 तरीकों से ये काम किया जा सकता है। आप सुनना भाई, आपने A1 A2 को चुना, लेकिन A1 A2 को चुनने के कितने तरीके हैं? A1 A2 को चुनने के कितने तरीके हैं? मतलब साइड को चुनने के, पहली साइड को चुनने के कितने तरीके हैं? 20 तरीके हैं। ये क्या स्पैमिंग चले जा रही है यार? क्या मतलब है? क्या जिंदाबाद, क्या मुर्दाबाद? बेटा क्या ही हो जाएगा इससे? मैं अभी भी कह रहा हूं बच्चों, जो जो चैट बोर्ड ऑन कर रखा है तो वो प्लीज उसको उड़ा दो। चैट देखो ही मत, फालतू बकवासें चलती है इधर भाई। कोई काम की बात अगर पूछे तो मजा है, सब जवाब देने का भी मजा है, बट वही स्पैमिंग ही चल रही है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, लास्ट के 7 दिन है। मैं कह रहा हूं बार बार, जो भी जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहा है छोड़ दो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो तो बढ़िया है। आगे आपकी इच्छा है, जिसको भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है करता रहे। नोट करिए बच्चों फटाफट इसको।
हाँ, इसका आंसर और बता देना, आंसर कितना आ जाएगा 78 तरीके तो वो, और पहला वर्टेक्स चूज करने के 20 तरीके हो गए, तो 78 इंटू 20 ये तो हो जाएंगे टोटल। लेकिन अब इसमें बच्चों वापस सिमेट्री रोल पे आ जाएगी, वापस पिक्चर में आएगी सिमेट्री। सिमेट्री ये कहती है कि अगर आपने एक सिलेक्शन A1 A2 ये A4 A5 और मान ले A18 A19 का करा है, तो आप जब A4 A5 को चुनोगे तो A4 A5 अगर आपने पहली साइड चुनी है तो उसमें भी आपने ये वाला काउंट कर लिया होगा A1 A2 A18 A19, और अगर आपने A18 A19 पहली साइड चुनी है उसमें भी आपने ये काउंट कर लिया होगा A1 A2 और A4 A5। तो बेसिकली हर एक 3 साइड का जो सिलेक्शन है ना वो 3 बार काउंट हो गया है। तो कुल मिला के डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, तब जाके यू विल गेट द फाइनल आंसर। चमक गया क्या बच्चों? नंबर थ्योरी एंड एल्जेब्रा का वेटेज ज्यादा है, ऐसा किसने बोला बच्चे? कॉम्बी का वेटेज तो देखो एक बार पीवाई क्यूज चारों का इक्वल वेटेज है मैं बोलूंगा, तो करना तो भाई चारों ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ होना नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 54। अब ये देखो, ये वापिस से वही अपना प्यारा अपना फेवरेट रिकरेंस रिलेशन, बट मैं चाहता हूं इस बार रिकरेंस आप बनाएं। रिकरेंस बनाओ और इनिशियल कंडीशन बताओ बच्चों, सिर्फ रिकरेंस बना के आंसर मत देना, रिकरेंस लिखो साथ में इनिशियल कंडीशन भी बताओ, A1 A2 भी बताओ। लेट्स सी कितने बच्चों का सही है। स्पैमिंग मत करो बच्चों, काम की बात करो। देखो मेरे को आ गया आरव जैन का आंसर, बट आरव जैन मैंने कहा था ना इनिशियल कंडीशंस भी बतानी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे रिकरेंस लिख देते हैं, इनिशियल कंडीशन नहीं बता पाते। हाँ आरव, A1 तो आ गया है, A2 भी बताओ। हितेन हो गया, आंसर आ गया, फैंटास्टिक। यस सर, वेरी फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शानदार। an इज an माइनस 1 प्लस 2 an माइनस 2, A1 1, बट A2 क्या है? A2 आरव जैन A2 2 है। देखते हैं और देखते हैं। और जब यही गड़बड़ हो गई भाई, यही गड़बड़ हो गई, वो लैंड माइन पे फट गया भाई तू A2 2 थोड़ी ना होगा। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कीप द जोश हाई। A2 इज 1। क्या संचेती साहब यार, ऐसे धोना होता है यार। यस हितेन, यस एब्सोल्युटली राइट। देखिए बच्चों, अगेन अ वेरी नाइस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिकरेंस। तो he has to reserve spaces in the parking lot and mark them as being for a van, a truck and or a motorcycle. Vans and trucks each take 2 spaces while motorcycle only require 1. The lot has 10 spaces. देखिए अगर मान लीजिए उसने, मान लीजिए ये n स्पेसेस है, मान लीजिए अगर सबसे पहले उसने मोटरसाइकिल रख दी यहाँ पे, अगर सबसे पहले मोटरसाइकिल रख दी तो मोटरसाइकिल जो है वो एक ही स्पेस घेर रही है, तो बाकी के जितने भी n-1
बॉक्सेस हैं उनको आप फिल करने के an-1 तरीके लिख सकते हो। तो an आ जाएगा an-1, एक तो ये चमका अपन को। लेकिन मान लीजिए अगर उसने यहाँ पे मोटरसाइकिल ना रख करके उसने यहाँ पे वैन या ट्रक रख दिया, वैन या ट्रक, तो वैन और ट्रक अगर रख दिया ना तो वो एक जगह नहीं घेर रहे हैं, वो दो दो जगहों को घेर रहे हैं। तो वैन और ट्रक यहां पे आएंगे, या तो वैन रखा है उसने या तो ट्रक रखा है, जो भी रखा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो दो जगहों को घेर रहे हैं। तो बाकी की कितनी जगह बच गई, n-2, उनको फिल करने के कितने तरीके होंगे, an-2। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो वैन है या तो ट्रक है, इसलिए यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई होगा, 2 टाइम्स ऑफ an-2। सो an इज इक्वल टू an-1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ an-2। ये तो अपना रिकरेंस बन गया। लेकिन इनिशियल कंडीशंस मैंने हर बार बोला है कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सही निकल जाए तो फिर काम असली मायने में सही माना जाएगा। a1 की बात करते हैं। a1 का मतलब क्या है कि एक ही लेंथ की पार्किंग स्पेस है, मतलब एक ही स्पेस अवेलेबल है, तो उसमें क्या ही आ सकता है, मोटरसाइकिल आ सकती है। तो a1 तो 1 हो गया। a2 का मतलब क्या है कि उसके पास क्या स्पेस अवेलेबल है, 2 स्पेस अवेलेबल है, स्पेस 1 स्पेस 2। उसमें क्या हो सकता है, या तो दोनों मोटरसाइकिल आ जाए, या फिर एक वैन आ जाए, या फिर एक ट्रक आ जाए। तो जिसने भी a2 को 2 बोला था उसको ये लगा कि भाई वैन और ट्रक तो एक ही मानेंगे, लेकिन क्यों मानेंगे, क्वेश्चन उसने बना करके बोला है कि वैन और ट्रक दो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, तो उसके लिए अलग ही काउंट करेंगे ना, एक ही थोड़ा काउंट करेंगे। तो a2 आपका 3 बनेगा बच्चों। या तो दोनों मोटरसाइकिल आ जाएगी, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल, या फिर वैन या फिर ट्रक। ये चमक गया आपको, a2 जो है वो 3 होगा। अब क्वेश्चन खत्म है। इसके आगे सॉल्व करना आप लोगों को ये आता ही है। ये या तो ऐसे निकाल लो, और इसमें कितने के लिए निकालना है, कितने लोगों के लिए करना है, 10 स्पेसेस है, मतलब a10 निकालना है। 10 निकालने के लिए या तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लो, x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शायद सॉल्व नहीं करा ना कोई भी क्वेश्चन, तो ये वाला थोड़ा ठीक है, मतलब इसके रूट्स अच्छे से आ जाते हैं। तो ये वाला करके दिखा देता हूँ। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, इसके फैक्टराइजेशन आएगा x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x कॉमन x प्लस 1, तो एक तो रूट इसका 2 आ रहा है और एक रूट इसका -1 आ रहा है। देख लो बच्चों, सेटिस्फाई हो रहा है ना, -1 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0 4 माइनस 2 2 माइनस 2 0, सही है। तो मैंने अभी क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो मैं ये सिखा देता हूँ। वैसे आता होगा या नहीं आता है तो आना ही चाहिए। तो अपन an को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अल्फा की पावर n प्लस म्यू बीटा की पावर n। याद आ रहा है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है n लिखने का। इनिशियल कंडीशन है हमारे पास a1 1 है, a2 3 है। n की जगह 1 डाल दो तो a1 आ जाएगा 2 लैम्डा, और यहाँ पे 1 डालेंगे तो माइनस म्यू इक्वल्स टू 1, और a2 यानी कि इनकी जगह 2 डाल दो तो 4 लैम्डा प्लस म्यू इक्वल्स टू 3। दोनों को जोड़ दो तो लैम्डा कितना आ रहा है, 6 लैम्डा इज 4, तो लैम्डा इज 4/6 यानी कि 2/3। और म्यू कितना आ रहा है, म्यू निकालो बच्चों, तो 4/3 माइनस 1 1/3 आ रहा है क्या, देख लेना। ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1, तो 1/3। देखो चमक गया क्या। तो आपका जो an है फाइनली वो बनेगा क्या, लैम्डा यानी कि 2/3 2 की पावर n, 2/3 इंटू 2 की पावर n, और म्यू है आपका 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1 की पावर n। सो दिस इज 2 की पावर n प्लस 1 प्लस माइनस 1 की पावर n बाय 3। चमक गया बच्चों, -1/3 आ रहा है क्या, ये क्या होगा बच्चों, 4/3 माइनस 1 म्यू होगा ना, 1/3 आएगा भाई, -1/3 थोड़ा आएगा। सो ये आपका n आ गया, इसमें n की जगह 10 डाल दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 की पावर 11
प्लस 1/3, 2 की पावर 11 प्लस 1/3, इसको कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। चमक गया क्या सबको? 2 की पावर 11 प्लस 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। सो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Call a set of integers specific it contains no more than one out of any 3 consecutive integers. Let the number of subsets of 1, 2, 3 up to 12 which are spacey bk, find the sum of digits of k। देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है, अगेन अपन रिकरिंग्स पे आएंगे। ये कहता है कि call a set of integers spacey if it contains no more than one out of any 3 consecutive integers। तो कोई भी 3 consecutive integers नहीं होने चाहिए। मान लीजिए 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, इनमें से कुछ भी उसमें लास्ट में 10, 11, 12, मतलब इनका कोई भी उसमें पार्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं, मान लीजिए अगर मैंने एक सेट चुना जिसमें मैंने एलिमेंट्स ले लिए, मान लीजिए 1, 5, 6, 11, तो ये सेट माना जाएगा क्या? नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेक्यूटिव आ गए। मतलब कोई भी एलिमेंट कॉन्सेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। कुल मिला के वो ये कहना चाह रहा है कि नो मोर देन 1 आउट ऑफ एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स। अगर मैंने एक सेट बना दिया, मान लीजिए 2, 5, 8, 11, दैट्स इट, 2, 5, 8, 11, तो ये माना जाएगा कि ये माना जाएगा स्पेसी, क्योंकि कोई भी कॉन्सेक्यूटिव नहीं है। तो बेसिक उसका भाव क्या है क्वेश्चन का, आई थिंक वो आपको चमक गया है। कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट नहीं चाहिए। तो अपन इसको देखिए कैसे करेंगे। वापस से मान लेते हैं कि उस सेट में इफ n डज नॉट बिलोंग्स टू सेट S, अगर n उस सेट को बिलोंग नहीं करता है तो कितने तरीकों से आप इस स्पेसी सेट को बना सकते हो। अगर n उस सेट को बिलोंग ही नहीं कर रहा है तो अब आपके पास पूरे n-1 चॉइसेस है ना। आपके पास टोटल नंबर्स कितने हैं? आपके पास टोटल नंबर्स हैं 1, 2, 3 अप टू, देखिए ये भी क्वेश्चन 12 तक के लिए है, बट फिर मैं वापस बता रहा हूं कि अपन तो जनरलाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जनरलाइज करके बता रहा हूं। फिर अपन लास्ट में इनको 12 डाल देंगे, वो एक बड़ा मैटर नहीं है, बट अपन जनरलाइज कर दे रहे हैं। तो अगर मैंने इस n को ले लिया कि भाई n जो है ना उस सेट में नहीं है, अगर n उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं ना। फिर तो आपके पास n-1 ऑप्शन है उसमें एलिमेंट्स को चूज करने के, तो आपके पास an-1 तरीके से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इफ n बिलोंग्स टू s, अगर n s को बिलोंग कर रहा है, मतलब मान लो 12 जो है वो वन ऑफ द एलिमेंट है उस सेट में, तो 12 अगर एक एलिमेंट है तो 11 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते। चमक गया आपको? 12 अगर एक एलिमेंट है तो 11 नहीं ले सकते, 10 नहीं ले सकते। अब आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई? अगर n एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है और कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नहीं लेने हैं अपन को, तो अब आपके पास n-3 ऑप्शन है। अगर n वन ऑफ द एलिमेंट उस सेट का, तो n-1 और n-2 इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा आपके। सो यू विल हैव n-3 चॉइसेस फॉर दैट। तो ये इसके तो n-1 हो गए और इसके n-3 हो गए। So basically this is the recurrence which will be made in this question. ये वो recurrence बनेगा, an is an-1 plus an-3। Now again बहुत सारा बच्चा recurrence बना लेता है। मैंने वापस बोला, बार बार बोला कि but initial conditions are very important. Initial conditions are very important. Initial condition क्या होगी बच्चों, इसमें आप लोग लिख के बताइए फटाफट। a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा? Come on, a1 बताइए मुझे। A1 का मतलब है कि एक ही एलिमेंट है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे बनाया बेटा, वो सब रिकरेंस में सिखाया जाता है। अभी स्पैम मत करो, बस आप आगे पढ़ते रहो और लिखो, इसको मार्क करके रखो कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना सीखना है, तो इसको मार्क करके रखो, ठीक है। और आज अभी सेशन एंड होने के बाद जरूर इसको जाकर के रिसर्च कर लेना, गूगल करना, कुछ भी करना और सीखना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन में कैसे लिखते हैं। ओके, हाँ भाई, किसी ने इनिशियल कंडीशन बताई? a1 आ रहा है, किसी का 1, a1 1 आएगा क्या बच्चों? ध्यान से सोच के बताओ। देखो अगर एक ही एलिमेंट है, मान लो इस पूरे सेट में 1 ही एक एलिमेंट है, मतलब a1 की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें सिर्फ 1 ही एक एलिमेंट है तो हमारा a1 क्या होगा? हमें तो वो सारे सेट्स पता लगाने ना,
जिसमें कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव ना हो, तो A1 क्या होगा बच्चों? फटाफट फास्ट। A1 बच्चे बता रहे हैं, सोमा सरकार कह रहा है कि 1, अंजीप्स भी कह रहा है 1, यस उमेश गोगटे उसने बिल्कुल सही बात पकड़ी है, अर्जव ने भी बिल्कुल सही बात पकड़ी है। A1 विल नॉट बी 1, शशिकांत नो, A1 नॉट 1, इट विल बी A1 विल बी 2। देखिए फिर से वो लैंडमाइन मिल गया ना आपको। नंबर ऑफ सबसेट्स की बात हो रही है ना, कि कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। सबसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। अगर एक एलिमेंट है तो उसके सबसेट्स होंगे 2 की पावर 1। दो कौन कौन से होंगे पता है? एक तो होगा 5, नल सेट सबका सबसेट होता है, और एक 1 इटसेल्फ। बोलो आया ना मजा? नल सेट को आप भूल गए थे, राइट? तो वो भी एक सेट में काउंट होगा। अगर दो एलिमेंट्स है 1 और 2, तो क्या होगा बच्चों? A2 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव होने का कोई मतलब ऐसा कोई चक्कर है नहीं। तो A1 2 होगा, A2 4 होगा, क्योंकि इसमें आप क्या क्या काउंट करोगे? 5 1 2 1 2। A3 क्या होगा बच्चों? A3 क्या होगा? अच्छा ऐसे केस में है ना, आप A0 भी निकाल सकते हो। A0 का मतलब कि कोई एलिमेंट नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है ना, तो वो नल सेट है, और नल सेट का भी एक सबसेट होता है जो खुद नल सेट होता है तो वो नल सेट में काउंट हो जाता है। तो A0 को आप, अगर आप इसकी फास्टर कैलकुलेशन चाहते हो तो आप A0 भी निकाल सकते हो। इसमें A0 1 बोलोगे आप, इसमें चमक गया क्या? A3 को क्या बोलोगे? अगर 1 1 2 और 3 3 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या हो सकता है बच्चों? 5 तो ऑब्वियसली काउंट करना ही है, 1 2 3, फिर और क्या क्या सबसेट बनेंगे? 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। अब इनमें से आप देखो कि कौन कौन सा एक्सेप्टेड है। ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड है, ये एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड। क्या ये एक्सेप्टेड है? नहीं है। क्या ये एक्सेप्टेड है? नहीं है, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव आ गए। क्या ये एक्सेप्टेड है? हाँ है। क्या ये एक्सेप्टेड है? नहीं है। तो कितने हो गए बच्चों? 1 2 3 4 5। A3 5 आ रहा है बच्चों। किसी ने A3 को 7 बताया, सोमा सरकार A3 7 बता रहा है, गलत। सानवी A3 7 बता रही है, गलत। लैंड माइन्स को ढूंढना पड़ेगा बच्चों। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 2 3 का एक सबसेट में 1 2 3 भी आएगा ही। चमक रहा है क्या सब लोगों को? अब आप इस फॉर्मूले से भी चेक कर लो। an इज दिस an माइनस 1 प्लस an माइनस 3। तो जैसे आप मान लो कि A3 निकालोगे तो A3 क्या आएगा? A2 प्लस A0। A3 इज A2 प्लस A0। तो आप देख लो अपना आ रहा है क्या सही? A2 अपना 4 है, A0 अपना 1 है, और 4 प्लस 1 5 है, और वही अपना A3 है। ओके अगर आपको A4 निकालना है तो A4 क्या आएगा बच्चों? A3 प्लस A1। A3 आपका कितना है? 5 है। A1 आपका कितना है? 2 है। 5 और 2 7। तो A4 आपका 7 आएगा। चलिए बच्चों, ये आपको अगर चमक गया हो तो अगले सवाल पे चलते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर निकाल लेना, वेरीफाई कर लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। An n-digit number is constructed using only the digit 1 2 3 4 such that it contains the digit 1 either an even number of times or not at all. If the number of such n-digit numbers are 5 28, find the value of n. देखिए बच्चों, अपन मान लेते हैं कि let en represent let en represent n-digit number containing
containing even ones और zero ones, या तो इवन वंस हो या जीरो वंस हो, मतलब जीरो भी इवन है तो वो इसी में अपन काउंट कर रहे हैं। और मान लेते हैं कि लेट ओ एन रिप्रेजेंट्स एन डिजिट नंबर कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, अगर मेरे को ई एन प्लस वन निकालना है, मतलब एन प्लस वन लेंथ का मुझे नंबर निकालना है जो कि जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस हैं। एन प्लस वन लेंथ का स्ट्रिंग बनाना है जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस है। भाई ई लिख दिया मैंने आगे तो बाय डिफॉल्ट समझ में आ गया कि इवन नंबर ऑफ वंस होने चाहिए। तो अगर मैं ई एन के आगे, मतलब एन लेंथ का जो सीक्वेंस है जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस है, उसके आगे अगर मैंने 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, तो भी नंबर ऑफ वंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि मुझे यूज तो इन्हीं नंबरों को करना है ना, 1, 2, 3 और 4 को। एन लेंथ का सीक्वेंस है जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस है, अगर मैंने उसमें 2 या 3 या 4 लगा दिया तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नंबर ऑफ वंस में बदलाव नहीं होगा, वो इवन ही रहेंगे। तो यानी कि 2 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, 4 भी लगा सकते हो। तो इसके 3 तरीके हो गए। या फिर आप क्या कर सकते हो, एन लेंथ के वो वाले नंबर्स जिसमें ऑड नंबर ऑफ वंस है, उसके आगे आप एक 1 और लगा दो। भाई आपने कोई स्ट्रिंग लिखी जिसमें 5 वंस है और आपने उसी स्ट्रिंग में एक 1 और लगा दिया लास्ट में, तो अब इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग बन गई ना एन प्लस वन लेंथ की इवन नंबर ऑफ स्ट्रिंग बन गई, मतलब इवन स्ट्रिंग बन गई जिसमें नंबर ऑफ वंस इवन है। तो आई कैन राइट ई एन प्लस वन टू बी 3en प्लस ओ एन। लाइकवाइज ड्यू टू सिमेट्री, अगर आई हैव टू राइट ओ एन प्लस वन, तो ओ एन प्लस वन क्या होगा बच्चों, इट विल बी ई एन प्लस 3 times ऑफ ओ एन। लॉजिक इज सेम लॉजिक से वी कैन राइट। ये चमका आप लोगों को, ई एन प्लस वन इज दिस एंड ओ एन प्लस वन इज दिस, ई एन प्लस 3 ओ एन। सेम लॉजिक, वापिस से वही वाली बात है कि अगर जो लॉजिक मैंने यहां पे लगाया था कि एन लेंथ की स्ट्रिंग है जो कि इवन नंबर ऑफ वंस है जिसमें, उसमें आप 2, 3, 4 लगा दो। अपेंड 2, 3, 4 हियर। मैं यहां पे लिख भी देता हूं अपेंड 2, 3, 4। That's why I have counted it 3 times. Okay, and this is the another by symmetry we can write. अच्छा, अगर मैं एक और ऑब्जर्वेशन देखूं बच्चों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ई एन प्लस ओ एन होगा कितना, ई एन प्लस ओ एन, भाई या तो वो नंबर ऐसा होगा जिसमें इवन नंबर ऑफ वंस होंगे या फिर ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे, यानी कि टोटल नंबर ही तो बता दिए, उसमें सारे नंबर काउंट हो गए ना, इवन नंबर ऑफ वंस वाले और ऑड नंबर ऑफ वंस वाले, यानी कि उसमें सारे नंबर आगे जितने भी नंबर पॉसिबल है। तो कितने नंबर पॉसिबल है बच्चों, आपके पास ऑप्शन क्या है, 1, 2, 3, 4। तो आप क्या मान लो, ऐसे बॉक्स है, ये बॉक्स है n बार। तो पहले बॉक्स को फिल करने के 4 तरीके, दूसरे बॉक्स को भी फिल करने के 4 तरीके और nth बॉक्स को फिल करने के भी 4 तरीके। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 4 की पावर n बच्चों। तो ई एन प्लस ओ एन आपका 4 की पावर n है। इसको अभी अपन साइड में रखते हैं, ये अपने काम आएगा। ई एन प्लस ओ एन इज 4 टू द पावर n। ये आप लोगों को चमक रहा है क्या बच्चों, सोचो आराम से और बताओ। अगर ये वाली बात आपको चमक गई है, अब आप इधर आओ बच्चों, इस पे आओ, ई एन प्लस वन माइनस ओ एन प्लस वन करके देखते हैं अपन। ई एन प्लस वन माइनस ओ एन प्लस वन, इन दोनों का डिफरेंस लेकर के देखते हैं। तो वो क्या आ जाएगा, 3en माइनस 2en, यानी कि 2en, और ये भी 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ en माइनस ओ एन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सिमेट्री बनाई है मैंने, en प्लस वन माइनस ओ एन प्लस वन और ये en माइनस ओ एन, इन दोनों को अगर आप एक बार के लिए मान लो कि लेट दिस en माइनस ओ एन इज सम dn, मान लेते हैं कुछ dn है, तो ये इक्वेशन पता है क्या बन गई, dn प्लस वन इज 2 टाइम्स ऑफ dn। ये चमक रहा है क्या आपको, en माइनस ओ एन, अगर मैंने dn नाम दे दिया एक बार के लिए, तो दिस इज dn प्लस वन एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ dn। तो ये देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया, जीपी बन गई। अगर मेरे को यहाँ पे निकालनी है इसकी वैल्यू, तो dn प्लस वन अपॉन dn मेरा 2 है,
तो क्या मैं यहां से dn निकाल सकता हूं बच्चों? ये वाले टाइप के क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कर लिए हैं, यहां से अपन dn भी निकाल सकते हैं बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ब्रेक डाउन करना शुरू करो, n को रिड्यूस करो, n को ले जाओ 1 तक, तो आपको सीधे यहां पे dn का वैल्यू d1 के टर्म्स में मिलेगा। करके देखो एक बार आप लोग। कम ऑन बच्चों, ये वाला करके बताओ, dn का वैल्यू बताओ मुझे कितना आ रहा है। आया किसी का? अरे ये तो सिंपल है बच्चों, dn प्लस 1 अपॉन dn अपॉन dn माइनस 1 एंड सो ऑन अप टू d2 बाई d1। ये आ जाएगा देखो 2 से n प्लस 1 तक जा रहा है, 2 से n प्लस 1 तक जा रहा है, यानी कि टोटल n ही है, तो 2 की पावर n बार आ जाएगा ना, 2 2 2 2 2 अप टू n टाइम्स 2 की पावर n। फैंटास्टिक, 2 की पावर n d1, उमेश गोगटे का सही आ चुका है। ठीक है, अब ये तो गायब हो गए सारे, तो अब कहानी बच गई d1 पे, और d1 अपने निकाल सकते हैं बच्चों। dn प्लस 1 जो है वो 2 की पावर n टाइम्स d1 आया है। d1 क्या होगा बच्चों पता है क्या? d1 इज व्हाट? e1 माइनस o1। d1 इज e1 माइनस o1 एंड व्हाट इज e1? मतलब 1 लेंथ का सीक्वेंस जिसमें 1 या तो आ ही नहीं रहा है या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है। तो 1 लेंथ का सीक्वेंस जिसमें 1 या तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है या फिर 1 आ ही नहीं रहा है, तो यानी कि e1 आपका 3 हो जाएगा ना बच्चों। e1 आपका क्या होगा? 3 होगा, या तो आप 2 ले लोगे या तो 3 ले लोगे या तो 4 ले लोगे। उसी तरह o1 क्या होगा? o1 आपका हो जाएगा बच्चों 1। क्यों? क्योंकि 1 लेंथ का सीक्वेंस लेना है जिसमें 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, तो बस 1 को ले लो, 1 को ले लो, तो o1 आपका 1 आ जाएगा, e1 आपका 3 आ गया, तो 3 माइनस 1 होता है 2, तो d1 आपका 2 आ जाएगा बच्चों। सो dn प्लस 1 इज 2 की पावर n इंटू 2, तो 2 की पावर n प्लस 1। तो यहां से आई कैन क्लेम दैट dn इज 2 की पावर n। देखो बच्चों, एक जबरदस्त सी बात अपन को पता चल गई कि dn इज 2 की पावर n। dn क्या है? en माइनस o n है। en plus on we have already known that en plus on is 4 की पावर n। en plus on is 4 की पावर n, en माइनस on is 2 की पावर n। अब तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। एग्जैक्टली यही 5 मार्कर की पहचान है बच्चों। वो बहुत ही क्लासिक तरीके से आपसे इस टाइप के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस करवाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा और बहुत दिमाग लगवाएगा। यही एक्चुअल 5 मार्कर होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो आपको en का वैल्यू आ जाएगा 4 की पावर n प्लस 2 की पावर n बाय 2। क्वेश्चन ने आपको en बता रखा है बच्चों, वो और भी समझदार है एग्जामिनर। उसने आपसे ये नहीं पूछा en बताओ, उसने पूछा n बताओ जिसमें en 528 है। उसने ये तो बता रखा है ना, देखो, इफ द नंबर ऑफ सच n डिजिट नंबर्स आर 528 देन द वैल्यू ऑफ n इज दैट इट कंटेन्स द डिजिट 1 आइदर इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स और नॉट एट ऑल। तो en तो क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा है 528, तो 4 की पावर n प्लस 2 की पावर n अपॉन 2 ये 528 दे रखा है। अब n बता दो बच्चों यहां से कितना आएगा, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं। बताओ अब n तो आप लोग निकाल ही सकते हो। कमॉन बच्चों, कमॉन, n का वैल्यू बता दो मुझे। छोटा सा काम तो आप लोग करो, ऑब्जर्वेशन से भी खत्म हो सकता है n। फैंटास्टिक, मैदांश का 5 आ गया है, हितेन का 5 आ गया है। देखिए बच्चों कितनी मेहनत करवाई उसने और एक सिंगल डिजिट आंसर आया फाइनली। n की जगह 5 डाल दो आप यहां पे। बोलो बच्चों, ये चमक गया आप लोगों को? उड़ान है इस क्वेश्चन में। कमॉन बच्चों, कमॉन, बताओ, उड़ान। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया।
शिवम निकाला, वेरी गुड शिवम। नेक्स्ट, इन ए स्मॉल सिटी ऑफ गणित स्थान, बच्चों 4 सवाल की बात हो रही है और जितना टाइम लगेगा लगेगा, मगर अच्छे सवाल है यार, इसको ऐसे ही उड़ाया नहीं जा सकता। अगर मैं उड़ाना चाहूं तो मैं अगले 4 सवाल को 8 मिनट में निपटा सकता हूं, बट पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। खाना खा रहे हो खा लो, आपको थोड़ा रेस्ट करना है, लेट के पढ़ना है लेट के पढ़ लो, बट अभी 4 सवाल बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अब आएंगे बढ़िया वाले। ये जो 2 सवाल अब अपन करने वाले हैं ये होंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन के ऊपर बेस्ड, और इसके बाद के 2 सवाल हम लोग करने वाले हैं पिजन होल प्रिंसिपल पे बेस्ड। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बाकी रेस्ट अप टू यू, आप लोग जाना चाहें जा सकते हैं, रुकना चाहे रुक सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से समझते हुए चलिएगा। इन ए स्मॉल सिटी ऑफ गणित स्थान, कोई एक जगह है गणित स्थान, 2 बेस सिस्टम्स आर इन कॉमन यूज, ऑल्सो एवरीवन स्पीक्स द ट्रूथ, सब लोग सच बोलते हैं। One resident said 26 people use my base 10 and only 22 people speak base 14। देखिए ये जो कह रहा है ना 26, one resident 1 said 26 people use my base 10, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेस 10 है, इसका मतलब है कि उसके बेस में वो बेस 10 है। ये इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। 26 people use my base 10, okay, and only 22 people speak base 14। तो मान लेते हैं कि दो तरीके के बेसिस हैं, मान लेते हैं कि एक बेस ए है दूसरा बेस बी है। तो 26 पीपल यूज माय बेस, मान लेते हैं कि लेट द इंडेक्स ऑफ बेस 4 रेजिडेंट 1 बी ए, मान लेते हैं कि उसका जो बेस का इंडेक्स है वो ए है। तो जो दूसरा पर्सन होगा, देन इंडेक्स ऑफ बेस फॉर रेजिडेंट 2 विल बी a + 4। अगर उसका बेस का इंडेक्स, क्योंकि उसने क्या बोला बेस 10 और ये 22 पीपल स्पीक बेस 14, 4 ज्यादा है, तो उसका बेस a + 4 होगा। तो अपन 26 पीपल के लिए देख लेते हैं। पहले तो बेस a में कन्वर्ट कर देते हैं 26 को, तो इसको अपन लिखेंगे 6 × a⁴ + 2 × a⁴ 1, तो ये बनेगा 2a + 6। 2a + 6 लोग हैं जो बेस a यूज कर रहे हैं, ठीक है। और एंड मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ पीपल a है और ये b है। जो स्मॉल a का बेस यूज कर रहे हैं वो कैपिटल A लोग हैं, इतने लोग हैं जो स्मॉल a का बेस यूज कर रहे हैं, और इतने लोग हैं जो b लोग हैं जो बेस a + 4 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इनका नामकरण भी अपन ने कर दिया है। तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ पीपल यूजिंग माय बेस 10 रेजिडेंट 1 के अकॉर्डिंग, तो 26 लोग हैं, यानी कि 2a + 6 लोग हैं, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि 22 पीपल स्पीक बेस 14, तो 22 उसी के बेस में बात करनी है अपन को, तो 6 2 देखिए थोड़ी नंबर थ्योरी और कॉम्बी मिक्स है इसमें। सो 2 × a⁴ और 2 × a⁴ 1, तो ये कितना बन जाएगा 2a + 2, ठीक है। अब आते हैं अपन दूसरी बात पे। अब वो क्या कह रहा है, अनदर सेट ऑफ द 25 रेजिडेंट्स 13 आर बाइलिंगुअल एंड 1 कैन नॉट यूज आइदर बेस। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि जो 25 रेजिडेंट्स हैं, जो टोटल लोग हैं 25 लोग, उनमें से 13 बाइलिंगुअल है, मतलब 13 लोग वो हैं जो दोनों बेसिस यूज करते हैं। अच्छा एक चीज देखना बच्चों, यहाँ पे ये बेस और ये बेस अलग अलग है, क्योंकि लोग जैसे इसने बोले कि 26, उसने बोले 25, यानी कि दोनों अलग अलग बेस में बात हो रही है अभी, है ना, लोगों की संख्या के हिसाब से। तो यानी कि ये जो 25 रेजिडेंट्स वाली बात हो रही है, ये किस बेस में बात हो रही है, बेस a + 4 में बात हो रही है बच्चों। तो 25 को अपन बेस a + 4 में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे 5 × a + 4 की पावर 0 प्लस 2 × a + 4 की पावर 1, ऐसे ही लिखते हैं ना अपन, बेस का कन्वर्जन करते हैं। तो 2a + 8 + 5, तो 2a + 13 हो गया, ये 2a + 13।
और बात करते हैं 13 लोगों की। 13 लोग वो हैं जो बाइलिंगुअल हैं, 13 लोग वो हैं जो बाइलिंगुअल हैं, उनको भी अपन बेस a+4 में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो इसकी भाषा में a+4 बेस में लिखा है उसने 13 को। तो 3 इंटू a+4 की पावर 0 और 1 इंटू a+4 की पावर 1, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, a+4+3 यानी कि a+7। अब ये क्वेश्चन देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में कन्वर्ट कर देंगे अपन। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यहां तक में कोई भी बात जो नहीं समझ में आ रही है एक बार पूछ लीजिए। कोई भी बात आपको नहीं समझ में आ रही पूछ लीजिए बच्चों। यहां तक सबको क्लियर है आई थिंक, है ना? अब अपन इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि कुछ का तो आंसर भी आ गया यार, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब अपन इसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं। हम को क्या क्या डेटा दे रखा है देखो बच्चों, n ऑफ a यूनियन b, ये कितना होगा? ऐसे लोग जो दोनों भाषा यूज कर रहे हैं, वो ये बताया ना, ऑफ द 25 रेजिडेंट्स, टोटल 25 लोग बताए उसने, तो लेकिन अपने बेस में अगर अपन उसको a में कन्वर्ट करें तो 2a+13। साथ में उसने ये भी बताया कि एक आदमी वो है जो कोई भी बेस यूज नहीं कर रहा, तो टोटल a यूनियन b हो जाएगा 2a+13 माइनस 1, 2a+13 माइनस 1, तो 2a+12 a यूनियन b। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a कितना होगा? a वाले वो हैं, ये देखो 26 पीपल यूज माई बेस, तो वो जो अपने बारे में बता रहा है वो उसका काउंट बता रहा है, तो वो 2a+6 है। नंबर ऑफ पीपल हु यूज बेस b, ये भी उसने बताया कि 22 पीपल यूज बेस 14, तो बेस 14 वाला ये हो जाएगा 2a+2, इसका काउंट भी उसने बता दिया। और नंबर ऑफ पीपल हु यूजेस a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों ही बाइलिंगुअल वाले, वो उसने बता दिए कि 13 है, और 13 हमने जब कन्वर्जन किया तो वो a+7 आया। अब अपन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा देते हैं, खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन। कैसे कि n ऑफ a यूनियन b क्या होता है बच्चों? दिस इज n ऑफ a, n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये आपके पास 2a+12 है, और ये आपके पास 2a+6 है, 2a+2 है, 2a+6 2a+2, और ये आपके पास a+7 है। इन सबको यूज कर लो तो क्या हो गया, देखो 2a से 2a गायब हो गया, 2a माइनस a बचा कितना, a, 6+2 7, 7 माइनस 6+2 8, 8 माइनस कितना बच रहा है, ये 6 और 2 8, 8 और 7, कुछ गड़बड़ है क्या? देखो 2a a+, अच्छा ये गड़बड़ है ना, a+7 है, तो ये भी तो माइनस का हो जाएगा ना, यहां भी माइनस आ जाएगा ना बच्चों। तो 2a माइनस a हो गया, 6+2 8, 8 माइनस 7 1, 1 उधर गया, तो a का वैल्यू आ गया बच्चों 11। तो फाइनली वो किस भाषा में, किस बेस में उनकी बातचीत हो रखी थी, वो 11, जो पहला व्यक्ति है उसका बेस वो 11 यूज कर रहा था। आप वेरीफाई भी कर लो ना, उसने बेस, जब आप कन्वर्जन करते हो बेस 10 और बेस, मतलब बेस 10 को बेस 11 में क्या लिखोगे आप? 0 इंटू 1 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 11, तो ये 11 ही लिखोगे ना 10 को बेस 11 में। उसी तरह इन सबको कन्वर्ट करके देख लो तो यू विल गेट कि हाँ भाई मैच हो रहा है एग्जैक्टली। तो ये तो आ गया आपका ए का वैल्यू, बट अपने को ए थोड़ा पूछा, अपने को तो टोटल रेजिडेंट्स पूछे ना, तो टोटल रेजिडेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? कहाँ डालें अपन ए का वैल्यू? 22 और कितना हो गया ये 11 और 2 22, 22 और 12 और एक माइनस भी करना है, तो 35 हो गया आंसर बच्चों। चमक गया बच्चों आप लोगों को ये वाला भी? नोट इट डाउन फास्ट, इसको भी तेजी से नोट करें, आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है ईच यूनिट स्क्वायर ऑफ ए 3x3 यूनिट स्क्वायर ग्रिड इज टू बी कलर्ड आइदर ब्लू और रेड फॉर ईच स्क्वायर आइदर कलर is equally likely to be used. Let the number of grid that does not have a 2x2 red square is k. Find k by 139. No, there won't be any lecture for NMTC sub junior. Now stop spamming. Now the question is again of, ये भी एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम है बच्चों, अलग तरीके से कर सकते हो काउंटिंग से, बट हम लोग इसमें भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही लगाएंगे। सो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको देखो टोटल स्क्वायर हैं कितने, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, भाई उसको 2x2 के स्क्वायर से मतलब है ना, तो ये 2x2 के स्क्वायर से, चार 2x2 के स्क्वायर से, ए बी सी डी, ऐसे चार 2x2 के स्क्वायर से। अगर टोटल देखा जाए कि टोटल कितने कलर्स होंगे, तो हर एक स्क्वायर को आप दो कलर से कलर कर पा रहे हो ना, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो, तो टोटल 9 स्क्वायर्स हैं, तो टोटल 2 की पावर 9 तरीके से यू कैन डू दिस कलरिंग। टोटल तो 2 की पावर 9 तरीके से यू कैन डू दी कलरिंग। उनमें से अपने को तो कौन से काउंट करने हैं, जो 2x2 के रेड स्क्वायर्स है, क्योंकि दो कलर यूज हो रहे हैं ना, कि एक तो रेड कलर यूज हो रहा है, एक ब्लू कलर यूज हो रहा है, तो 2x2 के रेड स्क्वायर्स कितने होंगे वो काउंट करने की कोशिश करते हैं अपन। मान लेते हैं कि ये रेड, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। अगर इनका काउंट करना शुरू करें कि भाई ये जो ये वाला स्क्वायर है, ये रेड स्क्वायर कितने होंगे, अगर अपन ने इसको रेड कर दिया ना, मतलब इन चारों बॉक्सेस को हमने रेड कर दिया, रेड 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 रेड, मतलब ये रेड स्क्वायर हो गया, तो बाकियों को करने के कितने तरीके हैं कलर, इसके पास दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, दो ऑप्शन, इन पांचों बॉक्सेस के पास दो ऑप्शन है, तो 2 की पावर 5 तरीके से आप ए वाले रेड स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आपका टोटल काउंट ऑफ ए आ जाएगा 2 की पावर 5, और यही काउंट एन ऑफ बी भी होगा, यही काउंट एन ऑफ सी भी होगा, और यही काउंट एन ऑफ डी भी होगा। मतलब ये चमक रहा है आपको। अगर आप लोगों ने ये वाला स्क्वायर रेड कलर कर दिया, तो आपके पास अभी भी 5 स्क्वायर्स पेंडिंग है। इन पांचों स्क्वायर्स को आप रेड कलर या ब्लू कलर कोई भी कलर कर सकते हो, तो आपके पास हर एक स्क्वायर के दो ऑप्शन है कलर करने के, तो 2 की पावर 5 तरीके से यू कैन डू दी कलरिंग। तो इनका काउंट आ गया। अब अपन निकालते हैं किसका काउंट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का काउंट। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का काउंट देखो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि ये भी रेड है और ये भी रेड है, दोनों रेड रेड हो गए। भाई अपन ने नंबर ऑफ रेड स्क्वायर्स ही तो काउंट करने ना, उसके बाद तो अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, तो बाकी कितने बच गए, 3 स्क्वायर्स बच गए। इन तीनों स्क्वायर्स को कितने तरीकों से आप कलर कर सकते हो बच्चों, 2 की पावर 3 तरीके से कलर कर सकते हो। 2 की पावर 3 तरीके से कलर कर सकते हो। तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया, उसी तरीके से बी इंटरसेक्शन डी भी निकाल लेंगे अपन, और ए इंटरसेक्शन सी भी निकाल लेंगे, और सी इंटरसेक्शन डी भी निकाल लेंगे। ये सब सेम ही आएगा बच्चों, ठीक है। एक बात मैं क्या सिमेट्री के लिए ऐसा, अरे 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 भाई साहब, किधर चला गया, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों, सारी मेहनत खराब हो गई क्या। हो वापिस आ गया भाई, थैंक यू थैंक यू, इसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। चलो तो अगर मैं, मेरी क्या आईपैड वाली आदत है यार, आईपैड में क्या खट 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 ऐसे उड़ जाता है, तो इसको सी नाम दे देता हूं, इसको डी नाम देता हूं, थोड़ी सिमेट्री बन जाएगी। तो देखिए अगर आपने ए और बी को रेड कलर कर दिया, तो 3 खाली डिब्बे दिख रहे हैं, इनको 2 की पावर 3 तरीके से अपन कलर कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर बी और सी को करते हो आप, ये बी है और ये सी है, ये दोनों रेड हो गए, तो अभी आपके पास फिर से 3 खाली डिब्बे हैं जिनको आप कलर कर सकते हो। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी 3 ही आएगा। उसी तरह सी डी भी 3 आएगा, डी ए भी 3 आएगा।
एन ऑफ सी इंटरसेक्शन डी भी 3, यही आएगा 2 की पावर 3, और यही डी इंटरसेक्शन ए भी आएगा। लेकिन बच्चों यहां पे ट्विस्ट है, जो लैंडमाइन की बात अपन कर रहे थे। ट्विस्ट ये है कि अगर ए और सी की बात करें, मतलब ये वाले ए और सी, तो अगर ये रेड है और ये रेड है, तो अब आपके पास पता है कितने खाली एम्प्टी स्क्वायर्स बच रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहां पे आपके पास 2 ही एम्प्टी स्क्वायर्स हैं, जिनको आप कितने तरीकों से फिल कर सकते हो, 2 की पावर 2 तरीके से। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 2 की पावर 2 आएगा, और वही एन ऑफ इंटरसेक्शन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन डी आएगा। ये चमक गया आप लोगों को। अब आ जाते हैं अपन, जब 3-3 करने हो अपन को, देखिए अपन प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी 4-4 एलिमेंट्स के। अब अगर अपन बात करें कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, मतलब ये कि ये भी रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है, तो बच क्या गया आपके पास, एक ये वाला ही तो ऑप्शन बचा ना, एक ही तो स्क्वायर बचा, और उस स्क्वायर में आप या तो रेड या तो ब्लू, तो 2 ऑप्शन है आपके पास। तो यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, और एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये सब 2 हो जाएंगे बच्चों, ये सारे के सारे 2 होंगे, ये सारे 2 होंगे। उसके बाद की बात करते हैं, अगर चारों के लिए काउंट करना हो अगर अपन को, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा, ये क्या आएगा। अगर अपन ए बी सी डी चारों को ही रेड कर दें तो कुछ बचा ही नहीं ना बच्चों, इसका तो कोई तरीका ही नहीं ना, ये तो एक ही तरीका है, ये भी रेड ये भी रेड ये भी रेड ये भी रेड, चारों रेड हो गए, तो एक ही तरीका है इसका। अब अपने पास सारा डेटा है बच्चों, बाकी तो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है ये कि अब आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला याद है क्या सबको? हाँ, फॉर्मूला ये है कि एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी इस, अच्छा मैं एन नहीं लिख रहा हूं, मैं मोड लगा दे रहा हूं, वो एक ही बात होती है। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी मोड ऑफ डी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन डी माइनस मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस मोड ऑफ बी इंटरसेक्शन डी माइनस मोड ऑफ सी इंटरसेक्शन डी। ये सारे 2-2 के पेयर वाले गायब हो गए। फिर अपन बात करते हैं 3-3 वाले, मोड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, और बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। वो हो गया माइनस, सी हो गया प्लस, अब एक ये वाला माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ये चमका ये फॉर्मूला। भाई 3 के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालते हो आप लोग? ये तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का फॉर्मूला है बच्चों, ये तो आना ही चाहिए। हालांकि 4 वाला इतना यूज होता नहीं है, लेकिन फिर भी देखो यहाँ यूज हो गया, मतलब वही एक किस्मत वाली बात है, कहाँ यूज हो जाए। तो अब इसका पूरा डेटा है हमारे पास, तो हमारा वैल्यू देखे क्या आ जाएगा, ए बी सी डी, मतलब ये वाला पर्टिकुलर ये अपन ने निकाल रखा है। देखो एन ऑफ ए 2 की पावर 5 है, तो चारों 2 की पावर 5 है, तो 4 टाइम्स ऑफ 2 की पावर 5 माइनस ये देखो 4 बार तो ये 2 क्यूब है, 1 2 3 4, 4 बार तो 2 क्यूब है, और 2 बार 2 स्क्वायर है, तो 4 बार तो 2 क्यूब, 2 बार 2 स्क्वायर। अब एडिशन वाला पार्ट आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाले हैं 4 बार 2, तो 4 टाइम्स 2, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी वाला 1, तो ये -1। ये कैलकुलेशन है बच्चों, अब ये तो करो। 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 माइनस 2 क्यूब इज ये कितना, 2 की पावर 5 32
-8 + 8 -1 कितना आ जाएगा? करो तो एक बार इसको कैलकुलेट। 128 - 33 कितना आ रहा है बच्चों? ये 5 और 12 में से 3 ये तो 9। चेक करो ये क्या? ये आ रहा है बच्चों। सो 95 ये आ गया, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। मगर हमको ये नहीं चाहिए था हमको ये थोड़ी ना चाहिए। वो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ग्रेड डेट डज नॉट हैव ए 2/2 रेड स्क्वायर, उसको वो नहीं चाहिए। तो यही तो काउंटर काउंटिंग कहा जाता है इसको, कि अब अपन टोटल में से इसको उड़ा देंगे। टोटल अपना कितना था? टोटल अपना था 2 की पावर 9 था ना। 2 की पावर 9 के कितने होते हैं वैल्यू? 512। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो 512 - 95 बनेगा। ये तो हमने वो काउंट करा ना जो नंबर ऑफ 2/2 रेड स्क्वायर है। हमारा शुरुआत से हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे थे, ये सारा तामझाम क्यों किया गया? बिकॉज वी वांटेड टू काउंट द 2/2 रेड स्क्वायर्स। तो हमने देख लिया कि 4 ही तो स्क्वायर बन सकते हैं ना 2/2 के, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, उसका काउंट कर लिया हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन लगा करके, वो आया ये। टोटल से इसको उड़ा दो तो इसका मतलब कोई भी 2/2 का रेड स्क्वायर नहीं होगा, वो सारे ब्लू स्क्वायर होंगे या कुछ और होंगे पता नहीं, बट रेड स्क्वायर नहीं होंगे 2/2 के। तो अपन इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आ रही है देखो तो। ये आएगी कितनी? 412 और उसमें 5 और जोड़ दो तो 417। और उसने क्या पूछा है? 139 से डिवाइड कर दो बाय 139। ये बता दो बच्चों कितना आ रहा है एक बार। आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो वेरी गुड, 3 आ गया, फैंटास्टिक। तो इसकी वैल्यू 0 3 आ गई, जो कि हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कलरिंग वाला है, लेकिन भाई साहब क्लासिक सवाल और बढ़िया सा सवाल, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करके खत्म कर रहे हैं। इससे पहले वाले सवाल में भी हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज किया। मैंने बताया ना कि लास्ट के 4 सवाल भाई साहब क्लासिक होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। टाइम तो भयंकर बढ़ता जा रहा है, 8 बजे वाइंड अप करना था, 10 बज रही है, स्थिति खतरनाक है। आप बोलो तो वाइंड अप कर दें, बोलो। हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि सर 2 सवाल बच रहे हैं कर ही लो, और हाउ मेनी यू वांट कि लेट्स वाइंड अप? रोहन, शिवम, स्तव्य, अर्जव, आरव, अश्मित, सबका अटेंडेंस है। अरे फैंटास्टिक, पूरा मेरा ऑफलाइन बैच यहाँ बैठा है क्या? सही है, बहुत बढ़िया। मिक्स्ड इमोशन है, कुछ कह रहे हैं कि सर खत्म ही करते हैं, कुछ कह रहे हैं कि सर वाइंड अप कर लेते हैं। लेट्स डू इट, कम ऑन, लेट्स डू इट। जैसे ये भाव आ जाता ना कि लेट्स डू इट सर, जो होगा देखा जाएगा, क्या है, घर ही तो बैठे हैं, चिल, कोई टेंशन नहीं है, करवाओ सर, तो बस फिर आ जाता है मजा। 2 सवाल है बच्चों, ये और करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। Suppose that each square of a n/7 chessboard is colored either black or white, such that with any such coloring the board must contain a rectangle formed by the horizontal and vertical lines of the board, whose 4 distinct corner squares are all of the same color. Find the smallest possible value of n. देखिए बच्चों, ये भी कलरिंग का सवाल है, लेकिन ये पिजन रोल प्रिंसिपल से अपन करेंगे। अपन इसमें देखिए करने के लिए शुरू कैसे करें, मतलब इसका क्या ही तरीका होगा। तो मैं थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ कि शुरुआत आप है ना कुछ इनिशियल वैल्यू से लेकर के करो। मान लो कि n एक बार के लिए 3 है, जैसे मैंने n = 3 ले लिया, तो मैंने 3/7 का रेक्टेंगल बना दिया बच्चों। यहाँ पे 3/7 के रेक्टेंगल में अपन ये प्रूव कर देंगे कि यहाँ पे जब भी आप 2 कलर से कलरिंग करोगे, ब्लैक और व्हाइट से जब भी आप कलरिंग करोगे, तो हर बार आपको एक ना एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसके चारों कॉर्नर सेम कलर के होंगे। ये मैं इससे प्रूव कर सकता हूं, देखिएगा कैसे। हम लोग यूज करेंगे थोड़ा सा पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल इज बेसिकली नथिंग बट कॉमन सेंस। मान लेते हैं कि
अगर अपन को दो कलर से कलर करना है, दो ही कलर से हमारे पास कलर करने के लिए, है ना, तो हमने कलर करना शुरू करा। मान लो इसको व्हाइट, इसको ब्लैक कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया, तो इसको या तो हमें ब्लैक करना होगा या तो व्हाइट करना होगा। मतलब कॉमन सेंस है ना, ब्लैक और व्हाइट दो ही कलर है, इसको ब्लैक कर दिया, इसको व्हाइट कर दिया, तो इसको या तो ब्लैक या तो व्हाइट करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक बार के लिए कि अपन ने इसको ब्लैक कर दिया, राइट, अपन ने ब्लैक कर दिया। अब अगर इसको ब्लैक कर दिया ना, अगर एक ही कॉलम में दो सेम कलर आ जाते हैं, तो अपन एक बार के लिए उसको एक नाम दे देते हैं कि लेट इट इज कॉल्ड ए डबलेट। सो टू स्क्वायर्स इन ए कॉलम ऑफ सेम कलर्स, let us call it a doublet। मान लेते हैं कि वो एक डबलेट है। अगर आप देखोगे तो भाई यहां पे 7 कॉलम्स हैं, तो यहां पे वापिस पिजन होल प्रिंसिपल से मैं ये बोल सकता हूं कि एटलीस्ट 4 डबलेट होंगे ही होंगे सेम कलर के। मान लो, मतलब वर्स्ट केस की बात करें कि मान लीजिए यहां पे ब्लैक और ब्लैक का डबलेट है, तो यहां पे आप बोलोगे सर व्हाइट व्हाइट का डबलेट बना दो, यहां पे व्हाइट व्हाइट, यहां पे ब्लैक। भाई या तो एक कॉलम में जो 3 मैंने यहाँ पे रो बना रखी, या तो उसमें 2 व्हाइट होंगे या तो 2 ब्लैक होंगे, यही हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। फिर यहाँ पे आपने कुछ और लगा दिया, तो या तो व्हाइट के 4 कॉलम्स मिल जाएंगे आपको सेम कलर के, या फिर ब्लैक के 4 कॉलम्स मिल जाएंगे। भाई यहाँ पे भी एक डबलेट है, यहाँ पे भी डबलेट है, हर एक कॉलम में एक डबलेट आना ही आना है, ये श्योर है। तो टोटल 7 डबलेट है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई 4 डबलेट सेम कलर के होंगे ही होंगे। सो we will have 4 doublets of same color। अब जैसे 4 डबलेट सेम कलर के हो गए, मान लीजिए कि यहां पे, मान लीजिए वो जो 4 कॉलम्स हैं जहां पे डबलेट आपके बन गए, यहां पे ब्लैक ब्लैक, मान लीजिए यहां पे ब्लैक ब्लैक रख दिया, फिर आपने बोले मान लीजिए यहां पे ब्लैक ब्लैक रख दिया, और मान लीजिए एक आपने ब्लैक यहां रखा। अब अगर आपका जो डबलेट है ब्लैक वाला वो इस वाले स्क्वायर पे आता है, तो आप देखो एक ये रेक्टेंगल बन गया आपका, जिसके चारों कॉर्नर सेम कलर के हैं। आप कहते हो कि नहीं सर ब्लैक वहां पे मत रखो, ब्लैक यहां रख दो, तो भी देखो आपको ये मिल जाएगा रेक्टेंगल। ये देखो ये मिल गया रेक्टेंगल जिसके चारों कॉर्नर सेम कलर के हैं। आप बोलते हो नहीं सर आप कहां रख दो, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, यहां और यहां रख दो। अगर आप यहां और यहां पे ब्लैक रख देते हो, फिर से आपको ये देखो ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसके चारों कॉर्नर सेम कलर के होंगे। ये तो चाह रहा था ना क्वेश्चन कि लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, कि जिसमें जब आप कलरिंग करो तो आपको चारों कॉर्नर्स सेम कलर के मिल जाएं। ऑल द 4 वर्टेक्स ऑफ द रेक्टेंगल आर ऑफ सेम कलर। तो वो हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि जो लीस्ट वैल्यू ऑफ एन है वो 3 पे ये काम हो जा रहा है। एन इक्वल्स टू 2 पे अपन ये क्लेम नहीं कर पाएंगे, बट एन इक्वल्स टू 3 पे हम ये क्लेम कर पा रहे हैं। बोलो बच्चों कुछ चमका क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो एक अच्छा प्रॉब्लम है, बट ऑब्जर्वेशन वाला खेल ज्यादा है। अगला क्वेश्चन तो बढ़िया सवाल है बच्चों, वो तो और भी जबरदस्त सवाल है। मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है कि गिवन ए स्क्वायर ग्रिड एस कंटेनिंग 49 पॉइंट्स इन 7 rows and 7 columns, a subset T containing k points is selected. Find the maximum value of k such that no 4 points of T determine a rectangle R with the sides parallel to the sides of the square। अब देखिए बच्चों इसमें क्या सीन है कि 49 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे देखिए मार्क कर रखे हैं। ये 49 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रख रखे हैं। इनमें से हमको एक सबसेट बनाना है, इसका नाम दिया गया टी, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है के, और वो सबसेट हमें इस तरीके से बनाना है कि कोई भी 4 पॉइंट जब आप उस टी के उठाओगे, कोई भी 4 पॉइंट जब आप टी के उठाओगे तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा जिसके चारों साइड सेम कलर के होंगे। That no 4 points of T determine a rectangle R with sides parallel to the sides of the square। मतलब उसके जो साइड्स होंगे, जो भी वो रेक्टेंगल बनेगा 4 पॉइंट्स उठाने के बाद, उसकी साइड्स इस वाले ग्रिड की साइड्स की लेंथ जो है, मतलब ये जो साइड्स हैं इसके पैरेलल नहीं होंगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा रेक्टेंगल नहीं होना चाहिए। ये वाला रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसा रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसा टेढ़ा सा,
मगर ये वाला नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी साइड्स पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ग्रिड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि हमने मान लेते हैं कि ये A1 रो है, ये A2 रो है, ऐसे ही ये A7 रो है, ठीक है। अगर मैंने मान लीजिए कि A1 रो से मैंने दो इनको चुना, पॉइंट्स को, A1 में से दो पॉइंट्स को चुना A1 C2 तरीके से, मतलब मान लीजिए कि वो जो K पॉइंट्स है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, K पॉइंट्स होंगे इन्हीं 49 पॉइंट्स में से कोई ना कोई K पॉइंट्स है ना वो जो जिसका सबसेट हमें निकालना है। तो मान लीजिए कि जो फर्स्ट वाली रो है उसमें A1 पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं इसको लिख के भी बता देता हूं, लेट A1 पॉइंट्स, let AI points in row I are K। जब वो K की बात हो रही है तो AI पॉइंट्स इन रो I है, मतलब A1 में फर्स्ट रो में A1 पॉइंट्स है जो K में है, सेकेंड रो में A2 पॉइंट्स है, ऐसे सेवंथ रो में A7 पॉइंट्स है, जो हम जिस K के बारे में बात कर रहे हैं, जो K हम निकालना चाह रहे हैं। अगर हमने हर एक जो रो है उसमें मान लीजिए इस K के 5 एलिमेंट्स थे या 4 पॉइंट्स थे या 5 पॉइंट्स थे, उनमें से अगर हमने 2 को चूज कर लिया, उसी तरीके से A2 में से भी 2 को चूज कर लिया, A2 C2, उसी तरीके से हमने A7 में से भी 2 पॉइंट्स को चूज कर लिया। हर एक रो जो कि वो कंटेनिंग K पॉइंट्स है, AI को मैंने ये डिफाइन करा ना कि जो K पॉइंट्स कंटेनिंग एलिमेंट्स है, तो मैंने क्या करा, हर एक में से 2-2 को चूज कर लिया। मान लीजिए यहां पे 3 पॉइंट्स थे, 1 2 3, मान लीजिए यहां पे 3 पॉइंट्स थे, इनमें से मैंने कोई से भी 2 चूज कर लिए, मान लीजिए ये वाला और ये वाला चूज कर लिया। फिर मान लीजिए यहां पे जो ये A2 है, मान लीजिए उस K सब मतलब जो T सबसेट था उसका सेकेंड रो में मान लीजिए 4 पॉइंट्स थे, मान लीजिए ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, इसमें से भी मैंने 2 चूज कर लिए, मान लीजिए मैंने ये वाला चूज कर लिया, ये वाला चूज कर लिया, इधर मैंने क्या चूज कर लिया था, ये वाला, ये वाला। थर्ड वाले से भी मैंने 2 पॉइंट चूज कर लिया, मान लीजिए ये वाला और ये वाला चूज कर लिया, कोई भी रैंडम 2 पॉइंट चूज कर रहा हूं। फोर्थ से भी मैं 2 पॉइंट चूज कर ले रहा हूं, ये वाला, ये वाला, यहां से मैंने ये वाला, ये वाला, यहां से ये वाला, ये वाला और यहां से मैंने ये वाला, कुछ भी रैंडम मेरी मर्जी से मैंने चूज कर लिया एक बार के लिए। तो A1 C2 A2 C2 अप टू A7 C2, अगर ये एक्सीड हो गया, अगर ये एक्सीड हो गया किससे, टोटल नंबर ऑफ वे यू कैन सेलेक्ट द 2 कॉलम्स आउट ऑफ द गिवन 7 कॉलम्स, तो वहां पे बात बिगड़ जाएगी बच्चों। अगर ये एक्सीड हो गया 7C2 से, तो वहां पे 100% आपको एक रेक्टेंगल मिल जाएगा जिसकी साइड्स पैरेलल होंगी साइड ऑफ द गिवन ग्रिड की। क्योंकि अगर आपने यहां से 2 पॉइंट चुने, 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 और इन सबका सिलेक्शन करते करते 7C2 यानी कि 7 × 6/2 21 से अगर ज्यादा हो गया, तो 100% आपको 2 पॉइंट, ये वाली रो, ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम के, इस वाली रो और नीचे वाली रो की कंटेनिंग वो जो 4 पॉइंट्स बना रहे होंगे, वो एक रेक्टेंगल बना देंगे जिसकी साइड्स उसके पैरेलल होगी। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखते हैं अगर कोई बन रहा है क्या, यहां पे देखते हैं कोई बन रहा है क्या, अभी तो नहीं बन रहा ना, नहीं बन रहा है, अच्छी बात है। देखो ये एक वन ऑफ दी केस हो सकता है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। सो दिस इज व्हाट वी वांट, यही हमें चाहिए। तो अगर हम A1 C2 इन सबका सिग्मा 7C2 से छोटा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, है ना, कोई भी पॉइंट्स की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो बेसिकली सिग्मा AI C2 I is from 1 to 7 should be less than 21, ये चाहिए बच्चों अपन को। सो AI C2 क्या होता है, NC2 क्या होता है, n × n - 1/2, तो ये हो जाएगा AI × AI - 1 n × n - 1/2, तो AI × AI - 1/2. So the sigma of this should be less than or equals to 21.
सो सिग्मा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा ए आई स्क्वायर आ जाएगा माइनस सिग्मा ए आई, दिस शुड बी लेस देन 42। ये 42 2 इंटू 21 42 हो जाएगा और ये सिग्मा ए आई स्क्वायर माइनस ए आई हो जाएगा। सिग्मा ए आई स्क्वायर के लिए एक बार के लिए अपन ऐसे ही रखते हैं, माइनस सिग्मा ए आई तो के है, क्योंकि सारे हमने के को ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया था ना सारे रोस में, रो 1 रो 2 रो 3 में के एलिमेंट्स डाले हुए थे कि भाई जो सेट के है उसके फर्स्ट रो में मान लो A1 एलिमेंट से, सेकंड रो में मान लो A2 एलिमेंट से, इस तरीके से तो नामकरण किया था हमने। तो इन सारे सिग्मा ए आई का वैल्यू तो के है, ये तो हमको चाहिए क्वेश्चन में चाहिए। सिग्मा ए आई इज नथिंग बट के, मतलब A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 सबको जोड़ दोगे तो उतना ही तो के है। तो ये हो जाएगा 42 प्लस के बराबर। अब बच्चों देखो यहां तक अगर आप रुक गए हो ना तो देखो आप मजे लेकर के जाओगे, अब मजा ही आने वाला है, आनंद आने वाला है आपको। आपने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता होगा कैसे। अब देखिए कॉम्बी का सवाल है, कॉम्बी के सवाल में हम लोग पता है क्या करने वाले हैं, इनइक्वालिटी यूज करने वाले हैं, और वो भी छोटी मोटी इनइक्वालिटी नहीं, कोची स्क्वाड्स। देखो दिमाग हिल जाएगा आपका। यहां से देखो कि 42 प्लस के दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सिग्मा ए आई स्क्वायर। सिग्मा ए आई स्क्वायर मतलब समझ रहे हो क्या है, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अप टू A7 स्क्वायर। तो इसकी लीस्ट वैल्यू तो अपन निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, याद है क्या? इसकी लीस्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अपन कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी से। कैसे? मान लेते हैं इसको एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू A7 स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कोची स्क्वाड्स इनइक्वालिटी से 1 इंटू A1 1 इंटू A2 यानी कि A1 प्लस A2 अप टू A7 का होल स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया बच्चों 7 और ये सिग्मा ए आई स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 प्लस A2 अप टू A7, तो के है, सिग्मा ए आई है वो तो के है, तो वो के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आई कैन क्लेम दैट सिग्मा ए आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्क्वायर बाई 7। सिग्मा ए आई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के स्क्वायर बाई 7। बच्चों ये देखो कमाल की बात जो इस क्वेश्चन से समझ में आई। अब इसको वापस से उठा करके यहाँ इक्वेशन में डाल दो। देखो 42 प्लस के जो है वो इससे बड़ा है और ये जो इक्वेशन है वो ये जो फंक्शन है वो इस के स्क्वायर बाय 7 से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी कहीं पे भी वायलेट नहीं हो रही है। ये इससे बड़ा है, मतलब ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होगा। तो अब अपन यहाँ पे इसको लिख देते हैं। देखो जगह है क्या? हाँ यहाँ लिख देते हैं ना। तो 42 प्लस के शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के स्क्वायर बाय 7। ये बच्चों देखो एक प्यारी सी क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या क्वाड्रेटिक है? देखो सॉल्व करो इसको। के स्क्वायर माइनस 7 के माइनस 42 7 जा 7 2 जा 14 294 लेस देन और इक्वल्स टू 0। यहां से देखो क्या आ रहा है, के प्लस 14 इंटू के माइनस 21 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो के का वैल्यू माइनस 14 से का तो लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं। तो यहां से वी कैन से दैट के विल बी लेस देन और इक्वल्स टू 21। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया बच्चों। के हैज टू बी लेस देन और इक्वल्स टू 21। बोलो मजा आया? इसका एक कंस्ट्रक्शन भी बताता हूं कि 21 ही है तो कैसे होगा सर, कोई एक कि 21 पॉइंट्स कैसे आप इसको प्रूव कर सकते हो। तो अपन देखो इसको मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन से भी दिखा देता हूँ। लेट से ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। ये मान लीजिए अपन ने ये कलरिंग करी, 21 पॉइंट्स में कलर करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप कोई भी 4 पॉइंट्स चूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिसके वर्टेक्स जो हैं वो इस वाली ग्रिड के पैरेलल आ रहे होंगे। करके देखो, इसमें कोई भी 4 वर्टेक्स चूज करके देखो, इसमें ऐसा हो रहा है क्या?
देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से अपन ने मान लीजिए कोई कलर ले लेते हैं, येलो। अगर आप कोई से भी 4 पॉइंट चूज करते हो इस वाली व्यवस्था में, देखो आप एक तो पॉइंट काउंट कर लेना, 21 पॉइंट हैं, गिना देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ये 21 पॉइंट्स मैंने बनाए। अब आप इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, कोई भी पॉइंट्स ले लो, जैसे आपने ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये देखो, सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये है, ये है, ये है, मगर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आपने मान लीजिए कि ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे है मगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये वाला ले लिया, मान लीजिए इसके साथ ये वाला पॉइंट ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, तो ये ले लिया तो यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए आपने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो ये ले लिया तो यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, तो यहाँ पे नहीं है। पीठ टूटने को हो गई है, बट मजा बहुत आया। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी, आंसर विल बी 21। बोलो बच्चों, चमका आप लोगों को? सो फाइनली अब आप लोग कुछ खा पी सकते हो, डिनर भी कर सकते हो। मैं भी घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। अगला सेशन 30 तारीख को, याद रखिएगा आप लोग अपना, अगर आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी थी अभी कॉम्बी की, तो आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूं। जस्ट टाइप LN IOQM मैराथन 2026, आपको एक पेज मिलेगा, उस पेज पे जाइए, रजिस्टर करिए, तो आपको पीडीएफ दिख जाएगी बच्चों। वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, मैं अलजेब्रा की क्लास की पहले ही कल ही डाउनलोड कर लेना उसको, कल शायद लाइव हो जाएगी वो, और आप 2 दिन में उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 30 तारीख को हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। और टाइम का भाई साहब देखो, मैं पहले बता दूं, हो सकता है अगले सेशन में तो 12 भी बज जाए, किसी एक सेशन में 2 भी बज जाए। हालांकि विल ट्राई कि जल्दी फ्री कर दें, 8 बजे 9 बजे, बट चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में 30 तारीख को। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, बोलो भारत माता की जय। जय हिंद बच्चों, बाय बाय।